तलवारबाज की किंवदंती C2076210। जियान वुशुन को वुहुन के प्राचीन देव वंश से विरासत मिली थी। ये वंश शुद्ध था और उसे संपूर्ण वंश शक्ति प्रदान करता था। प्राचीन देव सम्राट की पहली रक्तरेखा जियान वुशुन की तुलना में कम शुद्ध थी। रक्तवंशीय शक्ति के दमन के प्रभाव में अधिकांश शाही प्राचीन देवताओं को धीरे धीरे एक एक कदम करके सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता था। उनमें से कुछ जिनकी इच्छा शक्ति कमजोर थी, वे सीढ़ियों के शीर्ष तक भी नहीं पहुंच पाते थे। दूसरी ओर जियान वुशुन तेजी से आगे बढ़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दमन ही नहीं था और वह बिना किसी प्रतिरोध को महसूस किए आगे बढ़ रहा था। यद्यपि जैसे जैसे सीढ़ियां चढ़ी जाने लगी, दमन भी बढ़ता गया, फिर भी जियान वुशुन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसने आधे से अधिक कदम पूरे कर लिए और उसकी गति कम नहीं हुई। ये बदमाश राजा चेन जिंग शून्य पर खड़ा था। ये देखकर कि जियान वुशुन कितनी आसानी से सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, उसने अपनी आंखें मूंद ली और बुदबुदाया, जितना मैं नहीं चाहता कि वह अगला प्राचीन देव सम्राट बने, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि उसका वंश अत्यंत शुद्ध है। यह मेरे पिता के वंश के बराबर भी हो सकता है। राजा जान कैंग ने कहा, राजा चेन जिंग, तलवार सम्राट सभी चरणों को पूरा करने जा रहा है। ये सामान्य है। मेरे पिता का पहला उपाय केवल रक्तवंश शक्ति का दमन है। कोई भी शाही प्राचीन देवता इस पहले उपाय के माध्यम से तब तक कायम रह सकता है जब तक उनमें इच्छा शक्ति हो। उनका रक्तवंश शाही रक्तवंश वाले अधिकांश प्राचीन देवताओं से भी अधिक शुद्ध है, इसलिए इससे उन्हें कोई समस्या नहीं होगी, राजा चेन जिंग ने उदासीनता से कहा। हालांकि मेरे पिता 3 मापदंड पीछे छोड़ गए हैं। ये पहला मापदंड सबसे आसान है। अगले 2 मापदंड पास करना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। राजा चेन जिंग इन उपायों को अच्छी तरह से समझते थे क्योंकि उन्होंने भी एक बार जबरन प्रवेश करने की कोशिश की थी। जैसा कि राजा चेन जिंग ने कहा था, जियान वुशुन बिना रुके आसानी से 100 सीढ़ियां चढ़ गया। जैसे ही उसने ऊपर खुले क्षेत्र में पैर रखा, कुछ धुंधली मृगतृष्णाएं ठोस होने लगी। टिल्डर टिल्डर टिल्डर, कुल 9 नीली मृगतृष्णाएं जम गईं। उनके चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे। उनमें से हर एक बहुत बड़ा था और उनमें से प्रत्येक के पास एक अलग अराजकता दिव्य हथियार था। सभी 9 आकृतियों ने क्षेत्र को स्कैन किया और जियान वुशुन पर ध्यान केंद्रित किया। घुसपैठियों, जो लोग प्राचीन देव सम्राट को उनकी नींद में परेशान करने की हिम्मत करते हैं, उन्हें मार दिया जाएगा। जब उन 9 लोगों ने हमला किया तो उनमें से एक के मुंह से ठंडी रोबोट जैसी आवाज निकली। उनकी आभा भयानक थी और हर आभा जियान वुशुन पर लक्षित और केंद्रित थी। उसने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए गहरी भौहें सिकुड़ी। वह बता सकता था कि वे 9 आकृतियां बहुत शक्तिशाली थीं। धमाका 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 धमाका, टिल्डर टिल्डर, 9 आकृतियों ने हमला किया। एक आकृति ने 10 मीटर लंबा और बाल्टी जितना मोटा बल्ला पकड़ा हुआ था। जियान वुशुन के दृष्टिकोण से यह एक छोटी पहाड़ी की तरह लग रहा था। हालांकि आकृति के हाथों में यह एक छोटे पौधे की तरह लग रहा था। आकृति ने बल्ला घुमाया और वह स्वर्ग और पृथ्वी की गति के साथ जियान वुशुन की ओर टूट पड़ा। एक अन्य आकृति के हाथों में 2 धातु के हथौड़े थे। धातु के हथौड़े बहुत बड़े थे। एक जोरदार गर्जना के बाद हथौड़े बिजली और गड़गड़ाहट में बदल गए और जियान वुशुन के सामने प्रकट हुए। भले ही आभा महसूस नहीं हुई, लेकिन बिजली की चिंगारी देखकर ही पता चल सकता था कि हमला कितना शक्तिशाली था। एक और आकृति सुनहरे कवच में एक विशालकाय प्राचीन जानवर में बदल गई और जियान वुशुन की ओर टूट पड़ी। वह एक उड़ते हुए युद्ध किले जैसा लग रहा था। जहां तक अन्य धुंधली आकृतियों की बात है तो प्रत्येक हमला निश्चित रूप से शक्तिशाली था। उनमें से एक आकृति प्राचीन देवता की थी और उसने प्राचीन देवता की उंगली का इस्तेमाल किया था। कितनी शक्तिशाली आभा है, ये क्या है? जियान वुशुन ने चौंक कर सोचा। उसने तुरंत अपनी तलवार घुमाई। एक विशेष तलवार का सार महसूस किया जा सकता था। जियान वुशुन ने अपने आसपास की हर चीज को निगलना शुरू कर दिया। वह एक विशाल काले भंवर की तरह लग रहा था। तलवार सिद्धांत जुवान लुओ, मिश्रित तत्व आत्मा, पोन 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 पोन। 9 अलग अलग हमलों को एक एक करके विफल करने के दौरान 9 जोरदार झड़पें सुनी गईं। हालांकि हमले इतने जोरदार थे कि जियान वुशुन कुछ कदम पीछे हट गया। ओह माय, यहाँ हर किसी के पास कम से कम एक शीर्ष स्तरीय स्टेज 1 महान सम्राट की लड़ने की शक्ति है। उनमें से 2 के पास स्टेज 2 महान सम्राट के बराबर लड़ने की शक्ति है। जियान वुशुन आश्चर्यचकित था। एबिस्मल सेंट मास्टर जैसे लोग शीर्ष स्तर के महान सम्राट के स्तर पर थे। पूरे अनंत अराजक विश्व में इस स्तर पर बहुत कम लोग थे। हालांकि 9 आकृतियों में से सबसे कमजोर के पास इस स्तर पर लड़ने की शक्ति थी। उनमें से 2 के पास तो स्टेज 2 के महान सम्राट की लड़ने की शक्ति भी थी। इस समूह की युद्ध शक्ति बहुत शक्तिशाली थी। राजा चेन जिंग, राजा लुओयू और अन्य प्राचीन देवता अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करते हुए जियान वुशुन का निरीक्षण कर रहे थे। जब उन्होंने 9 आकृतियां देखी तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। ये 9 आकृतियां 9 शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ हैं जिन्होंने मेरे पिता के साथ युद्ध किया था। वे मेरे पिता की कमान में सबसे शक्तिशाली हैं। पहले युग में उनमें से हर एक के पास शीर्ष स्तरीय चरण 2 महान सम्राट की युद्ध शक्ति थी। उनमें से 2 तो शीर्ष स्तरीय चरण 2 महान सम्राट भी थे। राजा चेन जिंग ने उपहास किया। जैसे ही पहला युग समाप्त हुआ, मेरे पिता के साथ इन 9 महान योद्धाओं की भी मृत्यु हो गई। हालांकि वे उनके प्रति पूरी तरह से वफादार थे, इसलिए वे आज भी युद्ध भावना के रूप में उनकी रक्षा करते हैं। भले ही 9 युद्ध आत्माएं अब अपने चरम पर होने की तुलना में कमजोर हैं, लेकिन उनकी लड़ने की शक्ति अभी भी बहुत शक्तिशाली है। इसके अलावा सभी 9 एक साथ जियान वुशुन से लड़ रहे हैं। कोई भी साधारण व्यक्ति उसकी कब्र में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि ये दूसरा उपाय है जो मेरे पिता ने प्राचीन सम्राट की कब्र के बाहर लगाया था। जब राजा चेन जिंग ने प्राचीन सम्राट की कब्र में जबरन घुसने की कोशिश की तो उसने 9 युद्ध आत्माओं से लड़ाई की। उस दिन वह लगभग मर गया था। सौभाग्य से उसके पास एक शक्तिशाली आत्मरक्षा तंत्र था जिसने उसे इस परीक्षा को पास करने और आगे बढ़ने की अनुमति दी। दूसरी ओर जियान वुशान, भले ही तलवार सम्राट के पास उच्च लड़ने की शक्ति है, लेकिन उसका आत्मरक्षा तंत्र मेरे जितना मजबूत नहीं हो सकता है। इसके बिना वह निश्चित रूप से 30 सेकंड तक जीवित नहीं रह सकता है। 9 युद्ध आत्माओं में से 7 के पास शीर्ष स्तरीय चरण 1 महान सम्राट के बराबर लड़ने की शक्ति थी, जबकि शेष 2 के पास चरण 2 महान सम्राट के बराबर शक्ति थी। 30 सेकंड के उन्माद के बाद किसी के लिए भी जीवित रहना मुश्किल होगा जब वे किसी को मारने की कोशिश करने के लिए एक साथ काम करते हैं। राजा चेन जिंग ने अपनी शक्तिशाली आत्मरक्षा प्रणाली का फायदा उठाया और मुश्किल से बच पाया। उन्हें संदेह था कि जियान वुशुन के पास उनसे अधिक मजबूत आत्मरक्षा तंत्र होगा।
प्राचीन सम्राट कब्र के प्रवेश द्वार पर जियान वुशुन 9 युद्ध आत्माओं से घिरा हुआ था। जब उसने हमला किया तो विभिन्न प्राचीन देवता चौंक गए। डर का अनुभव करने के बजाय जियान वुशुन इन 9 युद्ध आत्माओं से लड़ने के लिए उत्साहित था। वह साहसी है, भले ही वह जानता है कि 9 युद्ध आत्माएं शक्तिशाली हैं, फिर भी वह उनसे सीधे लड़ने की हिम्मत रखता है। राजा चेन जिंग ने ठंडी मुस्कान दी और जियान वुशुन पर दया की। जैसा कि अपेक्षित था, भले ही जियान वुशुन ने असाधारण युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन जब 9 युद्ध आत्माओं ने हमला किया तो वह तुरंत नुकसान में आ गया। कुछ ही समय बाद एक युद्ध आत्मा ने उस पर हमला किया। भले ही युद्ध आत्मा केवल स्टेज एक महान सम्राट के शक्ति स्तर पर थी, लेकिन वह प्रहार किसी भी महान सम्राट को घायल करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि जियान वुशुन ने सिर्फ गुर्राहट की और लड़ाई जारी रखी। ऐसा लग रहा था जैसे उस हमले का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ था। क्या राजा चेन जिंग दंग रह गया। अगले दृश्य ने उसकी आंखों की पुतलियां सिकोड़ दी और वह फिर से चौंक गया। 9 युद्ध आत्माओं से लड़ते समय जियान वुशुन ने हमलों से बचने की कोशिश भी नहीं की। उसने बस युद्ध आत्माओं पर उन्माद में हमला किया। उन्होंने बिना किसी डर के अकेले ही 9 युद्ध आत्माओं का मुकाबला किया। 9 आत्माओं के हमले, जिनमें 2 युद्ध आत्माओं के हमले भी शामिल थे, जिनकी शक्ति का स्तर दूसरे चरण के महान सम्राट के समान था, कभी कभी जियान वुशुन पर पड़ते थे। हालांकि जियान वुशुन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि उसने हमला जारी रखा। उसकी लड़ने की शक्ति चरम पर थी और किसी चोट का कोई निशान नहीं था। कमजोर होने के बजाय उसका आभामंडल बढ़ता गया और भी मजबूत होता गया। 10 सेकंड, 20 सेकंड, पलक झपकते ही 30 सेकंड बीत गए। गुंजन, जियान वुशुन पर हमला करने वाली 9 युद्ध आत्माएं नष्ट हो गई और एक रास्ता प्रकट हुआ। जियान वुशुन हल्के से मुस्कुराया और इस रास्ते पर चल दिया। प्राचीन सम्राट की कब्र के बाहर प्राचीन देवता, विशेषकर राजा चेन जिंग, ये कैसे संभव है? मेरा आत्मरक्षा तंत्र मेरी सबसे शक्तिशाली क्षमता है, लेकिन 9 युद्ध आत्माओं द्वारा हमला किए जाने पर मैं भी मुश्किल से 30 सेकंड तक जीवित रह सका। उस कठिन परीक्षा के बाद एक तलवार सम्राट कैसे सुरक्षित रह सकता है? वह अकेले ही 30 सेकंड तक 9 युद्ध आत्माओं से लड़ता रहा और बिना किसी नुकसान के बाहर निकल आया। युद्ध आत्माओं से सीधे प्रहार सहने के बाद भी आत्मरक्षा तंत्र इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? राजा चेन जिंग की आंखें बड़ी हो गईं और उनके चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। जियान वुशुन का प्रदर्शन उसकी कल्पना से भी परे था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि जियान वुशांग ने 3 सम्राटों की दुनिया में 13 चरण 2 महान सम्राटों के साथ लंबे समय तक लड़ाई लड़ी थी। परिणाम क्या था? वह सुरक्षित था। दूसरी ओर 13 में से कमजोर महान सम्राट गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी ओर 9 युद्ध आत्माओं ने जियान वुशुन पर जो दबाव डाला, वह 13 महान सम्राटों द्वारा जियान वुशुन पर डाले गए दबाव के समान था। इसलिए वह युद्ध आत्माओं को आसानी से संभाल सकता था। जहां तक आत्मरक्षा तंत्र की बात है जिस पर राजा चेन जिंग को गर्व था, जियान वुशुन के पास परफेक्ट अराजक पवित्र शरीर था जो कई गुना अधिक शक्तिशाली था। प्राचीन सम्राट की कब्र के भीतर जियान वुशुन सुरंग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ा और एक बड़े पुराने दरवाजे के सामने जा पहुंचा। दरवाजे पर एक अजीबोगरीब विदेशी जानवर की मूर्ति लगी हुई थी। उस पर गुप्त प्रतिबंध लगे हुए थे। ये गुप्त प्रतिबंध ऐसे प्रवाहित हो रहे थे मानो वे जीवित हों। ये दरवाजा प्राचीन सम्राट की कब्र के अंदर जाने का प्रवेश द्वार था। हर 10 लाख वर्ष बाद ये दरवाजा तब खुलता था जब प्राचीन सम्राट की कब्र शेष विश्व के लिए खुलती थी। तभी दरवाजा बंद हो गया क्योंकि समय सही नहीं था। काले कवच में एक जनरल दरवाजे के सामने खड़ा था। जनरल पूरी तरह से काले कवच में ढका हुआ था। केवल उसके चेहरे की विशेषताएं ही दिखाई दे रही थी। वह कम से कम 5 मीटर लंबा था और उसके हाथ में एक काला भाला था। वह दरवाजे के सामने एक मूर्ति की तरह गतिहीन खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह समय की शुरुआत से ही वहां था। जियान वुशुन को इस आदमी से कोई आभा महसूस नहीं हो रही थी। जियान वुशुन ने काले कवच वाले जनरल की ओर देखा। यद्यपि वह जनरल की ओर से किसी प्रकार का आभास नहीं कर सका, फिर भी जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, उसने दबाव महसूस किया। ये दबाव राजा चेन जिंग और महान सम्राट जीजू की तुलना में दूसरे स्तर पर था, जो सभी दूसरे चरण के महान सम्राट थे। प्राचीन सम्राट की कब्र के बाहर राजा चेन जिंग और दर्शकों ने भी जनरल को काले कवच में देखा। यह मेरे पिता द्वारा निर्धारित तीसरी और अंतिम रक्षा पंक्ति है, राजा चेन जिंग ने अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए सोचा। उस समय वह कब्र में प्रवेश कर चुका था और पहले 2 स्तरों को पार करने में कामयाब रहा था, रक्त शक्ति का उपयोग करके दमन और 9 युद्ध आत्माएं। अंततः दरवाजे के सामने उसकी मुलाकात जनरल से हुई। यहाँ वह रुक गया और आगे नहीं बढ़ सका। दरवाजे के सामने जिस क्षण जियान वुशुन प्रकट हुआ, काले कवच में लिपटा जनरल, जो ऐसा लग रहा था मानो अनंत काल से स्थिर खड़ा था, ने अपनी आंखें खोली। एक मंद प्रकाश की चमक जो बिजली की तरह तेज थी, जियान वुशुन की ओर बढ़ी। कब्र खुलने का समय अभी नहीं आया है, कोई भी अंदर नहीं जाएगा। तुम वहां हो, तुरंत ये जगह छोड़ दो, काले कवच वाले जनरल ने ठंडे स्वर में कहा। उन्होंने केवल जियान वुशुन को वहां से चले जाने को कहा, जो कि रक्षा की दूसरी पंक्ति में मौजूद युद्ध भावना के विपरीत था, जिन्होंने जियान वुशुन को मारने की कोशिश की थी। जब 9 आत्माएं प्रकट हुई तो उन्होंने तुरंत जियान वुशुन पर हमला किया और उसे मारने की कोशिश की, हालांकि वे असफल रही। अगर मैं इस कब्र के अपने आप खुलने का इंतजार करूं तो मुझे 7 लाख साल और इंतजार करना पड़ेगा। मैं इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता। माफ करें, लेकिन मुझे जबरदस्ती अंदर जाना पड़ेगा। जियान वुशुन पूरे आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराया। जियान वुशुन ने बात करना बंद कर दिया और काले कवच वाले जनरल पर हमला कर दिया। जब जियान वुशुन ने हमला किया तो एक भयानक आभा फूट पड़ी और जनरल ने अपने भले को कसकर पकड़ लिया। जीव, एक निर्दयी भला आर पार हो गया। उस गति को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब तक जियान वुशुन ने शून्य से आती हुई कान फाड़ देने वाली आवाज सुनी, तब तक भला पहले से ही उसके सामने आ चुका था। जियान वुशुन ने पहले कदम बढ़ाया था। तार्किक रूप से उसे ही पहला हमला करना चाहिए था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी तलवारबाजी की कला शुरू कर पाता, भला उसके पास पहुंच चुका था। हग, एक हंसी के साथ जियान वुशुन की रक्त पर्वत तलवार ने तेजी से उसे नीचे गिरा दिया। यह तलवार सिद्धांत जुवान लुओ के भीतर सबसे मजबूत कौशल था। विस्फोट वर्षा, घंटा की ध्वनि के साथ प्रहार की ध्वनि गूंज उठी। जियान वुशुन को अपने रक्त पर्वत तलवार के आर पार एक असीम शक्ति का संचार महसूस हो रहा था। इस शक्ति ने बिना किसी संदेह के द्वितीय चरण के महान सम्राटों की शक्तियों को पार कर लिया था। ये तृतीय चरण की शक्ति थी और ऐसा लग रहा था कि यह एक चाल 3 सम्राटों की दुनिया में दानव राजा चेन्यू की सभी शक्तियों से थोड़ी अधिक शक्तिशाली थी।
ये शक्ति उसके शरीर की ओर बढ़ी। अमर दिव्य शरीर की साधना के बाद जो मजबूत शरीर उसके पास था वह भी इस समय बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। जियान वुशुन जल्दी से पीछे हट गया। जैसे ही उसने अपना संतुलन पुनः प्राप्त किया, उसके भीतर की दैवीय शक्ति ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया और जल्द ही उसकी सभी चोटें ठीक हो गईं। चरण 3, दानव राजा चेन यू से भी अधिक शक्तिशाली। जियान वुशुन ने अपने होंठ चाटे और काले कवच वाले जनरल को घूरने लगा। जूनियर, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो, मेरे यहाँ पहरा देने से तुम बच नहीं पाओगे, चले जाओ। जनरल ने फिर से अपना मुंह खोला। क्या ये संभव नहीं है? हम इस बारे में देखेंगे, जियान वुशुन ने हंसते हुए कहा और फिर से हमला करने का प्रयास किया। मूर्ख! जनरल की आंखों से मौत की किरणें निकल रही थी जब उसके हाथ में पकड़ा भाला एक बार फिर हरकत में आ गया। भाले के वार एक के बाद एक हुए। जनरल की युद्ध शक्ति एक बार प्रज्वलित होने पर वास्तव में तीसरे स्तर के महान सम्राट की थी। ऐसे विशेषज्ञ के सामने जियान वुशुन संभवतः जीत नहीं सकता था। प्रथम संपर्क में दबा हुआ जियान वुशुन अब केवल अपनी लगभग अजेय आत्मरक्षा प्रणाली से ही प्रतिरोध कर सकता था। प्राचीन सम्राट के निवास के बाहर कई प्राचीन देवता खड़े थे जो चल रहे युद्ध को देखकर आश्चर्यचकित थे। बहुत शक्तिशाली, वह काले कवच वाला जनरल, वह बहुत शक्तिशाली है। तलवार सम्राट खुद पहले से ही एक असाधारण व्यक्ति है जिसने राजा चेन जिन को दबा दिया है, लेकिन जनरल के खिलाफ ये बिल्कुल नए स्तर की तरह लगता है। असमानता काफी बड़ी है, तलवार सम्राट को पूरी तरह से दबा दिया गया है। प्राचीन देवता प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सके। हंग, मुझे पता था ये तलवार सम्राट उन 2 बाधाओं को पार करने के बाद मजबूत हो सकता है, लेकिन अंतिम चुनौती को पार करना यह असंभव है। दानव राजा चेनजिंग ने हंसते हुए कहा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। निवास के विशाल द्वार के सामने जियान वुशुन को अभी भी जनरल द्वारा लगभग दयनीय तरीके से दबाया जा रहा था और वह पूरी तरह से अपने आत्मरक्षा तंत्र पर निर्भर था। जूनियर, मेरे धैर्य की अपनी सीमाएं हैं, तुम मुझे हरा नहीं सकते। अभी चले जाओ या मुझे तुम्हें सबक सिखाने के लिए दोष मत दो। काले कवच वाले जनरल की आवाज ठंडी और कठोर थी। मुझे सबक सिखा रहे हो? हम इस बारे में देखेंगे। जियान वुशुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के मुस्कुरा दिया। इससे जनरल तुरंत क्रोधित हो गया। उसने खुद को रोकना बंद कर दिया। हान, एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ पूरे शून्य में गूंज उठी और यहाँ तक कि जियान वुशुन भी ऊपर देखने से खुद को रोक नहीं सका। उसने जो देखा वह एक गहरी सूक्ष्म चमक थी। ये बिल्कुल काला था, इसमें अशुद्धता का एक भी निशान नहीं था, ये चमकते हुए चमक रहा था। न केवल जियान वुशुन बल्कि प्राचीन सम्राट की कब्र के बाहर प्राचीन देवता भी इससे मंत्रमुग्ध थे। यह आकर्षक चमक वास्तव में जनरल के भाले की भयानक छाया थी। भला इतनी तेजी से जनरल के हाथ से छूटा था कि वह जियान वुशुन तक पहुंच चुका था। बहुत तेज, जियान वुशुन की समझ से परे की गति। हे भगवान, मैं इसे रोक नहीं पाऊंगा। जियान वुशुन आश्चर्यचकित था। उसने उसे रोकने के लिए अपनी तलवारबाजी का इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन वह भले को पकड़ने में असमर्थ रहा। वह भले को अपने पास आते देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अंततः बिना किसी बाधा के भला उसके शरीर में घुस गया। होम टिल्डर, एक ऐसी शक्तिशाली शक्ति जो स्वर्ग और पृथ्वी को भेद सकती थी, उसके आर पार हो गई। जियान वुशुन कांप उठा। उसकी शक्ति उसके 5 रत्न मोड़ से आधी होकर कमजोर हो गई थी, लेकिन जो कुछ बचा था वह अभी भी इतना शक्तिशाली था कि उसके शरीर में एक कटोरे के आकार का छेद कर सकता था। जियान वुशुन अभी भी सदमे में है और विस्फोट से अचंभित है। क्या वह मर गया है? जनरल ने अपनी आंखों में मौत को देखते हुए जियान वुशुन को देखा, लेकिन अचानक जियान वुशुन, जो अभी भी विस्फोट से अचंभित था, शून्य में अचानक रुक गया। जियान वुशुन की नजरें एक बार फिर जनरल पर टिकी थी। उसके शरीर का छेद अब बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। क्या? काले कवच वाला जनरल स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित था। उसने अभी अभी जियान वुशुन में छेद किया था। सामान्य साधक अब तक या तो मर चुके होते या बुरी तरह घायल हो चुके होते, लेकिन उसके सामने खड़ा आदमी, उसमें कमजोरी का कोई लक्षण नहीं दिख रहा था। उसकी चोट पहले ही ठीक हो चुकी थी। उनकी रिकवरी की गति इतनी तेज कैसे हो सकती है? प्रभावशाली, वह बहुत बढ़िया भाला था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसमें कुछ नियम थे, है ना? जियान वुशुन ने उत्साह के साथ कहा। तुम्हें इसके बारे में पता है? जनरल हैरान था। उसने खुद को संयमित किया। वह एक बार फिर मूर्ति की तरह खड़ा था, ठंडे स्वर में बोल रहा था। तुम्हारी आत्मरक्षा प्रणाली और पुनर्स्थापन शक्तियां प्रभावशाली हैं, मैं तुम्हें मारने में असमर्थ हूं, लेकिन तुम अभी भी मुझसे आगे निकलने में असमर्थ हो, इसलिए कृपया चले जाओ। असमर्थ? मुझे ऐसा नहीं लगता, जियान वुशुन ने ठंडी हंसी में कहा। प्राचीन देव सम्राट, आपने सोचा था कि मैं यह नहीं बता पाऊंगा कि जिस शरीर से मैं लड़ रहा हूं उसे कोई नियंत्रित कर रहा है। प्राचीन देव सम्राट शब्द सुनते ही जनरल की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में एक तीखी चमक देखी जा सकती थी। इस दाव सैनिक के भीतर कुछ चेतना पैदा करने और उसे नियंत्रित करने का तरीका। मैंने पहले भी ऐसा किया है। इस तरह की तरकीबें मेरे लिए कोई रहस्य नहीं है, जियान वुशुन ने हंसते हुए कहा। जिस दाव सैनिक को आप नियंत्रित करते हैं वह खुद बहुत शक्तिशाली है, लेकिन एक दाव सैनिक ही रहता है। मैं एक नजर में बता सकता हूँ। एक दाव सैनिक को नियंत्रित करना, केवल चेतना की शक्ति के साथ आदेश के नियमों के साथ तीसरे चरण के महान सम्राट शक्तियों का प्रदर्शन करना। इन आधारों के भीतर यह आपके अलावा और कौन हो सकता है? प्राचीन देव सम्राट। विशाल द्वार के नीचे काले कवचधारी जनरल की आंखें आश्चर्य से चमक रही थी, जो जियान वुशुन पर टिकी थी। कुछ देर की खामोशी के बाद जनरल ने आखिरकार कहा, तुम समझदार हो, लेकिन अगर तुम्हें पता भी हो कि इस दाव सैनिक को प्राचीन देव सम्राट द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, तो तुम और क्या कर सकते हो? हाँ, अगर तुम जिंदा होते तो अपने चेतना नियंत्रित दाव सैनिक के साथ अपने द्वारों की रक्षा करना ही काफी होता, लेकिन तुम्हारे पास जो बचा है वह चेतना का वही धागा है, और एक भंगुर धागा। तुम्हारे लिए इन द्वारों के भीतर रहना पहले से ही बेहद मुश्किल है। युद्ध में शामिल होने का जिक्र तक मत करो, जिसका मतलब है कि जितना ज्यादा समय तक आपका सैनिक मुझसे लड़ता है उतना ही ज्यादा नुकसान आपकी चेतना को होता है। इसीलिए आप शुरू से ही मुझसे लड़ना नहीं चाहते थे, मुझे जाने के लिए मना रहे थे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जियान वुशुन ने जनरल को देखते हुए मुस्कुराया। जनरल पूरी तरह से काले कवच में ढका हुआ था, इसलिए जियान वुशुन यह नहीं देख सका कि उसके चेहरे के भाव में कोई बदलाव आया है या नहीं, लेकिन जनरल की आंखों से उसे कुछ बदलाव का एहसास हुआ। इन परिस्थितियों में मुझे रोकने का एकमात्र तरीका मुझे जल्दी से मार देना है, जो तुमने अभी करने की कोशिश की थी।
तुम ऐसा नहीं कर सकते। भले ही मैं तुम्हें हरा न सकूं, जब तक मैं तुम्हें मेरे साथ युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर करता हूं। चलो देखते हैं कि तुम्हारी चेतना कितनी देर तक टिकती है, जियान वुशुन ने हंसते हुए कहा। जनरल की नजर फिर से जियान वुशुन की ओर मुड़ी। तुम सही कह रहे हो, सिर्फ अपनी चेतना के कारण मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। चूंकि यह ऐसा ही होना है तो अंदर आओ। ये कहने के बाद प्राचीन निवास के द्वार, जिन पर अजीब निशान और प्राचीन जानवरों के चित्र बने हुए थे, गड़गड़ाए और जनरल के पीछे धीरे से खुल गए। जियान वुशुन के सामने एक चौड़ा रास्ता दिखाई दिया। और उस काले कवच वाले जनरल का क्या हुआ? वह अब निवास के द्वार के पास खड़ा था, आंखें बंद करके अपने मूल मूर्ति रूप में वापस आ गया था। अब अपने लिए द्वार खुलते देख जियान वुशुन ने हल्की मुस्कान दिखाई और अंदर चला गया। प्राचीन सम्राट के निवास के बाहर अनगिनत प्राचीन देवताओं की नजरें उस प्रवेश द्वार पर टिकी थीं। जब उन्होंने द्वार खुले देखे तो उनमें से हर एक आश्चर्यचकित हो गया। ये कैसे संभव है? राजा चेन जिंग और भी अधिक हैरान था। वह जानता था कि जनरल कितना भयानक था। जब उसने पहली बार जनरल से लड़ाई की थी तो भले का एक बार उसे बुरी तरह घायल करने के लिए काफी था। तब वह लगभग अपनी जान गंवा बैठा था। कोई विकल्प न होने के कारण उसे वहां से जाना पड़ा। लेकिन अब जियान वुशुन ने जनरल को भी हरा दिया था। क्या वह वास्तव में उन 3 बाधाओं को पार कर पाया है जिन्हें मेरे पिता ने पीछे छोड़ दिया था? राजा चेन जिंग बेहद उदास दिखाई दिए, फिर नाक भान सिकोड़ते हुए बोले, भले ही वह इसमें सफल हो गया हो, मेरे पिता उसे स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे पिता प्रथम युग के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक थे। क्या आपको लगता है कि उनकी स्वीकृति प्राप्त करना आसान है? यह विचार राजा चेन जिंग के दिल में घूमता रहा। यह विशाल प्राचीन स्थान आश्चर्यों से भरा हुआ था, यहाँ तक कि इसमें चुनौतियां भी पाई जा सकती थीं। लेकिन ये चुनौतियां कमजोर प्राचीन देव कबीले के लोगों के लिए आरक्षित थीं, जब वे हर 10 लाख साल में एक बार प्रवेश करते थे। जियान वुशुन के लिए इसका कोई मतलब नहीं था। जियान वुशुन ने बिना किसी बाधा के अपना रास्ता बना लिया था। कुछ ही देर में वह निवास के सबसे भीतरी हिस्से में पहुंच गया। वहां उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी जो पैरों पर पैर रखे बैठी थी। वह सुनहरे वस्त्र पहने एक मजबूत आदमी था। उसकी ऊंचाई 3 मीटर से अधिक थी। वह वहीं बैठा था। लोगों पर उसका पहला प्रभाव शेरदिल शब्द से पड़ा और उसके भीतर एक निर्विवाद अधिकार और गरिमा थी। अधिकार की यह भावना ऐसी थी मानो पूरी दुनिया उनके पैरों तले हो। अनगिनत विशेषज्ञ उनके लिए बस चींटियां थे। एक नजर में ही जियान वुशुन को पता चल गया कि दूसरा व्यक्ति कौन था। आपको नमस्कार प्राचीन देव सम्राट। जियान वुशुन ने सम्मान स्वरूप एक छोटा सा झुकाव दिया। जियान वुशुन। प्राचीन देव सम्राट ने उसे एक नजर देखा। तुम अच्छे हो। केवल 8 सितारा प्राचीन देवता, वह मानव साधकों के बीच एक सम्राट देवता है। लेकिन तुम्हारी लड़ने की शक्ति स्पष्ट रूप से द्वितीय चरण के महान सम्राटों के बराबर है। यहाँ तक कि मेरी 9 महान युद्धात्माएं भी तुम्हें नहीं रोक सकती। ऐसी प्रभावशाली छलांग लगाने की कला। आप मुझे सम्राट बाय नाम के किसी व्यक्ति की याद दिलाते हैं। क्या आपने इस व्यक्ति के बारे में सुना है? जियान वुशुन की अभिव्यक्ति बदल गई। सम्राट बाय प्रथम युग से थे और प्राचीन देव सम्राट को उनके बारे में अवश्य पता था। सम्राट बाय अभ्यारण्य गठबंधन के नेता नहीं है। वह और मैं दोनों ही विपरीत साधना का अभ्यास करते हैं, जियान वुशुन ने उत्तर दिया। वास्तव में प्राचीन देव सम्राट ने बिना किसी आश्चर्य के उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा। शुरुआत में वह बच्चा सम्राट बाय आपके जैसा ही था, एक सम्राट भगवान से ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन उसकी युद्ध शक्ति ने कमजोर दूसरे चरण के महान सम्राटों को वास्तव में व्यस्त रखा। तब लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि इसका कारण उनकी साधना की अनूठी पद्धति थी, जिसके कारण व्युत्क्रम साधना की खोज हुई। उस समय कुछ तीसरे चरण के महान सम्राट थे जो उनकी पद्धति में रुचि रखते थे और उसे उनसे छीनना चाहते थे। अंत में तीसरे चरण के महान सम्राट शक्तिहीन थे। भले ही उन्होंने हाथ मिला लिया था, भले ही बच्चे के पास दूसरे चरण की चरम लड़ाकू शक्तियां थीं। जब वह महान सम्राट के स्तर को पार कर गया तो कोई भी उसे छू नहीं सका। बच्चे की रक्षा प्रणाली भी आपकी जैसी ही थी। ये सुनकर जियान वुशुन चुपचाप हौंफने लगा। उसने सम्राट बाय के बारे में ऐसी बातें सुनी थी जैसे कि वह पहले युग के दौरान सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक था। लेकिन उसकी तुलना प्राचीन देव सम्राट और तलवार सम्राट डुगु जैसे कुलीनों से नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा प्राचीन देव सम्राट सम्राट बाय से कहीं अधिक प्राचीन थे। ये केवल तभी समझ में आता है जब उसने सम्राट बाय को बच्चा कहा। लेकिन आज के सम्राट बाय की तुलना प्रथम युग के सम्राट बाय से नहीं की जा सकती। सम्राट बाय के अनुसार वह अब तीसरे चरण के शिखर पर था, लगभग चौथे चरण के बीच। उस तरह की युद्ध शक्ति प्राचीन देव सम्राट की प्रधानता से थोड़ी अधिक मजबूत होगी। मुझे वह बच्चा पसंद नहीं आया। नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। प्राचीन देव सम्राट ने जियान वुशुन को उसी अधिकार की मुद्रा में देखा और कहा, तुम्हें पता है, मेरे लिए अपनी चेतना को बनाए रखना मुश्किल है। द्वार हर 10 लाख साल में एक बार खुलते हैं। इसका कारण यह है कि एक बार द्वार खुलने के बाद मुझे जो कुछ भी चाहिए उसे नियंत्रित करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा 10 लाख साल बाद ही पूरी तरह से पुनर्जीवित होती है। तुम्हारे इस बार अचानक घुस आने से मेरी चेतना जागृत हो गई है। मुझे इस तरह से अपमानित करने के बाद अगर मेरे पास चेतना का वह धागा होता तो मैं तुम्हें मार देता। जैसे ही उसने यह बात कही, जियान वुशुन पर एक जानलेवा आभा छा गई। हॉन्टिल्ड। उस जानलेवा आभा ने जियान वुशुन को ढक लिया। प्राचीन देव सम्राट के पास चेतना के धागे के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन ये स्वर्ग को हिला देने के लिए पर्याप्त था। प्राचीन देव सम्राट की भयानक जानलेवा आभा ने अब तक दूसरों को काबू में कर लिया होता, लेकिन उसे नहीं। जियान वुशुन भावशून्य होकर खड़ा रहा। आभा उसके चेहरे पर हल्की हवा के झोंके से ज्यादा कुछ नहीं थी। शांत। प्राचीन देव सम्राट का चेहरा मुस्कुराहट में बदल गया। उसकी वह जानलेवा आभा बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। तुम क्या चाहते हो बच्चे? जियान वुशुन ने जवाब दिया, मैं प्राचीन देव वंश का नया सम्राट बनना चाहता हूँ और मुझे आपकी स्वीकृति चाहिए। हाँ, प्राचीन देव वंश ने हमेशा रक्तवंश को हर चीज से ऊपर रखा है। आपके पास एकदम सही रक्तवंश है, जो कि मैं खुद दावा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। आपके कौशल के साथ साथ पूरे कबीले को अब तक आपको अपना लेना चाहिए था। मेरी स्वीकृति की क्या जरूरत है? प्राचीन देव सम्राट मुस्कुराया। जियान वुशुन ने उत्तर दिया, अन्य कबीले के लोग स्वाभाविक रूप से इससे सहमत हैं, लेकिन राजा चेनजिन जोर देते हैं। चेनजिन, वह बच्चा। प्राचीन देव सम्राट की अभिव्यक्ति बदल गई। उनके 3 बेटे थे, जिनमें चेनजिन सबसे छोटा और उनका सबसे प्रिय था। जब प्रथम युग का पतन हुआ तो अन्य लोगों के साथ साथ चेनजिन को जीवित रखने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी।
राजा चेन जिनकी योग्यताएं अच्छी हैं, मैं उन्हें जीतने की उम्मीद कर रहा हूँ। उनके साथ होने से मैं प्राचीन देव कबीले की कमान संभालने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो जाऊंगा, जियान वुशुन ने कहा। मैं समझ गया, प्राचीन देव सम्राट ने एहसास में उत्तर दिया और हंसा। बच्चे, मेरे पास उच्च मानक हैं, तुम्हें अब तक ये पता चल जाना चाहिए। तुम मेरी स्वीकृति चाहते हो, तुम्हें अच्छी तरह से देखने देना होगा, विरोध मत करो। जैसे ही उसने ये कहा, उसके शरीर से एक रहस्यमय शक्ति निकली और जियान वुशुन की ओर बढ़ी। जियान वुशुन ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन उसे लगा कि शक्ति उसके लिए कोई खतरा नहीं है, इसलिए उसने प्रतिरोध नहीं किया। शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई और उसकी आत्मा को ढक लिया। जियान वुशुन को एहसास हुआ, अपनी आत्मा की स्मृति की जांच करना। प्रभावशाली कदम। आत्मिक स्मृति से तात्पर्य उस स्मृति से है जो किसी व्यक्ति को उस समय प्राप्त होती है जब वह आत्मिक शक्ति प्राप्त करता है, तथा वह सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है जो वह व्यक्ति अनुभव करता है। प्राचीन देव सम्राट के इरादों को जानते हुए जियान वुशुन ने ज्यादा कुछ नहीं छिपाया, सिवाय अपने अतीत की कुछ छिपी यादों के, जिन्हें उसने तुरंत बंद कर दिया। यहाँ तक कि प्राचीन देव सम्राट भी इसे एक्सेस नहीं कर सकता था, वह केवल वही देख सकता था जो वुशुन उसे दिखाना चाहता था। इससे प्राचीन देव सम्राट को निराशा नहीं हुई, क्योंकि उसने इन स्मृतियों को देखना शुरू कर दिया। इन यादों से उन्हें दो महत्वपूर्ण बातें समझ में आईं। पहली याद तब की है जब उसने स्टॉस की वंशावली के साथ स्तंभ को बरकरार रखा था, जिससे स्टार पैलेस मास्टर की मृत्यु हो गई थी। जियान वुशुन ने वज्रपात के साथ स्टॉस की वंशावली का इस्तेमाल किया था और अन्य ताकतों के दंडात्मक अभियानों के खिलाफ बचने में कामयाब रहा, जिससे स्टॉस की वंशावली को अभ्यारण्य गठबंधन द्वारा शीर्ष शक्तियों के रूप में मान्यता मिली। दूसरी स्मृति ग्रीन फायर वर्ल्ड के बाहर की थी। जियान वुशुन अकेला था, अनंत अराजक दुनिया के विशेषज्ञों के खिलाफ। इतने सारे कुलों और जनजातियों के इतने सारे दुश्मनों के खिलाफ वह दृढ़ था। ये ग्रीन फायर वर्ल्ड मेरा गृहनगर है। जो कोई भी इस पर उंगली रखने की हिम्मत करेगा वह मर जाएगा। साधकों से ग्रीन फायर वर्ल्ड छोड़ने के लिए कहना। मैं ऐसा कभी नहीं कहने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। इस भूमि पर अनगिनत साधक और हमारे पूर्वज जो हमसे पहले आए थे, वे भी ऐसा ही कहेंगे। भले ही इसका मतलब जलकर राख हो जाना हो, हम इस भूमि के लिए लड़ेंगे जब तक कि आखिरी आदमी मर न जाए, जब तक खून की आखिरी बूंद न बह जाए, हम कभी हार नहीं मानेंगे। जियान वुशुन ने जो भी शब्द कहे, उनमें अवज्ञा की आभा, मौत को शांति से देखने की उसकी भावना भी शामिल थी, जिसे प्राचीन देव सम्राट ने पकड़ लिया। फिर भी प्राचीन देव सम्राट की आंखों में पुरानी यादें झलक रही थीं। ये बहुत समय पहले की बात है, जब प्रथम युग का पतन होने वाला था। प्रथम युग के अनगिनत विशेषज्ञों ने, जिनमें वह स्वयं भी शामिल थे, अपनी लड़ाई के दौरान मौत को सीधे आंखों में देखा था। यह अदम्य अवज्ञा उनकी रक्षा के लिए थी, बिल्कुल वैसा ही जैसा जियान वुशुन अपने ग्रीन फायर वर्ल्ड के साथ। ये देखकर प्राचीन देव सम्राट उत्साह प्रदर्शित करने से खुद को रोक नहीं सके। हाँ, अब मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ बेटा। सम्राट जोर से हंसा। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो मौत को सीधे आंखों में देखे, अपने दोस्तों और परिवार के लिए। मुझे तुम्हारे जैसे लोग पसंद हैं। क्या मुझे आपकी स्वीकृति है? जियान वुशुन ने सम्राट से पूछा। मैं सहमत हूँ, बेशक। अगर आप जैसा कोई योग्य नेता प्राचीन देवकुल का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी उठाने को तैयार है, तो मेरा मानना है कि हम सभी चुनौतियों से बच निकलेंगे। इसके अलावा न केवल मैं आपको हमारे प्राचीन देव वंश का नया सम्राट बनाऊंगा, बल्कि मैं आपको सबसे बड़ा उपहार भी दूंगा जो आपको यहाँ मिल सकता है। प्राचीन देव सम्राट की हंसी गूंज उठी और उसके हाथ के फड़फड़ाने से सोने के पानी से रंगे रक्तसार की 3 बूंदें प्रकट हुई। ये जियान वुशुन इससे मंत्रमुग्ध हो गया। वह उन 3 बूंदों में उमड़ती शक्ति को महसूस कर सकता था। प्राचीन देव शक्ति, जो उसने अब तक देखी गई किसी भी अन्य रक्तसार से अधिक शुद्ध और शक्तिशाली थी। प्राचीन देव सम्राट ने गंभीरता से कहा, रक्तसार बनाने के लिए बहुत मेहनत की गई थी। हर बूंद में अपार प्राचीन देव शक्ति थी। मैंने अपने जीवन में केवल 5 एकत्र किए हैं, जिनमें से एक मैंने अपने युग में चेन जिन को हस्तांतरित कर दिया था। शेष 4 मेरे साथ इस कब्र में आ गए। कई साल पहले लुओयू नाम का एक लड़का आया और उसने मेरी परीक्षा पास कर ली, इसलिए मैंने उसे 1 पास कर दिया और 3 रह गए। ये 3 बूंदें मैं धीरे धीरे भावी पीढ़ियों को सौंपना चाहता था, लेकिन अब मैंने तुम्हें सब कुछ देने का फैसला किया है। इसे विकसित करो और आत्मसात करो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। जैसे ही उसने बात खत्म की, खून की 3 बूंदें पहले से ही जियान वुशुन की ओर तैर रही थीं। जियान वुशुन को होश आ गया, लेकिन उसने इसे अस्वीकार नहीं किया। तीनों बूंदें तुरंत उसके शरीर में समा गईं। प्राचीन देव शक्ति भीतर से उमड़ पड़ी। जियान वुशुन ने अपनी क्षमता के अनुसार रक्तसार की खेती शुरू कर दी। कहने की जरूरत नहीं कि खून की 3 बूंदें बहुत ज्यादा थीं। एक बूंद तो जियान वुशुन की कल्पना से परे थी, और अब 3 हुआ लाला टिल्ड। जियान वुशुन के भीतर असीम प्राचीन देव शक्ति फूट रही थी और उसके साथ अभूतपूर्व पीड़ा भी आई। जियान वुशुन का चेहरा काला पड़ गया। ये सौभाग्य की बात थी कि वह अपने भीतर फूटने वाली रक्त की 3 बूंदों की शक्ति का प्रतिरोध कर सका। अगर यह कोई और व्यक्ति होता तो वह बहुत पहले ही फट चुका होता। जितना चाहो उतना अवशोषित करो बच्चा। प्राचीन देव सम्राट हंस रहे थे, उनकी आंखें चमक रही थीं। इन 3 बूंदों के अलावा मैं तुम्हें एक गुप्त कौशल सिखाऊंगा। यह मेरा पसंदीदा है, जिसे मैंने प्राचीन युग के खंडहरों में सालों पहले सीखा था। इसे समझने में मुझे उम्र लग गई। तुम भाग्यशाली हो। ऐसा कहते हुए प्राचीन देव सम्राट ने अपनी हथेली बढ़ाई और जियान वुशुन के माथे पर तमाचा मारा। हाँ, जियान वुशुन की ओर जानकारी उमड़ पड़ी। इसमें उस कौशल का उपयोग करने के तरीके की कई यादें शामिल थीं। जियान वुशुन ने स्वयं इसे तुरंत पहचान लिया। चंद्रमा चुनने का कौशल। ये चंद्रमा चुनने का कौशल है। जियान वुशुन झेप गया। प्राचीन देवकुल में 3 बड़े कौशलों में से चंद्रमा चयन कौशल को सबसे मजबूत गुप्त कौशल के रूप में जाना जाता था। ये कौशल हालांकि दुर्जय था, जियान वुशुन की राय में अन्य 2 कौशलों की तुलना में इसकी अपनी सीमाएं थीं। इसे शीर्ष कौशल कहना विवादास्पद लगा, क्योंकि स्टार डिस्ट्रक्शन कौशल अधिक उपयोगी लगा। लेकिन अब जानकारी के इस भंडार के साथ जियान वुशुन को अंततः समझ में आ गया कि क्यों मूनपिकिंग कौशल कबीले में शीर्ष कौशल था। अतीत में उसने जो चंद्रमा चुनने का कौशल सीखा था, वह अधूरा था। हाँ, अधूरा। उसने चंद्रमा चुनने के कौशल को केवल थोड़ा ही समझा था। वह स्वाभाविक रूप से कौशल की वास्तविक शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही प्रयोग कर सकता था। चंद्रमा चयन कौशल की असली शक्ति ये थी कि कैसे प्राचीन देव सम्राट प्रथम युग के दौरान भीड़ से सर्वश्रेष्ठ के रूप में उभरे।
हालांकि प्राचीन देव सम्राट प्रथम युग के दौरान सबसे शक्तिशाली में से एक था, लेकिन प्राचीन युग के विशेषज्ञों और राक्षसों के लिए ये कुछ भी नहीं था। उसने प्राचीन युग के खंडहरों के बीच में केवल चंद्रमा चुनने के कौशल के बारे में सोचा, एक शुद्ध संयोग। फिर भी गर्व की बात है कि कौशल को पूर्ण करना प्राचीन देव सम्राट के लिए सबसे गौरवपूर्ण क्षण था। ये कौशल भले ही प्राचीन काल से नहीं आया हो, लेकिन यह निश्चित रूप से कई अन्य कौशलों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। ये कौशल वास्तविक था और अब प्राचीन देव सम्राट उसे यह कौशल दे रहे थे। वॉन टिल्ड, उस विशिष्ट दृश्य के साथ साथ असीम जानकारी जियान वुशुन के दिमाग में प्रवाहित हो रही थी। उस दृश्य में कौशल का प्रयोग दिखाया गया था और मुख्य बात थी स्पेस टाइम की शक्ति का प्रयोग। जियान वुशुन पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। विशेष रूप से कहें तो वह पूरी तरह से मोहित हो गया था। चांद तोड़ने का कौशल स्पेस टाइम से संबंधित कौशल है, इसमें जो शामिल था वह बहुत गहरा और गहन था। जब जियान वुशुन पहली बार प्राचीन देव अभयारण्य में पहुंचे और कौशल सीखा, तो जैसे जैसे जहाज डूबता गया उन्हें स्पेस टाइम की बहुत समझ मिली। अब जब उसे संपूर्ण कौशल प्राप्त हो गया तो उसे वैसा ही महसूस हुआ। स्पेस टाइम के बारे में उनकी समझ हमेशा सिद्धांत महल के 8वें स्तर के शिखर पर अटकी रही, एक पठार पर अटकी रही। लेकिन अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके सामने एक नया दरवाजा धीरे धीरे खुल गया हो। यदि वह अधिक समझने के लिए समय ले तो दरवाजा पूरी तरह खुल जाएगा और वह उसे पार कर सकेगा। संयोग, ये जीवन का कैसा अवसर है। जियान वुशुन ने तुरंत यह बात समझ ली और स्वाभाविक रूप से ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह संपूर्ण चंद्रतोड़ कौशल को आत्मसात कर रहा था, वह अंतरिक्ष समय शक्तियों के अनूठे तरीकों को भी समझ रहा था, जबकि उसका शरीर प्राचीन देव शक्ति की 3 बूंदों की खेती कर रहा था। तीनों कार्य एक साथ हो रहे थे। कमजोर साधकों के लिए ये कार्य असंभव होगा, लेकिन सर्वशक्तिमान स्तर के विशेषज्ञों के लिए यह संभव नहीं है। वे चाहें तो 4 कार्य कर सकते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, जियान वुशुन की प्राचीन वंश की रक्त शक्ति बढ़ती गई, उसकी आभा अब और अधिक मजबूत होती गई। स्पेस टाइम के बारे में उनकी समझ भी तेजी से बेहतर हो रही थी। ऐसा 3 दिन तक होता रहा। 3 दिनों के बाद प्राचीन सम्राट का निवास अंततः शांत हो गया। निवास के केंद्र में जियान वुशुन चुपचाप खड़ा था। उसकी दिव्य शक्ति और आभा अंततः शांत हो गई थी। उसकी आंखें खुल गई थी और उसके भीतर एक केंद्रित शक्तिशाली प्रकाश मौजूद था। उसकी आंखों में रोशनी की वे 2 धारियां बिजली की तरह चमक रही थी। पहले उसकी आंखों के बीच सिर्फ 8 प्राचीन देव सितारे थे, लेकिन अब 9 हो गए हैं। 9 सितारों का मतलब था कि वह अंततः 9 सितारा प्राचीन देवता के स्तर तक पहुंच गया था। एक 9 सितारा प्राचीन देवता, विशेष रूप से प्राचीन कबीले का एक 9 सितारा। इस स्तर का अर्थ था कि वह मानव साधकों के बीच महान सम्राट स्तर तक पहुंच गया था। इन स्तरों को पढ़ने का मतलब था कि जियान वुशुन की प्राचीन कबीले की रक्त रेखा शक्ति में अभूतपूर्व परिवर्तन होंगे। इसकी विस्फोटक शक्ति निश्चित रूप से एक सुधार होगी। इसका यह भी मतलब था कि जब जियान वुशुन प्राचीन देव कबीले के गुप्त कौशल और अद्वितीय कौशल का प्रदर्शन करेगा, तो वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। अब उनके दिव्य शरीर में भी सुधार आ गया था, उतना हास्यास्पद नहीं जितना तब हुआ था जब वे विपरीत साधना के 7वें चरण के प्रथम चरण से दूसरे चरण में पहुंचे थे, परंतु उतना ही महत्वपूर्ण। ये सब प्राचीन देव रक्तसार की 3 बूंदों के पूर्ण अवशोषण के कारण संभव हुआ। संपूर्ण चंद्रमा चयन कौशल सीखने के साथ कौशल प्रदान करने की प्रक्रिया के दौरान जियान वुशुन ने स्पेस टाइम के बारे में अधिक ज्ञान के साथ बातचीत की थी। अब जबकि मून पिकिंग स्किल उसे वास्तव में प्रदान की गई थी, उसने अपनी स्पेस टाइम समझ के बारे में भी सुधार किया था और 9वें स्तर के डॉक्ट्रिन पैलेस मानकों तक पहुंच गया था। 9वां स्तर 8वें स्तर के शिखर के करीब लग रहा था, लेकिन वास्तव में वे मीलों दूर थे। इससे पहले जियान वुशुन को अन्य महान सम्राटों के खिलाफ केवल शुद्ध शक्ति के मामले में ही लाभ था, लेकिन उसकी समझ के मामले में नहीं। प्रत्येक महान सम्राट के पास न्यूनतम 9वें स्तर के सिद्धांत महल की समझ थी और अब जियान वुशुन ने अंततः उसे पकड़ लिया था। इस कदम से उनकी समग्र शक्ति में गुणात्मक परिवर्तन आया। प्राचीन सम्राट की कब्र में कदम रखने से पहले मैं अपनी व्युत्क्रम साधना, अमर दिव्य शरीर और अन्य की मदद से द्वितीय चरण के कुछ शीर्ष महान सम्राटों में से एक था, लेकिन अब दूसरे चरण का शिखर सबसे अच्छा। भले ही मैं उस दानव राजा चेन यू जैसे तीसरे चरण के महान सम्राट के साथ पकड़ा गया, मैं उसे हराने में सक्षम नहीं होऊंगा, लेकिन कम से कम मैं एक लड़ाई लड़ने में सक्षम हो जाऊंगा। जियान वुशुन ने अपने हाथों को कस लिया क्योंकि उसे लगा कि उसके भीतर बहुत बेहतर रक्तरेखा शक्ति प्रवाहित हो रही है और साथ ही आसपास के समय स्थान को नियंत्रित करने की शक्ति भी। वह बहुत खुश था। उन्होंने पहले भी विश्लेषण किया था और जब तक वे टाइम स्पेस सिद्धांत या पुनर्जन्म सिद्धांत में अपनी समझ में सुधार करते रहेंगे, वे द्वितीय चरण के महान सम्राट स्तर के शिखर तक पहुंच जाएंगे। अब न केवल उसने टाइम स्पेस सिद्धांत में वह कदम आगे बढ़ाया था, बल्कि अब वह 9 सितारा प्राचीन देवता भी था। स्वाभाविक रूप से वह पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली था। धन्यवाद हे प्राचीन सम्राट। जियान वुशुन ने उसके सामने सिर झुकाया, लेकिन इस बार यह ईमानदारी से किया गया था। आखिरकार प्राचीन देव सम्राट ही इस नई शक्ति के पीछे का कारण थे। हाँ, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप प्राचीन देव वंश को उस विपत्ति से बाहर निकालने में सक्षम हैं, तो बस वंश को जीवित रखना मेरे लिए काफी होगा। प्राचीन देव सम्राट ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। हे प्राचीन सम्राट, आप किस विपत्ति की बात कर रहे हैं? जियान वुशुन ने भौहें सिकोड़ी। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जल्द ही इसका सामना करेंगे, या शायद आप पहले ही इसका सामना कर चुके हैं। समय ही बताएगा, प्राचीन देव सम्राट ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। मैंने अपनी चेतना की डोर यहाँ इसलिए छोड़ी थी ताकि प्राचीन देव कबीले के लिए एक नया नेता ढूंढ सकूं। अब जब मेरे पास ये निवास और मेरी चेतना है, तो उसके आसपास रहने का कोई कारण नहीं है। जैसे ही वह बोल रहा था, जियान वुशुन को महसूस हो रहा था कि आसपास का आवाज बुरी तरह हिल रहा है। कंपन का ये रूप अभूतपूर्व स्तर पर हिंसक था, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर ढह गए। उसी समय प्राचीन देव सम्राट की चेतना, जो पहले से ही धुंधली पारदर्शी आकृति थी, फीकी पड़ने लगी थी। जियान वुशुन को स्वाभाविक रूप से समझ आ गया कि क्या हो रहा है। एक गहरी सांस लेकर उसने फिर से सिर झुकाया। अलविदा हे महान सम्राट। प्राचीन देव सम्राट पूरे रास्ते मुस्कुराते रहे। उनकी नजरें जियान वुशुन पर टिकी रहीं, क्योंकि वह अंततः कुछ भी नहीं रह गया था। प्राचीन देव सम्राट प्रथम युग के महाविशेषज्ञ अब लुप्त हो चुके थे। निवास के बाहर राजा चेनजिंग, राजा लुओयू और प्राचीन देव कबीले के अन्य विशेषज्ञ चुपचाप इंतजार कर रहे थे। जियान वुशुन ने गेट के बाहर जो कुछ किया वह उनकी नजर में था,
लेकिन जैसे ही गेट खुला, जियान वुशुन के अंदर आने के बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। उन्होंने 3 दिन तक इंतजार किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। 3 दिन हो गए हैं, तलवार सम्राट अंदर क्या कर रहा है। राजा चेन जिन का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। उसे अभी भी विश्वास नहीं था कि जियान वुशुन को उसके पिता की स्वीकृति मिलेगी। लेकिन उस पल होंगलांग लांग टिल्डर इतनी बड़ी जगह पागलों की तरह हिलने लगी। कंपन और भी तेज हो गया, यहाँ तक कि आसमान भी हिलने लगा। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। सभी प्राचीन देवता भ्रमित हो गए और आश्चर्य से कब्र की ओर देखने लगे। अचानक अधिक अधिकार और उदारता की एक आभा कब्र से उठकर स्वर्ग तक पहुंच गई। धीरे धीरे उसमें सुनहरे वस्त्र पहने एक आदमी की धुंधली आकृति बन गई। सभी विशेषज्ञ आकाश से इतने ऊपर होने के कारण चींटियों जैसे लग रहे थे। यह आभा राजा चेन जिंग ने कब्र से उठती हुई उस आकृति को घूर कर देखा। पिताजी, चेन जिंग ने तुरंत पुकारा। राजा, हे मेरे राजा। नीचे स्थित सभी प्राचीन देवता विस्मय और उत्साह से ऊपर देख रहे थे। प्राचीन देव सम्राट, प्राचीन देव वंश के प्रथम नेता, कई प्राचीन देवताओं के लिए एक अपूरणीय व्यक्ति थे। और अब प्राचीन देव सम्राट ने धीरे से बात की जबकि बाकी लोग देख रहे थे। उसकी आवाज में वह अधिक अधिकार महसूस किया जा सकता था जो पूरे क्षेत्र में गूंज रहा था। आज से जियान वुशुन प्राचीन देव कबीले का नया नेता होगा। जो भी कबीले के लोग उसकी अवज्ञा या अनादर करने की हिम्मत करेंगे, उनके कार्यों को खुले तौर पर अवज्ञा के रूप में देखा जाएगा। ऐसा करने वालों के लिए कोई दया नहीं होगी। जैसे ही उसने अपना भाषण समाप्त किया, प्राचीन देव सम्राट की आकृति धीरे धीरे हवा में लुप्त हो गई। इस समय विशाल कब्र पूरी तरह से ढह गई। अब वह पूरा स्थान गायब हो चुका था, साथ ही प्राचीन देव सम्राट की उपस्थिति और आभा भी गायब हो चुकी थी। हर कोई खंडहरों को देखता रह गया, फिर भी यह समझ नहीं पाया कि अभी क्या हुआ था। अचानक खंडहर से एक आकृति प्रकट हुई। वह प्राचीन देव सम्राट जितना लंबा नहीं था, लेकिन उसके अधिकार की आभा देव सम्राट से कम नहीं थी। जैसे जैसे वह कदम दर कदम आगे बढ़ता गया, मानो कोई जादू हो, कई प्राचीन देवताओं के दिलों और दिमागों में उसकी उपस्थिति और अधिकार बढ़ता गया। बिना किसी हिचकिचाहट के राजा लुओ यू सबसे पहले घुटनों पर बैठे और जियान वुशुन का अभिवादन किया। प्राचीन सम्राट को नमस्कार, प्राचीन सम्राट को नमस्कार। कई 7 और 8 सितारों वाले प्राचीन देवताओं ने भी ऐसा ही किया। यहाँ तक कि 9 सितारों वाले प्राचीन देव राजा झान कैंग भी थोड़ा हिल जाने के बाद अपने घुटनों पर बैठ गए। केवल एक ही खड़ा रहा, राजा चेन जिंग। जियान वुशुन ने अपनी अडिग निगाहों से राजा चेन जिंग को देखा। राजा चेन जिंग पर तुरंत एक मजबूत रक्तरेखा शक्ति लागू की गई। राजा चेन जिंग, क्या आप इस तरह से रहने पर जोर देते हैं। जियान वुशुन की आवाज ठंडी थी। राजा चेन जिंग कांप उठा और अंत में एक कड़वी मुस्कान दिखाई। उसने गहरी सांस ली। दूसरों के सामने उसने घुटने टेके और एक मजबूत गूंजती आवाज के साथ जियान वुशुन का अभिवादन किया। चेन जिंग, हे प्राचीन सम्राट को बधाई देने के लिए यहाँ हूँ। आज से आपकी इच्छा ही मेरी आज्ञा है, और अगर मैं अवज्ञा करता हूँ तो स्वर्ग मुझे दंडित करे। अंततः जियान वुशुन के चेहरे पर मुस्कान देखी जा सकी। लुओ वांग सिटी, एक महान हॉल के अंदर प्राचीन देवता के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ वहां मौजूद थे। राजा चेन जिंग, राजा लू यू, राजा झान कैंग, राजा गुयू और राजा टोंग और अन्य कबीले के नेता सभी मौजूद थे। हॉल के अंदर लगभग 100 लोग भरे हुए थे। वे लगभग समस्त प्राचीन देवकुल का प्रतिनिधित्व करते थे और हॉल के शीर्ष पर उस अद्वितीय शक्तिशाली सिंहासन पर जियान वुशुन बैठा था। नीचे स्थित सभी प्राचीन देवता विस्मय और उत्साह से जियान वुशुन की ओर देख रहे थे। हे प्राचीन सम्राट, मैंने कबीले के लोगों से राज्याभिषेक समारोह की तैयारियां शुरू करने को कहा है। यह अब से 1 महीने बाद शुरू हो सकता है, राजा लू यू ने सम्मानपूर्वक कहा। समारोह इंतजार कर सकता है, कोई जल्दी नहीं है। जियान वुशुन ने अपना हाथ हिलाया। एक नया चैंपियन और एक नया नेता उभर कर आया था। स्वाभाविक रूप से एक भव्य समारोह की आवश्यकता थी, लेकिन परिस्थितियां विकट थीं और जियान वुशुन के पास किसी और चीज के लिए समय नहीं था। किंग चेन जिंग, जियान वुशुन ने कहा। प्राचीन सम्राट, राजा चेन जिंग ने तुरंत देखा। मेरे यहाँ आने से पहले आप प्राचीन देव अभ्यारण्य के प्रभारी व्यक्ति थे। आपको अभ्यारण्य गठबंधन से एक संदेश प्राप्त होना चाहिए था, है ना। जियान वुशुन ने पूछा। वास्तव में, राजा चेन जिंग ने सिर हिलाया। ये संदेश पूर्वज तियान चेन से व्यक्तिगत रूप से गठबंधन से आया था, जिसमें अनंत अराजक दुनिया के सामने आने वाली आपदा के बारे में बताया गया था। मैंने उनसे कहा कि मैं वह सब कुछ तैयार कर दूंगा जिसकी आवश्यकता है, लेकिन प्राचीन देव कबीले के भीतर झगड़े ने उस प्रक्रिया में बाधा डाली। जियान वुशुन ने राजा चेन जिंग की ओर देखा। उसे समझ आ गया कि वास्तव में क्या हुआ था। वह जानता था कि राजा चेन जिंग, राजा लुओ यू और अन्य लोगों से छुटकारा पाने जा रहा था। फिर जब सब कुछ ठीक हो गया तो प्राचीन देव कबीले को आगे आने के लिए कहेगा। दुर्भाग्यवश सब कुछ उसके नियंत्रण से बाहर हो गया था। 3 सम्राटों की दुनिया, होलोकॉस्ट संप्रदाय, एचरॉन पैलेस, ये सभी अनंत अराजक दुनिया के सार्वजनिक दुश्मन हैं। वे जो करते हैं उससे न केवल अभ्यारण्य गठबंधन और मानव क्षेत्र को खतरा है, बल्कि संपूर्ण अनंत अराजक दुनिया को भी खतरा है। हम इस लड़ाई से बच नहीं सकते, हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए, जियान वुशुन ने निर्देश दिया। हाँ, राजा चेन जिंग ने सिर हिलाया। अब जबकि प्राचीन देव कबीले में सब कुछ ठीक हो गया था और जियान वुशुन ने आदेश दे दिया था, उन्हें बस युद्ध के लिए विशेषज्ञों को इकट्ठा करना था। यह मुश्किल नहीं था। हमारे कबीले के अलावा अन्य कबीलों और कुलों को भी यही संदेश मिलना चाहिए था, लेकिन तब से उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हमें उन्हें तेजी से आगे बढ़ाने का कोई तरीका सोचना होगा। जियान वुशुन की आवाज साफ थी। सिंहासन के नीचे प्राचीन देवताओं ने जियान वुशुन की ओर देखा। राजा लू यू, क्या आप राज्याभिषेक समारोह का आयोजन नहीं करना चाहते थे। अगर यह एक समारोह है तो विभिन्न कुलों से बहुत सारे विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा, है ना। जियान वुशुन ने पूछा। हाँ, राजा लू यू ने सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो इस समारोह का उपयोग सभी विशेषज्ञों को बुलाने के लिए करें। सिर्फ अन्य शीर्ष 3 जनजातियों को ही नहीं, बल्कि हर उस कबीले को जो क्षमता रखता है। जब तक कबीले में एक सर्वशक्तिमान व्यक्ति है, उन्हें निमंत्रण भेजें और प्रभारी व्यक्ति को इसमें शामिल होने के लिए कहें। कम से कम कोई तो हो जिसकी निर्णय लेने में आवाज हो। प्राचीन देव कबीले के रूप में ये करना कठिन नहीं होना चाहिए, जियान वुशुन ने गंभीरता से कहा। राजा लुओ यू ने उत्तर दिया। आश्वस्त रहे प्राचीन सम्राट, हम तुरंत व्यवस्था कर देंगे और गारंटी देंगे कि हर महत्वपूर्ण व्यक्ति वहां मौजूद रहेगा। अच्छा, अभी व्यवस्था कर लो। याद रखो, जल्दी करो, जियान वुशुन ने जवाब दिया।
हाँ, राजा लुओ यू और अन्य लोग जल्दी से तैयारी के लिए बाहर निकल गए। जियान वुशुन सिंहासन पर अकेला रह गया और उसने हल्की सी आह भरी। वह अजीब सा महसूस कर रहा था। प्राचीन देव सम्राट, इतने भयानक कबीले का नेता, मैं इसकी आदत डाल सकता हूँ। जियान वुशुन मुस्कुराया। इस समय उसकी कियान कुन रिंग से एक ट्रांसमिशन टोकन सक्रिय हो गया था। जियान वुशुन, ये सम्राट बाई थी। ओह, सम्राट बाई, जियान वुशुन ने तुरंत उत्तर दिया। अब आपकी स्थिति क्या है? मैंने प्राचीन देव सम्राट के रूप में पूरे प्राचीन देव वंश को अपने संरक्षण में ले लिया है। असली सौदा। राज्याभिषेक समारोह 1 महीने में शुरू होगा, जियान वुशुन ने हंसते हुए कहा। वाह, प्राचीन देव सम्राट, बधाई हो। सम्राट बाई हंसे। अन्य कुलों, जिनके बारे में मुझे नहीं पता, मैंने उनके नेताओं या निर्णय लेने वाले बुजुर्गों को मेरे राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने के लिए व्यवस्था की है। मैं समारोह के दौरान उनके साथ इस पर चर्चा करूंगा, जियान वुशुन ने जवाब दिया। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, डार्क मिलस्टोन रुक गया है। अगली लड़ाई आसान नहीं होगी। 3 सम्राटों की दुनिया के सैनिक अभी अपनी चाल नहीं चल पाएंगे, सम्राट बाई ने जवाब दिया। समझ गया, जियान वुशुन ने सिर हिलाया। इसके अलावा मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। सम्राट बाई की आवाज गंभीर लग रही थी। आकाश भक्षण अभ्यारण्य में हमारे अभ्यारण्य गठबंधन स्काउट को खबर मिली है। उसने आर्केलॉन पैलेस या होलोकॉस्ट संप्रदाय के विशेषज्ञों को आकाश भक्षण कबीले के साथ बातचीत करते हुए देखा है। आकाश भक्षण कबीले की हरकतें भी संदिग्ध होती जा रही हैं। ध्यान रखें, आकाश भक्षण कबीला। जियान वुशुन के चेहरे का भाव बदल गया। विशेष जनजातियों में 4 शीर्ष कबीले थे। आकाश भक्षण करने वाला कबीला प्राचीन देव कबीले की तरह 4 में से एक था। दोनों के पास अपने अपने अभ्यारण्य थे और उनकी ताकत और प्रभाव के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब आर्केलॉन पैलेस या होलोकॉस्ट संप्रदाय के संदिग्ध विशेषज्ञों को स्काई डेवॉरिंग मैदान पर देखा गया। क्या आकाश भक्षण करने वाले कबीले की ओर से कोई संदिग्ध कार्यवाहियां की गई हैं? सम्राट बाय, आप ये कह रहे हैं कि आकाश भक्षण कबीला अब 3 सम्राटों की दुनिया का पक्ष ले रहा है? जियान वुशुन ने पूछा। मैं इस बारे में निश्चित नहीं हो सकता, लेकिन यह संभव है। आखिरकार वह कबीला 4 शीर्ष कुलों में सबसे विलक्षण है। अन्य 3 कभी भी पक्ष नहीं बदलेंगे, लेकिन वे, हो सकता है, सम्राट बाय ने उत्तर दिया। जियान वुशुन ने जवाब दिया, समझ गया, मैं ये जानने की पूरी कोशिश करूंगा कि क्या हो रहा है। सावधान रहना, अगर तुम मुसीबत में पड़ जाओ और अपने प्राचीन देव कबीले के साथ अकेले इसे सुलझा न सको तो मुझे बताना। मैं अभ्यारण्य गठबंधन से लोगों को भेजूंगा। इतना कहकर सम्राट बाय ने प्रसारण बंद कर दिया। जियान वुशुन अपने सिंहासन पर बैठा रहा, लेकिन उसका चेहरा अब काला पड़ गया था। शीर्ष 4 कुलों में से एक के रूप में आकाश भक्षण कबीला का अन्य कुलों पर बहुत अधिक प्रभाव है। यदि आकाश भक्षण करने वाले कबीले ने सचमुच अपना पक्ष बदल दिया तो यह उसके बाद आने वाले कबीलों के लिए एक बड़ा झटका होगा। मुझे आशा है कि आकाश भक्षकों का नेता इतना मूर्ख नहीं होगा, यदि नहीं तो। जियान वुशुन की नजर ठंडी थी। प्राचीन देव वंश से एक नए प्राचीन देव सम्राट के उदय के साथ अब से 1 महीने बाद राज्याभिषेक समारोह की योजना बनाई गई थी, जिसमें भाग लेने के लिए कई जनजातियां और कबीले आ रहे थे। इस खबर से पूरे विशेष जनजाति क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जब विभिन्न जनजातियों और कुलों के विशेषज्ञों ने ये समाचार सुना तो वे स्तब्ध रह गए। आखिरकार प्रथम युग से प्राचीन देव सम्राट के पतन के बाद कोई दूसरा प्राचीन देव सम्राट नहीं था। प्राचीन देव वंश के मामलों को हमेशा राजा चेनजिंग द्वारा संभाला जाता था और यह कार्य काफी समय से चल रहा था। पर अब एक नया सम्राट, और वह राजा चेनजिंग नहीं बल्कि सम्राटों के सच्चे वंश वाला एक प्राचीन देव विशेषज्ञ है। और यह नया सम्राट मानव क्षेत्र से था। इस समाचार के जारी होते ही पूरे विशेष जनजाति क्षेत्र में हलचल मच गई। अनगिनत विशेषज्ञ उत्सुक थे, प्राचीन देव वंश का यह नया सम्राट वह कौन था? राजा चेनजिंग द्वारा पुष्टि किए जाने और सिंहासन लेने के लिए उसके भीतर कितना कुछ था। जो निमंत्रण भेजा गया था उसे सभी कुलों ने स्वीकार कर लिया। कोई भी इससे इनकार नहीं करेगा, न ही किसी ने ऐसा करने का साहस किया। इतने सालों के बाद प्राचीन देव कुल का राज्याभिषेक समारोह आखिरकार हो रहा था। इसके अलावा उनके पास व्यक्तिगत निमंत्रण भी था। कौन भाग न लेकर उनका अपमान करने की हिम्मत करेगा? यहाँ तक कि कुलीन कुलों के गॉड ईटर कबीले और ब्लैक ड्रैगन कबीले ने भी तुरंत सहमति दे दी तथा उनके नेता भी समय पर वहां पहुंच गए। जो कुछ बचा था वह आकाश निगलने वाला कबीला था। आकाश निगलने वाला अभ्यारण्य प्राचीन देव अभ्यारण्य की तरह ही असीम था। और आकाश निगलने वाले अभ्यारण्य का मालिक कौन था? बेशक यह आकाश निगलने वाला कबीला था। अभ्यारण्य में कई विशेष जनजातियां रहती थीं, लेकिन उन सभी ने आकाश निगलने वालों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। एक अंधेरा शून्य। ये शून्य स्काई स्वेलोवर्स की मान की सबसे गहरी गहराई में था, जो कई सीलिंग संरचनाओं से ढका हुआ था। कोई भी बिना पहचाने अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। तभी उस शून्य में बाज जैसी नाक वाला एक अपेक्षाकृत घमंडी युवक खड़ा था। वह घमंडी आदमी भले ही जवान दिखता हो, लेकिन असल में वह एक बूढ़ा राक्षस था। कितना बूढ़ा, कोई नहीं जानता था। यह व्यक्ति आकाश निगलने वाले कबीले का प्रमाणित नेता था, जिसका नाम बासु था। प्राचीन देव सम्राट का राज्याभिषेक समारोह। इस मोड़ पर एक नया प्राचीन देव सम्राट। अभिमानी व्यक्ति बासु के चेहरे पर एक असामान्य मुस्कान थी। हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यह नया सम्राट मानव जनजाति से आता है और अभ्यारण्य गठबंधन का सदस्य भी है, जिसका नाम जियान वुशुन है। उसे तलवार सम्राट के नाम से जाना जाता है। काले वस्त्र पहने एक रहस्यमय व्यक्ति बासु के पास खड़ा था। तलवार सम्राट, मानव। हाँ, शायद बुढ़ापे ने राजा चेनजिन के दिमाग को उलझा दिया है कि वह प्राचीन देव कबीले का सम्राट बनने के लिए एक मानव को ले आए। बासु खुद को रोक नहीं सका और हंस पड़ा। मिस्टर बासु, हमें इस तलवार सम्राट को कम नहीं आंकना चाहिए। उसने मेरे इचोन महल को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अगर उसने डार्क मिलस्टोन को नष्ट नहीं किया होता तो मेरा महल इतनी गंदगी में नहीं होता। काले वस्त्र पहने आदमी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। अगर उसने चक्की का पत्थर नष्ट नहीं किया होता तो आपको आकाश निगलने वाले कबीले के साथ सहयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे लगता है। बासु ने काले वस्त्र पहने आदमी को घूर कर देखा। काले कपड़े पहने आदमी ने चुप्पी साध ली। उसने इनकार नहीं किया। अगर डार्क मिलस्टोन अभी भी चालू होता तो 3 सम्राट दुनिया और उसके सहयोगी अनंत अराजक दुनिया को उंगली के एक झटके में कुचल देते। जो भी विरोध करेगा उसे आसानी से मार दिया जाएगा। विशेषज्ञों को आकाश निगलने वाले अभ्यारण्य में आने की भी जरूरत नहीं होगी। मिस्टर बासु, आपको विश्वास करना चाहिए कि आर्केलॉन पैलेस के हम लोग ईमानदार हैं। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने उत्तर दिया।
शांत रहो, अगर मुझे विश्वास नहीं होता तो तुम अब तक मर चुके होते, बासु ने ठंडी हंसी में कहा। अब जबकि प्राचीन देवकुल ने व्यक्तिगत रूप से मुझे अपना निमंत्रण दिया है, तो यह जरूरी है कि मैं समारोह में शामिल हूँ। मुझे डर है कि हमें अपनी योजनाओं को फिलहाल रोकना पड़ेगा। यदि मेरी भविष्यवाणी सही है तो तलवार सम्राट इस समारोह का उपयोग 3 सम्राटों की दुनिया के खिलाफ अभ्यारण्य गठबंधन का अनुसरण करने के लिए और अधिक कुलों को प्राप्त करने के लिए कर रहा है, काले वस्त्र पहने आदमी ने कहा। शायद, लेकिन मेरे साथ यह आसान नहीं होगा। अगर हम भाग्यशाली रहे तो उनका प्रयास हमारे पक्ष में काम कर सकता है। बासु ने ठंडी हंसी हंसी, उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से निर्दयी भाव था। 1 महीना बीत गया, अंततः राज्याभिषेक समारोह शुरू होने वाला था। यह मुख्य हॉल में होना था, जो सभी जनजातियों और कुलों के नेताओं और विशेषज्ञों से भरा हुआ था। इन लोगों को अंततः इस नए प्राचीन देव सम्राट से मिलने का मौका मिला। लेकिन सम्राट उनकी भविष्यवाणी से बिल्कुल अलग था। वह प्राचीन भगवान से अधिक मानवीय दिखते थे, लेकिन अन्य देवताओं पर उनकी अधिक सत्ता की आभा थी। प्राचीन देवता बने रहे और असली सौदा था। समारोह क्रमिक रूप से हुआ। 2 घंटे के भीतर सब कुछ निपट गया। समारोह समाप्त होने के बाद प्राचीन देवकुल ने एक भव्य भोज का आयोजन किया। इस भोज के दौरान प्राचीन देवकुल से अधिक संख्या में अन्य जनजातियों के विशेषज्ञ उपस्थित थे। एक नजर डालने पर पता चल गया कि वहां 1000 से भी ज्यादा आदमी थे। ये 1000 लोग थे, जिनमें से प्रत्येक कम से कम एक सर्वशक्तिमान था और उनके पीछे एक प्रभावशाली जनजाति थी। बेशक केवल सर्वशक्तिमान स्तर और उससे ऊपर के स्तर को प्राप्त करने वाले लोग ही दावत में शामिल हो सकते थे। सर्वशक्तिमान के बिना उन कमजोर जनजातियों को आमंत्रित भी नहीं किया गया था। आखिरकार वे 3 सम्राटों की दुनिया के खिलाफ लड़ाई में बेकार होंगे। दावत के बीच में दावत का सितारा जियान वुशुन बैठा था। उसने नीचे देखा। सब लोग। जैसे ही जियान वुशुन बोला, नीचे का शोर और हंगामा तुरंत बंद हो गया। मैंने आज आप सभी को इसलिए आमंत्रित किया है ताकि यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति इस उत्तराधिकार समारोह का साक्षी बने। लेकिन साथ ही मुझे यहाँ सभी से कुछ बात करनी है। ये यहाँ सभी लोगों की जिंदगी और मौत से जुड़ा है। भीड़ बड़बड़ाने लगी। जियान वुशुन ने जो कहा उसे सुनकर कई विशेषज्ञों के होश उड़ गए, लेकिन उनमें से अधिकतर लोगों के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं दिखा। उन्हें इस दावत के असली इरादे का बहुत पहले ही अंदाजा हो गया था। प्राचीन सम्राट, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि जिस मुद्दे का आपने उल्लेख किया है, क्या ये वही मुद्दा है जिसके बारे में अभ्यारण्य गठबंधन ने हम सभी को संदेश दिया था? नीचे खड़े एक व्यक्ति ने पूछा। ये सही है, जियान वुशुन ने सिर हिलाया। आप में से अधिकांश को पहले ही संदेश मिल जाना चाहिए था, और आपको समझना चाहिए कि अनंत अराजक दुनिया अभी किस स्थिति से गुजर रही है। होलोकॉस्ट संप्रदाय से लेकर एचेलॉन पैलेस और अब 3 सम्राटों की दुनिया तक उन्होंने एक गठबंधन बनाया है जिसका नेतृत्व 3 सम्राटों की दुनिया कर रही है। ये हमारी शाश्वत अराजक दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वे स्पष्ट रूप से इस पूरी दुनिया को नष्ट करने का इरादा रखते हैं। इस मोह पर हमारे बीच के विशेषज्ञों को विरोध करने के लिए एक साथ आना चाहिए, और यदि आवश्यक हो तो एक साथ लड़ाई लड़नी चाहिए। यदि हम अब भी इसे हल्के में लेंगे तो जब तक दुश्मन हमला करेगा तब तक हमारे लिए गठबंधन बनाना भी बहुत देर हो चुकी होगी। हे प्राचीन सम्राट, जैसे ही जियान वुशुन ने अपना भाषण समाप्त किया, कोई खड़ा हो गया। वह काले वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आवाज से एक अजीब सी आभा निकल रही थी। जियान वुशुन के पास खड़े राजा चेन जिंग ने फुसफुसाते हुए कहा, वह आदमी ब्लैकबोन कबीले का नेता है, हे किवी। हालांकि उनके कबीले की तुलना शीर्ष 4 कबीलों से नहीं की जा सकती, लेकिन उनकी क्षमताओं को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इसके अलावा वे आकाश निकलने वाले कबीले का अनुसरण करते हैं। जियान वुशुन समझ गया। कबीले के बुजुर्ग हे क्यू, क्या मैं आपके विचार जान सकता हूँ? जियान वुशुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हे प्राचीन सम्राट, मुझे खुद अभ्यारण्य गठबंधन से संदेश मिला है। लेकिन मेरी विनम्र राय में ये लड़ाई केवल 3 सम्राटों की दुनिया और मनुष्यों के बीच है, और इसका हम विशेष जनजातियों से कोई लेना देना नहीं है। भले ही होलोकॉस्ट संप्रदाय हो या आर्केलॉन पैलेस, वे केवल मानव डोमेन में सक्रिय हैं। बहुत कम ही वे हमारे मैदानों पर कदम रखते हैं। हेईची ने जवाब दिया, अगर यह मनुष्यों के बीच ही लड़ाई है तो हम विशेष जनजातियों को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे भीड़ में थोड़ी हलचल मच गई। जियान वुशुन ने ऊपर से भीड़ को देखा और देखा कि वे कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उसने जवाब दिया, लगता है कि आप इस मुद्दे की गंभीरता को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, कबीले के बुजुर्ग हेईक्यू। वास्तव में हमने कभी भी मानवीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया है, और इसके विपरीत निश्चित रूप से हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे यदि यह मनुष्यों के बीच एक साधारण युद्ध होता। लेकिन यह मुद्दा, क्या आपको सचमुच लगता है कि इसमें केवल मनुष्य ही शामिल हैं? सब लोग, मैं आप सभी को एक प्रक्षेपित छवि दिखाता हूँ। जैसे ही उसने बात की, जियान वुशुन ने अपना हाथ हिलाया। तुरंत शून्य के ऊपर एक बड़ी प्रक्षेपित छवि दिखाई दी। उस प्रक्षेपण में महान डार्क मिलस्टोन था। चक्की का पार्ट हिलने लगा और सब कुछ कुचल गया। जहां भी वह गया, घास का हर इंच, हर क्षेत्र और अनगिनत किसान सब राख में बदल गए। कुछ भी नहीं बचा। और जैसे जैसे यह मुड़ा, मिलस्टोन का विस्तार तेजी से हुआ। ये देखकर सभी विशेषज्ञ हैरान रह गए। हे प्राचीन सम्राट, प्रक्षेपण में यह चीज क्या है? एक कबीले के बुजुर्ग ने पूछा। ये डार्क मिलस्टोन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाता है, और मिलस्टोन के भीतर 3 सम्राटों की दुनिया है। यह उस संकट का स्रोत है जिसके बारे में अभ्यारण्य गठबंधन ने हमें चेतावनी दी है। जियान वुशुन ने कहा, लेकिन निश्चिंत रहें, अभ्यारण्य गठबंधन के विशेषज्ञों की एक टीम ने 3 सम्राटों की दुनिया में घुसपैठ की और इसके भीतर ऊर्जा स्रोत को नष्ट कर दिया, जिससे मिलस्टोन रुक गया, लेकिन बड़ी कीमत पर। जब उन्होंने सुना कि चक्की का पत्थर रुक गया है तो सभी विशेषज्ञों ने राहत की सांस ली। यहाँ तक कि एक प्रक्षेपण के रूप में भी उन्होंने देखा कि चक्की का पत्थर कितना भयानक था। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि मिलस्टोन का विस्तार जारी रहा तो संपूर्ण अनंत अराजक विश्व आग की लिपटों में जलकर राख हो जाएगा। ओ प्राचीन सम्राट, ब्लैकबोन कबीले से हेईक्यू ने एक बार फिर कहा। मिलस्टोन वास्तव में भयानक है, लेकिन ये हमारे विशेष जनजातियों के क्षेत्र में दिखाई नहीं दिया है, और जैसा कि आपने कहा है, ये बंद हो गया था। यह अब कोई खतरा नहीं है। इस मामले में 3 सम्राट दुनिया के एकमात्र दुश्मन मनुष्य हैं। हेईक्यू अपनी बात पूरी नहीं कर सका। मूर्ख, जियान वुशुन ने गुस्से में उसे बीच में रोका। ओ प्राचीन सम्राट, आपका क्या मतलब है? हेईक्यू का चेहरा काला पड़ गया, उसकी आंखों में गुस्से की झलक दिखाई दे रही थी।
मैंने तुम्हें मूर्ख कहा, अविश्वसनीय रूप से मूर्ख। जियान वुशुंग ने हेईक्यू की ओर इशारा किया और डांटा, मुझे वास्तव में इस बात पर संदेह है कि तुम कबीले के नेता कैसे बन गए। तुमने क्या मूर्खतापूर्ण शब्द कहे हैं। आप कहते हैं कि चूंकि मिलस्टोन बंद हो गया है और इसने हमारे विशेष जनजाति क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है, इसलिए ये हमारा दुश्मन नहीं है। यह ऐसा है जैसे कि आप कहें कि दुश्मन आप पर तलवार से हमला करने वाला था, लेकिन दूसरे ने उसे रोक दिया। आप मूर्ख हैं और फिर यह कहना शुरू कर देते हैं कि दुश्मन आप पर हमला नहीं कर रहा था, दुश्मन तो बस खेल रहा था। हाँ, क्या तुम्हें यह मानने से पहले कि दुश्मन तुम पर हमला करने वाला है, क्या तुम्हें सचमुच तलवार के तुम्हारे दिल में घुस जाने का इंतजार करना होगा। कबीले के मुखिया हेईक्यू तर्क 3 साल के बच्चे को भी समझ में आ जाता है। आप जैसे सम्राट भगवान विशेषज्ञ कबीले के नेता भी इसे नहीं समझ सकते। क्या आप ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि आप मूर्ख नहीं हैं। जियान वुशुंग ने कोई संयम नहीं दिखाया। ये स्पष्ट अपमान था, और वह भी इतने सारे जनजाति नेताओं के सामने। ब्लैकबोन कबीले का नेता हेईक्यू क्रोध और शर्म से कांप रहा था। उसके दांत भीगे हुए थे। वह अनजाने में हॉल के सामने बैठे बासु की ओर देख रहा था। आकाश निगलने वाले कबीले के नेता बासु को उसे एक सख्त नजर से देखना पड़ा, इससे पहले कि हेईक्यू अपना गुस्सा दबा पाता। वह एक बार फिर बैठ गया। हग, ये देखकर जियान वुशुंग ने तिरस्कार से नाक भान सिकोड़ी। उसकी नजर अब बासु पर पड़ी। उन्होंने महसूस किया कि आकाश निगलने वाले कबीले का नेता जो कुछ हुआ था उसके बारे में बहुत शांत था और बिना कुछ बोले वहीं बैठा था। स्काई स्वेलोवर ने ब्लैकबोन कबीले को अपने पक्ष में खड़ा कर लिया है। आखिर वह क्या चाहता है। जियान वुशुंग ने बड़बड़ाया। मुख्य हॉल में सभी विशेषज्ञों और नेताओं ने हेईक्यू को डांटते हुए देखा। डांट भले ही भद्दी थी, लेकिन इसका मतलब समझ में आता था। एक और आकृति खड़ी हो गई। यह एक और कबीले का नेता था जिसकी योग्यताएं ब्लैकबोन कबीले से कम नहीं थी। लेकिन जो बात अलग थी वह ये थी कि यह कबीला प्राचीन देव अभ्यारण्य में रहता था और प्राचीन देव कबीले का ईमानदारी से पालन करता था। हे प्राचीन सम्राट, मुझे लगता है कि हम सभी समझ गए हैं कि आपका क्या मतलब है। ब्लैक मिलस्टोन स्पष्ट रूप से संपूर्ण अनंत अराजक दुनिया को नष्ट करने के लिए बनाया गया था, न कि केवल मानव क्षेत्रों को। शुक्र है कि अभ्यारण्य गठबंधन के विशेषज्ञ इसे रोकने में सक्षम थे। यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो परिणाम भयानक होते। इसलिए यदि हम विशेष जनजातीय मानव अभ्यारण्य गठबंधन के साथ गठबंधन नहीं बनाती हैं, तो एक बार जब 3 सम्राटों का वचन अभ्यारण्य गठबंधन को नष्ट कर देगा तो हम विशेष जनजातियां निश्चित रूप से उनका अगला लक्ष्य होंगी। आप ठीक कह रहे हैं, एक विशेष जनजाति के नेता ने खड़े होकर कहा। इस जनजाति का प्राचीन देव कबीले या आकाश निगलने वाले कबीले से कोई पूर्ण संबंध नहीं था। उन्होंने गंभीरता से कहा, जब सेंचुरी एलायंस ने हमें संदेश भेजा था तब हमें संदेह था कि 3 सम्राट दुनिया कुछ गलत करने की फिराक में थी। मैंने आज से पहले ही कुछ कबीलों के साथ अपनी बैठक की है। इसके अलावा मेरे कबीले के विशेषज्ञ तैयार हैं और आने वाले समय के लिए तैयार हैं। हमें बस एक नेता की जरूरत है जो हमें युद्ध में ले जाए। यदि प्राचीन देव सम्राट हमारा नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं तो हम इस युद्ध में आपके साथ लड़ेंगे। विभिन्न कबीले के नेताओं ने सच बोला। जब अभ्यारण्य गठबंधन ने चेतावनी भेजी तो अधिकांश कबीलों ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि विशेष जनजातियां अभ्यारण्य गठबंधन से अलग थीं, उनके पास कोई संगठन नहीं था। भले ही कबीले लड़ने के लिए तैयार हो, लेकिन उन्हें घेरने और लड़ाकू बल का आयोजन करने वाला कोई नहीं था। अलग अलग कबीलों के लिए कोई भी कदम उठाना मुश्किल होगा क्योंकि यह बहुत खतरनाक था। संकट के इन समयों के दौरान 4 शीर्ष स्तरीय कबीले आमतौर पर आगे आते थे और विभिन्न कबीलों को एक साथ लड़ने के लिए इकट्ठा करते थे। हालांकि इस बार 4 शीर्ष स्तरीय कुलों की गतिविधियां रहस्यमय थीं। इसके अलावा चारों कुलों को शीर्ष स्तरीय कुलों के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बावजूद भी उनकी शक्ति में अंतर था। विशेष जनजातियों में किसी कबीले को शीर्ष स्तर पर वर्गीकृत करने के लिए बस एक निश्चित संख्या में सर्वशक्तिमान और कम से कम एक महान सम्राट की आवश्यकता होती थी। गॉड ईटर कबीले और ब्लैक वाटर ड्रैगन जैसे कबीले मुश्किल से शीर्ष स्तरीय कबीले के रूप में वर्गीकृत किए जा सके। भले ही वे एक लड़ाकू बल का आयोजन करना चाहते थे, लेकिन उनका प्रभाव अन्य 2 शीर्ष स्तरीय कबीलों, प्राचीन देव कबीले और आकाश निगलने वाले कबीले की तुलना में सीमित था। प्राचीन देव वंश और आकाश निगलने वाला वंश विशेष जनजातियों के बीच वैध शासक थे। वे शुरुआती 2 कुलों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे और उनका आधार भी मजबूत था। इसके अलावा प्रत्येक कबीले में एक से अधिक महान सम्राट थे। उदाहरण के लिए प्राचीन देव वंश के भीतर शुरुआती दिनों से ही 2 महान सम्राट थे। राजा जान कैंग और जियान वुशुंग ने अंततः कबीले को और भी मजबूत बनाने के लिए उनके रैंक में शामिल हो गए। हालांकि आकाश निगलने वाले कबीले के लोग बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन वे निश्चित रूप से शक्तिशाली थे। मिथकों के अनुसार उनके पास 3 महान सम्राट थे। सामान्य परिस्थितियों में जब तक इनमें से कोई भी शीर्ष स्तरीय कबीला आगे आकर नेतृत्व ग्रहण कर लेता है, तब तक यह विशेष जनजातियों को एकत्रित करने के लिए पर्याप्त होगा। हालांकि 2 शीर्ष स्तरीय कबीले बढ़त हासिल नहीं कर सके। प्राचीन देव कबीले में अभी गृह युद्ध हुआ था और किसी को नहीं पता था कि रहस्य में आकाश निगलने वाला कबीला क्या कर रहा था। उनके गृह युद्ध की समाप्ति के बाद ही नए प्राचीन देव सम्राट जियान वुशुंग ने विशेष जनजातियों के विभिन्न नेताओं को एकत्र किया। इनमें से अधिकांश नेता पहले से ही लड़ाई में भाग लेने के इच्छुक थे। शेष नेताओं ने जब डार्क मिलस्टोन को देखा तो उन्होंने अपना मन बना लिया। प्राचीन देव सम्राट, मेरा कबीला लड़ने के लिए तैयार है। मेरा कबीला भी लड़ेगा। विभिन्न नेताओं की आवाजें गूंज उठी जब वे लड़ने की इच्छा दिखाने के लिए खड़े हुए। यहाँ तक कि शेष बचे 2 शीर्ष स्तरीय कुलों, ब्लैक वाटर ड्रैगन कुल और गॉड ईटर कुल के नेताओं ने भी घोषणा की कि वे लड़ेंगे। भीड़ में से जिन लोगों ने अभी तक अपना रुख घोषित नहीं किया था वे थे स्काई स्वेलोइन कबीले और ब्लैकबोन कबीले। भोज में विभिन्न नेता और विशेषज्ञ शांत बासु को देख रहे थे। जियान वुशुंग ने अपना दृष्टिकोण बदला और बासु को भी देखा। श्री बासु, आकाश निगलने वाले कबीले का रुख क्या है? जियान वुशुंग ने विनम्रता से पूछा। बासु ने थोड़ा ऊपर देखा और शैतानी ढंग से मुस्कुराया। उसने कहा, 3 सम्राटों की दुनिया शाश्वत अराजक दुनिया का आम दुश्मन है। चूंकि यहाँ हर कोई लड़ने के लिए तैयार है, इसलिए आकाश निगलने वाला कबीला निश्चित रूप से सभी के साथ मिलकर लड़ेगा। जब लड़ाई शुरू होगी तो हम सबसे आगे होंगे। ओह, जियान वुशुंग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। युद्ध के मोर्चे पर सबसे आगे रहना कितना खोखला वादा है। जियान वुशुंग ने मन ही मन सोचा। प्राचीन देव सम्राट, भले ही यहाँ हर कोई लड़ने के लिए सहमत हो गया है, लेकिन हम इसे कैसे करेंगे? जब लड़ाई शुरू होती है तो हम संभवतः अपना काम नहीं कर सकते हैं, है ना?
बासु ने शैतानी नजर से जियान वुशुन को देखा और पूछा। हाँ, श्री बासु सही कह रहे हैं। चूंकि हम लड़ने के लिए अभ्यारण्य गठबंधन के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं, इसलिए हमें उचित रूप से एकजुट होने का एक तरीका खोजने की आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि हम मनुष्यों का अनुकरण करें और एक विशेष जनजाति गठबंधन बनाएं। आप सभी इस विचार के बारे में क्या सोचते हैं? जियान वुशुन मुस्कुराया। विशेष जनजाति गठबंधन। विभिन्न नेताओं और शीर्ष स्तर के विशेषज्ञों ने एक दूसरे को देखा और चर्चा शुरू कर दी। कुछ ही क्षणों में वे आम सहमति पर पहुंचने में सफल हो गए। प्राचीन देव सम्राट, हम सहमत हैं कि हमें विशेष जनजातियों का गठबंधन बनाना चाहिए, ब्लैकवाटर ड्रैगन सम्राट ने कहा। वह 4 शीर्ष स्तरीय कुलों में से एक ब्लैकवाटर ड्रैगन कबीले का नेता था। ब्लैकवाटर ड्रैगन कबीला एक ऐसा कबीला था जिसका इतिहास बहुत लंबा और समृद्ध था। उनके नेता ब्लैकवाटर ड्रैगन सम्राट काले कब्दों में एक खूबसूरत महिला थी। भले ही वह सुंदर थी, लेकिन कोई भी उसे 2 बार देखने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि वह एक प्रसिद्ध वाइपर थी। इसके अलावा वह एक शक्तिशाली महान सम्राट थी और कोई भी उसका अनादर करने की हिम्मत नहीं करता था। विशेष जनजातियों को बहुत पहले ही गठबंधन बना लेना चाहिए था। ब्लैकवाटर ड्रैगन सम्राट ने आकर्षक ढंग से हंसते हुए कहा। हर दूसरे नेता ने सहमति में अपना सिर हिलाया। ब्लैकबोन कबीले के नेता हेईक्यू, जिन्हें जियान वुशुन ने फटकार लगाई थी, खड़े हुए और पूछा, ब्लैकबोन कबीले को विशेष जनजाति गठबंधन बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। मेरी चिंता यह है, इस गठबंधन का नेता कौन होगा? इस गठबंधन का नेता। हर कोई दंग रह गया। काले कपड़ों में सुंदर ब्लैकवाटर ड्रैगन सम्राट ने कहा, यह गठबंधन सभी विशेष जनजातियों से बना है। इसमें एक ही नेता होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास 4 या 5 नेता हो सकते हैं जो विशेष जनजातियों के गठबंधन का प्रबंधन एक साथ कर सकते हैं। क्या ये बेहतर नहीं है? हाँ, सभी उपस्थित विशेषज्ञों ने सहमति में अपना सिर हिलाया। अगर गठबंधन में सिर्फ एक ही नेता होता तो वह नेता बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता। अगर वह स्वार्थी व्यक्ति होता या उसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती तो वह विशेष जनजातियों पर पूरा नियंत्रण रखता। ये वह नहीं था जो सभी विशेष जनजातियां देखना चाहती थीं। ये सुनकर हेईक्यू ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। ये बेहतर होगा यदि गठबंधन में अधिक नेता हों, लेकिन यह मत भूलिए कि हम सेंचुरी अलायंस के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। सबने हेईक्यू की ओर देखा। वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, चलो मनुष्यों के चरित्र लक्षणों पर ध्यान न दें। जहां तक मुझे पता है, अभ्यारण्य गठबंधन में 10 महान सम्राट हैं। उनके पास सर्वसम्मति से सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ सम्राट बाई भी है। क्या यहाँ सभी ने सम्राट बाई के बारे में सुना है? ये सुनकर अधिकांश नेताओं के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने निश्चित रूप से सम्राट बाई के बारे में सुना था। अनंत अराजक दुनिया में हर कोई उसे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मानता था, यहाँ तक कि विशेष जनजातियों में से भी लोग उसे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मानते थे। अगर हम सेंचुरी अलायंस के साथ गठबंधन करते हैं तो इस गठबंधन के भीतर हमारा प्रभाव उनके जितना मजबूत नहीं होगा क्योंकि हम थोड़े कमजोर हैं। अगर हम गठबंधन के भीतर कुछ मामलों पर चर्चा करते हैं तो सम्राट बाई हमें हरा सकते हैं। उनकी ताकत के सामने कौन टिक सकता है? क्या होगा अगर भविष्य में किसी आपात स्थिति में वे हमसे चर्चा किए बिना ही अपने निर्णय ले ले? हमें क्या करना चाहिए? इसलिए हमारे विशेष गठबंधन को एक व्यक्ति की जरूरत है। इस व्यक्ति को हमारे अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए सम्राट बाई और अभ्यारण्य गठबंधन के दबाव का सामना करना होगा। यह व्यक्ति विशेष जनजाति गठबंधन के नेताओं में से एक हो सकता है। उसे पूर्ण शक्ति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके पास मौके पर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। हमारे पास एक मुख्य नेता हो सकता है और गठबंधन के संचालन में निगरानी और सहायता के लिए कुछ सहनेता हो सकते हैं। इस बारे में सभी क्या सोचते हैं? हेईक्यू ने आत्मविश्वास से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई बार इसका अभ्यास किया हो। हेईक्यू ने जो कहा था उसे सुनने के बाद विशेषज्ञ चुप रहे। कुछ देर सोचने के बाद उन्हें लगा कि हेईक्यू ने जो कहा वह सही था। यदि बहुत सारे नेता होंगे जिनके पास समान शक्ति होगी और वे मामले पर अपनी अपनी राय देंगे तो निर्णय लेने में बहुत समय लगेगा। विचारणीय एक अन्य कारक ये था कि क्या नेता सम्राट बाई और अभ्यारण्य गठबंधन का सामना करते समय दबाव के आगे झुकेंगे। आपको क्या लगता है कि अगर हम गठबंधन के भीतर नेतृत्व की इस शैली को अपनाएं तो इस नेता की भूमिका किसे निभानी चाहिए? काले कपड़ों में सुंदर ब्लैकवाटर ड्रैगन सम्राट ने हेईक्यू की ओर देखा और पूछा। हाँ, जैसा कि मैंने पहले कहा, विशेष जनजातियों के गठबंधन का नेता बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक शक्ति और सम्राट बाई के सामने खड़े होने की क्षमता है। प्राचीन काल से ही हमारी जनजातियों में यही प्रथा रही है, सबसे ताकतवर व्यक्ति ही नेता बनता है। मेरी राय में इस काम के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति आकाश निगलने वाले कबीले का नेता बासु है। वह विशेष जनजातियों में सबसे ताकतवर व्यक्ति है। वह विशेष जनजाति गठबंधन का नेता बनने के योग्य एकमात्र व्यक्ति है। हेईक्यू ने जो कहा उसे सुनने के बाद कई विशेषज्ञों ने सहमति में अपना सिर हिलाया। शाश्वत अराजक दुनिया में आपकी शक्ति आपकी सामाजिक स्थिति निर्धारित करती थी, चाहे आप कहीं भी हो, यहाँ तक कि विशेष जनजातियों के भीतर भी। जैसा कि हेईक्यू ने कहा था, आकाश निगलने वाले कबीले का नेता बासु विशेष जनजातियों में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। वह राजा चेन जिन से भी अधिक शक्तिशाली था। वह गठबंधन का नेता होने की सभी शर्तों को पूरी तरह से पूरा करता था। वह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था और एक शीर्ष स्तरीय कबीले का नेता था। मेरा कबीला गठबंधन के नेता के रूप में बासु का समर्थन करने को तैयार है। मेरा कबीला भी तैयार है। कई नेताओं ने अपनी राय देनी शुरू कर दी। हालांकि कई अन्य लोगों के चेहरे काले पड़ गए। गॉड ईटर कबीले और ब्लैकवाटर ड्रैगन कबीले के नेता जैसे लोग उदास थे। वे दिल से बासु के गठबंधन का नेता बनने के विचार के सख्त खिलाफ थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि आकाश निगलने वाला कबीला एक क्रूर कबीला था जिस पर बल द्वारा शासन किया जाता था। इस कबीले के लोग दूसरे विशेष कबीलों के सदस्यों के रक्तसार को अवशोषित कर सकते थे ताकि वे अधिक शक्तिशाली बन सके। वे अक्सर दूसरे कबीलों के विशेषज्ञों का शिकार करते थे। आधे से अधिक कुलों के सदस्यों को आकाश निगलने वाले कबीले ने मार डाला और खा लिया। उनमें से कई कबीले आकाश निगलने वाले कबीले से बहुत नफरत करते थे। हालांकि वे कुछ भी करने में बहुत कमजोर थे। वे आकाश निगलने वाले कबीले के नेता को विशेष जनजाति गठबंधन का नेता बनने के लिए नामांकित करने के लिए बेहद अनिच्छुक थे। हालांकि वे ऐसा होने के लिए तैयार नहीं थे, फिर भी उन्होंने खड़े होकर आकाश निगलने वाले कबीले के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। यह उनके लिए शर्मिंदगी के बराबर होता। उपस्थित अधिकांश नेता इसी दुविधा में थे। उन्होंने अपनी नजरें 3 शीर्ष स्तरीय कुलों पर केंद्रित कर ली। उन्होंने सबसे पहले गॉड ईटर कबीले और ब्लैकवाटर ड्रैगन कबीले के नेता को स्कैन किया, उसके बाद उन्होंने अपना सिर हिलाया।
वे जानते थे कि भले ही वे दोनों शीर्ष स्तरीय कबीले थे, फिर भी उनके लिए आकाश निगलने वाले कबीले के खिलाफ खड़ा होना संभव नहीं होगा। इसलिए वे सभी अपनी अंतिम आशा की ओर देखने लगे, प्राचीन देवकुल। यह एकमात्र कबीला था जो आकाश निगलने वाले कबीले के खिलाफ खड़ा हो सकता था। हर कोई उत्सुकता से जियान वुशुन पर नजरें गड़ाए हुए था। इसमें गोर ईटे कबीले और ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीले के नेता शामिल थे। आकाश निगलने वाले कबीले की तुलना में प्राचीन देव कबीले को विशेष जनजाति गठबंधन का नेता बनाने के लिए अधिक इच्छुक लोग थे। जियान वुशुन जानता था कि हर कोई उसकी ओर उम्मीद से देख रहा था। उसने ठंडी मुस्कान बिखेरी और ब्लैकबोन कबीले के नेता हेई क्यूई की आंखों में देखा। कबीले के नेता हेई क्यूई, आपने अभी कहा कि विशेष जनजातियों के भीतर हर कोई मजबूत लोगों की ओर देखेगा। इसलिए क्या मैं ये कहने में सही हूं कि हमारे बीच केवल सबसे मजबूत ही गठबंधन का नेता बन सकता है? हाँ, प्राचीन देव कबीले की बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है। आप भी उनके नेता के रूप में गठबंधन के नेता बनने के हकदार हैं। हालांकि मैंने सुना है कि आप बहुत पहले ही 9 सितारा प्राचीन देवता बन गए हैं। आप युद्ध शक्ति के मामले में सम्राट बाई के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा आप बहुत कम उम्र के हैं। यही कारण है कि मैंने भगवान बासु का समर्थन करने का फैसला किया। मैं आपकी समझ चाहता हूँ मेरे स्वामी। हेई क्यू ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। ये ठीक है, आपने जो कहा वह उचित था। पूर्ण शक्ति के बिना कौन गठबंधन का नेता बनने की हिम्मत करता है? हालांकि किसी की शक्ति लोगों की बातों से नहीं बल्कि वास्तविक लड़ाई से तय होती है। जियान वुशुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मिस्टर बासु, मैंने बहुत समय से सुना है कि आप विशेष जनजातियों में निर्विवाद रूप से सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। क्या आप मेरे साथ झगड़ा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम दोनों आज यहाँ हैं? जियान वुशुन ने जो कुछ कहा था उसे सुनकर भोज में मौजूद सभी लोग चुप हो गए। हर विशेषज्ञ इतना स्तब्ध था कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। हालांकि उसने जिस तरह से कहा था वह चतुराईपूर्ण था, लेकिन शब्दों के पीछे का अर्थ स्पष्ट था। जियान वुशान बासु को चुनौती दे रहा था। वह विशेष जनजातियों के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को चुनौती दे रहा था। यहाँ तक कि राजा चेंजिंग, जो जियान वुशुन के बगल में खड़ा था, भी दंग रह गया। उसने चुपके से जियान वुशुन को एक संदेश भेजा। प्राचीन देव सम्राट बासु एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी है। मैंने उससे कई साल पहले लड़ाई की थी और उसकी युद्ध शक्ति दूसरे चरण के महान सम्राटों में सबसे ऊपर थी। क्या होगा अगर वह तीसरे चरण के महान सम्राट के शक्ति स्तर तक भी पहुंच जाए? अगर तुम उससे लड़ो तो क्या होगा? अगर कोई चिंता नहीं, जियान वुशान ने उसे विदा किया। उसकी आंखें अभी भी बासु पर टिकी थी और वह मुस्कुराया। आपका जवाब क्या होगा मिस्टर बासु? सभी ने अपनी दृष्टि बासु पर केंद्रित कर ली। वे उसके उत्तर की आशा कर रहे थे। हालांकि अधिकांश विशेषज्ञ आकाश निगलने वाले कबीले से नफरत करते थे, फिर भी उन्हें यह मानना पड़ा कि बासु सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। एकमात्र व्यक्ति जो लड़ाई में बमुश्किल करीब आ सका वह था राजा चेंजिंग। नए प्राचीन देव सम्राट के बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता था। क्या वह वाकई बासु के खिलाफ मुकाबला कर सकता था? बासु ने डरावने ढंग से मुस्कुराया। उसने जियान वुशुन की ओर देखा और जवाब दिया, चूंकि यह प्राचीन देव सम्राट का अनुरोध है तो मैं इसे क्यों अस्वीकार करूंगा? कृपया मेरा पीछा करें। जियान वुशान खड़ा हुआ और एक विशाल अंतरिक्ष की ओर उड़ चला। बासु ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए उसका अनुसरण किया। वे विशाल स्थान पर एक दूसरे के सामने खड़े थे। भीड़ उन्हें उत्साहित होकर देख रही थी। एक तरफ नया प्राचीन देव सम्राट था, दूसरी तरफ आकाश निगलने वाले कबीले का नेता था। दोनों के पास अपने अपने कुलों में अपार शक्ति थी। ये लड़ाई बहुत प्रत्याशित थी। अधिकांश विशेषज्ञों को दिल से उम्मीद थी कि जियान वुशान जीतेगा। इस युद्ध के परिणाम से विशेष जनजाति गठबंधन के नेता का निर्धारण हुआ। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं गठबंधन का नेता बन भी जाऊं या नहीं, जब तक कि स्पेशल ट्राइब्स के विशेषज्ञ 3 सम्राटों की दुनिया से निपटने में मदद करने के लिए तैयार हैं। हालांकि आकाश निगलने वाले कबीले का कोई भी व्यक्ति नेता नहीं बन सकता। जियान वुशान वहीं निश्चल खड़ा रहा। उसने बासु की ओर देखा, उसकी निगाहें ठंडी हो गईं। उसे अभी अभी सेंचुरी एलायंस से खबर मिली थी कि स्काईस्वेलो इन कबीला एचरॉन पैलेस के साथ गुप्त रूप से काम कर रहा है। कौन जानता था कि अगर वे एलायंस के नेता बन गए तो क्या होगा? इसलिए कोई भी गठबंधन का नेता बन सकता है, बासु के अलावा कोई भी। मिस्टर बासु, चलो लड़ते हैं, जियान वुशुन ने उदासीनता से कहा। बासु के चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं सफलतापूर्वक विशेष जनजातियों के गठबंधन का नेता बन सकता हूं तो मेरे कबीले की आधी से ज्यादा योजनाएं पूरी हो जाएंगी। आगे जो होगा वो बहुत आसान होगा। जहां तक प्राचीन देव सम्राट की बात है, हाँ, वो खुद को बहुत ऊंचा समझता है। बासु ने जियान वुशुन को गंभीरता से नहीं लिया। उसे एचरॉन पैलेस के माध्यम से जियान वुशुन के बारे में जानकारी मिली थी। वह जानता था कि जियान वुशुन के पास दूसरे चरण के महान सम्राट के बराबर की युद्ध शक्ति है। वह राजा चेंजिंग के बराबर या उससे थोड़ा ही अधिक शक्तिशाली होगा। वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा। ऐसा लगता है कि तुम वाकई बहुत आश्वस्त हो मेरे प्यारे प्राचीन देव सम्राट। बासु ने ठंडी मुस्कान दी। ठीक है, हम। बासु से असाधारण रूप से मजबूत रक्तरेखा शक्ति की लहर निकली, क्योंकि उसके चेहरे पर सुनहरी गुप्त प्रतिबंधों की धारियां दिखाई दी। उसका शरीर एक सामान्य इंसान से एक विशाल सुनहरे चमगादड़ में बदल गया। चमगादड़ के पूरे शरीर पर वही गुप्त प्रतिबंध दिखाई दिए। एक चमगादड़, जियान वुशुन ने मन ही मन सोचा। आकाश निगलने वाले कबीले का पहला सदस्य जिससे वह मिला वह भी चमगादड़ में बदल सकता था। हालांकि उस चमगादड़ में शुद्ध रक्त शक्ति नहीं थी, उसकी लड़ने की शक्ति दयनीय थी। जियान वुशुन के सामने आकाश निगलने वाला चमगादड़ पूरी तरह से सोने का था। बासु के पास भी सम्राट की रक्त शक्ति थी। यह बासु, इसने शुरू से ही अपना असली रूप प्रकट कर दिया है। कितना दबंग आभा मंडल है। क्या ये विशेष जनजातियों के सबसे ताकतवर आदमी की शक्ति है? कई दर्शकों ने जब सुनहरे बल्ले को देखा तो उनमें डर पैदा हो गया। बासु का चेहरा सुनहरे गुप्त प्रतिबंधों से ढका हुआ था। उसने मन ही मन सोचा, मुझे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं इस लड़ाई को जल्दी खत्म कर दूंगा और उसे हरा दूंगा। बासु ने अचानक अपना मुंह खोला और उसकी आंखों में क्रूरता की चमक चमक उठी। चीख, एक कठोर फुफकार हवा में गूंज उठी। यह ऊंची आवाज कानों के लिए दर्दनाक थी। अधिकांश दर्शक अपने कान ढकने के अलावा कुछ नहीं कर सके। जियान वुशुन को ऐसा महसूस हुआ कि बिना किसी चेतावनी के एक शक्तिशाली ऊर्जा उसके ऊपर छा गई। जैसे ही ध्वनि सुनाई दी, ये तो आत्मा पर हमला है। जियान वुशुन का चेहरा पीला पड़ गया।
उसकी आत्मरक्षा प्रणाली इतनी मजबूत थी कि उसे मारना असंभव था। हालांकि उसकी आत्मा बहुत शक्तिशाली नहीं थी। यह आत्मा हमला जियान वुशुन पर अब तक का सबसे शक्तिशाली हमला था। यह हमला बहुत अचानक हुआ था और जियान वुशुन इसके लिए तैयार नहीं था। यह स्पष्ट था कि वह इस हमले से खुद को बचाने की कोशिश में धीमा था। गुंजन, जब तक वह हमले से उबरा, उसका सिर अभी भी घूम रहा था। उसने देखा कि उसके सामने एक सुनहरा पंजा प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा था मानो सुनहरा पंजा सुनहरी बिजली का एक बोल्ट था। इसने निर्दयता से शून्य को चीर दिया। जब पंजा जियान वुशुन पर झपटा तो उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं थी। हमले से एक भयानक आभा और फाड़ने वाली शक्ति फूट पड़ी। आभा के प्रभाव में जियान वुशुन एक उल्कापिंड में बदल गया और जमीन की ओर गिर गया। टकराना, पूरी धरती हिल गई और एक बड़ा गड्ढा बन गया। जियान वुशांग उस गड्ढे के नीचे बेजान पड़ा था। हर दर्शक हैरान था। प्राचीन देव सम्राट, प्राचीन देव कबीले के विशेषज्ञ घबरा गए। बासु गड्ढे के ऊपर शून्य पर खड़ा था। वह वापस मानव रूप में आ गया। उसने मजाक करते हुए कहा, मैंने सोचा था कि नया प्राचीन देव सम्राट कम से कम लड़ाई तो कर सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना कमजोर होगा। ये सुनकर पूरा प्राचीन देव वंश क्रोधित हो गया। दायां तब, मिस्टर बासु, क्या जश्न मनाने के लिए अभी बहुत जल्दी नहीं हो गई है? जियान वुशुन ने अचानक कहा। बासु की नजर बदल गई। कई विशेषज्ञ ध्वनि के स्रोत की ओर मुड़े। गड्ढे के नीचे एक विशालकाय आकृति धीरे धीरे उभरी। ये जियान वुशुन था। जियान वुशुन बिना किसी खरोंच के उठ खड़ा हुआ। उसकी दिव्य शक्ति उसके चारों ओर सूक्ष्म रूप से देखी जा सकती थी। वह पहले से अलग नहीं था। उसे चोट तो नहीं लगी। बासु आश्चर्यचकित था। तुम्हें पता होना चाहिए, गोल्डन क्लॉस चाल ने बासु की सारी ताकत ले ली। भले ही प्रतिद्वंद्वी राजा चेन जिंग था, उसे बहुत चोट लगी होगी, लेकिन जियान वुशुन बिना किसी चोट के बाहर आ गया। उनके दिव्य शरीर की ताकत के मामले में जियान वुशुन स्पष्ट रूप से अधिक मजबूत निकला। जियान वुशुन एक बार फिर शून्य की ओर बढ़ा। उसकी नजरें बासु पर टिकी थी। राजा चेन जिंग सही थे, यह बासु प्रभावशाली है। उसके सोल अटैक को एक तरफ रख दें तो उसके सुनहरे पंजे उसे दूसरे चरण के महान सम्राट स्तर पर पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। अगर यह सब प्राचीन सम्राट के निवास में प्रवेश करने से पहले हुआ होता तो शायद मेरे पास कोई मौका नहीं होता। पर अब जियान वुशुन ने एक चुटीली मुस्कान बिखेरी और उसी क्षण प्यू 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 तुरंत ही स्वर्णिम प्रकाश की 6 किरणें निकली। ये 6 धारियां आकाश में फैली हुई 6 स्वर्णिम उल्काओं के समान थीं। ये बहुत तेज था। बासु ने एकाग्र होकर एक सांस ली और अपनी हथेली से उसे रोक लिया। डान 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 सुनहरी रोशनी की 6 धारियां उछलकर दूर चली गईं, लेकिन जियान वुशुन के प्रहार की क्रूरता ने बासु को कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हॉन जून गोल्डन तलवार का उपयोग स्पेस टाइम शक्तियों के साथ किया गया था। जैसे जैसे स्पेस टाइम के बारे में उनकी समझ बढ़ती गई, वे 6ठी स्वर्ण तलवार का उपयोग करने में सक्षम हो गए तथा इसकी गति और आक्रमण दोनों में वृद्धि होती गई। हॉन जून स्वर्ण तलवार अपनी पूरी ताकत के साथ द्वितीय चरण के महान सम्राट के विरुद्ध लड़ने के लिए पर्याप्त थी। ये ऐसी 6 स्वर्ण तलवारें थीं जो एक साथ हमला कर रही थीं। यहां तक कि दूसरे चरण के महान सम्राट स्तर के बासु ने भी इसे कम करके आंकने की हिम्मत नहीं की। महत्वपूर्ण बात यह है कि हॉन जून गोल्डन स्वॉर्ड्स अपनी गति के लिए जाने जाते थे। तलवारें वापस उछलने के तुरंत बाद वे रुक गईं और एक बार फिर बासु की ओर बढ़ने लगी। उन्मादी हमले बार बार और बार बार 6 हॉन जून गोल्डन तलवारें चलती रहीं। बासु ने शुरू में तलवारों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जैसे ही उसने तलवारों पर ध्यान दिया और तलवारें वापस आती रहीं, उसका चेहरा काला पड़ गया। इस समय जियान वुशुन ने अचानक एक कदम उठाया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ने लगा, उसका शरीर 9-10 फीट लंबा हो गया। 9 सिर और 18 भुजाएं भी दिखाई देने लगी। ताकत की एक धरती हिला देने वाली आभा उसके करीब आ रही थी। प्राचीन देव कबीले की सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त विशेषता इसकी नजदीकी युद्ध क्षमता थी। जियान वुशुन स्पष्ट रूप से इसका उपयोग पूर्ण नरसंहार में शामिल होने के लिए करना चाहता था। जियान वुशुन ने अपनी 18 लंबी तलवारों को कसकर पकड़ लिया और उन्मत्त होकर काटना शुरू कर दिया। ये 6 उन्मत्त हॉन जून गोल्डन तलवारों के साथ था। इसके साथ ही नजदीकी युद्ध क्षमताओं के साथ यह एक आदर्श संयोजन था। क्रूर, निर्दयी। उस समय जियान वुशुन की युद्ध शक्ति पूरी तरह प्रदर्शित हुई। बकवास। बासु अब पहले जैसा शांत नहीं था। वह आश्चर्यचकित था। इससे पहले उसने इस नवजात प्राचीन देव सम्राट जियान वुशुन के बारे में चिंता नहीं की थी, लेकिन अब जियान वुशुन की पूरी तरह से मुक्त युद्ध शक्ति ने बासु को जबरदस्त तनाव में ला दिया, विशेष रूप से तलवारों के संयोजन और उसकी करीबी मुकाबला क्षमताओं ने। वह तलवारबाजी क्रूर और बलशाली थी, उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। उसकी दिव्य शक्ति जीवन से भरपूर थी, उसकी रक्त शक्ति अपने चरम पर थी, फिर भी वह अभी भी जियान वुशुन द्वारा दबा हुआ था। पूर्णतया दबा दिया गया। उसने क्रूर, निर्दयी जियान वुशुन को उसे दबाने दिया। उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। प्राचीन देव कबीले की नजदीकी युद्ध क्षमताएं बहुत भयानक है, साथ ही उनकी तलवारें भी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं हार जाऊंगा। तो यह मेरा मास्टर स्ट्रोक है। बासु के गुर्राने पर एक भयंकर चमक देखी जा सकती थी। आकाश निगलने वाले कबीले के नेता, द्वितीय चरण के एक महान सम्राट के रूप में निश्चित रूप से उसके पास और भी तरकीबें छिपी थीं। युद्ध के मैदान में जबकि बासु अभी भी जियान वुशुन द्वारा दबाया जा रहा था, बासु ने तेजी से पीछे हटना शुरू कर दिया और एक बार फिर सुनहरे चमगादड़ की तरह उड़ गया। ली, ये वही कान फाड़ देने वाली ध्वनि थी जो पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज रही थी। उस चीख के भीतर एक मजबूत आत्मा हमला जियान वुशुन की ओर अपना रास्ता बना रहा था। फिर यही चाल। जियान वुशुन का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन इस बार वह पूरी तरह से तैयार था और अपनी आत्मा का इस्तेमाल करके उसने रक्षा की कई बाधाएं खड़ी कर दी। उसी समय उसके पंचमणि कवच से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। 5 रत्न कवच को प्राचीन युग के विशेषज्ञ वू हुन ने जियान वुशुन के हाथों में रखा था। क्षतिग्रस्त होने के बावजूद इसकी ताकत बहुत भयानक थी। न केवल ठोस रक्षा को लक्ष्य बनाया, बल्कि इसने आत्मिक हमलों के विरुद्ध भी कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान की। उन्मत्त आत्मा आक्रमण निकट आ रहा था। जियान वुशुन ने नाक सिकोड़ी। उसे अपनी आत्मा में तेज दर्द महसूस हुआ, लेकिन इस बार वह असावधानी की उस स्थिति में नहीं पड़ा। उसकी चेतना पूर्णतः जागृत थी। तुरंत ही उसने बासु के आक्रमण को आते देखा। गोल्डन लाइटनिंग एलिमेंटल बैरियर। एक बाल्टी जितनी मोटी सुनहरी रोशनी की लकीर जियान वुशुन की ओर चमक उठी।
प्रकाश की यह सुनहरी रेखा सुनहरी बिजली से भरी हुई थी। इसकी एक रेखा विनाशकारी तबाही मचाने के लिए पर्याप्त थी, और प्रकाश की वह सुनहरी रेखा सुनहरी बिजली की लाखों करोड़ चमकों का एक निर्दोष संयोजन थी। जैसे ही उसने प्रकाश की सुनहरी रेखा को अपनी ओर आते देखा, जियान वुशुन की आंखें मौत से ठंडी हो गईं। विघटित हो जाओ, एक भयंकर गर्जना ने शून्य को हिला दिया। जियान वुशुन से एक आश्चर्यजनक तलवार सार उभरा, जिसके 4 हाथ एक ही भाला पकड़े हुए थे। ये शुद्ध दिव्य शक्ति 9 सितारा प्राचीन कबीले स्तर की रक्त रेखा शक्ति के साथ सभी पूरी तरह से तैनात थे। हान, एक आश्चर्यजनक तलवार की रोशनी चमकी। वह प्रकाश की उस सुनहरी रेखा के आमने सामने आ गया। ची ची ची, कोई नाटकीय गर्जना या धमाका नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे तलवार की धार खुद ही किसी ऊंचे पहाड़ पर चल गई हो। प्रकाश की वह मोटी सुनहरी रेखा जो दसियों फीट तक फैली हुई थी, तलवार की रोशनी का एक साफ टुकड़ा। शक्ति सभी दिशाओं में बिखर गई। क्या? बासु का चेहरा तुरंत बदल गया। गोल्डन लाइटनिंग एलिमेंटल बैरियर, मेरी सबसे मजबूत तकनीक, एक ही बार में नीचे गिरा दी गई। वह इतना ताकतवर है। बासु आश्चर्यचकित था। उसे आर्केलॉन पैलेस के जरिए जियान वुशुन की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ी जानकारी मिली थी। उसे पता था कि जियान वुशुन के पास द्वितीय चरण के महान सम्राट स्तर की युद्ध शक्तियां थीं। लेकिन उनके अनुसार जियान वुशुन द्वितीय चरण के महान सम्राटों में सबसे शक्तिशाली नहीं था, वह शिखर सम्राट बनने से बस थोड़ा ही दूर था। जबकि दूसरी ओर बासु एक शिखर द्वितीय चरण महान सम्राट था, जो सबसे अच्छे सम्राटों में से एक था। उसे जियान वुशुन को आसानी से हरा देना चाहिए था, लेकिन जियान वुशुन ने जो शक्ति प्रदर्शित की थी, परफेक्ट, ये निश्चित रूप से दूसरे चरण की सीमा है, लगभग तीसरे चरण पर पहुंचने वाला है। ये लड़ने की शक्ति, यह मेरी शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली है। बासु ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। हान, एक तेज दहाड़ सुनाई दी। बासु ने पीछे मुड़कर देखा कि यह कहां से आ रही है। जियान वुशुन पहले ही उस दिव्य शक्ति तूफान से गुजर चुका था और अब उसके सामने था। बासु, ये चाल तुम्हें पूरी तरह सही होनी चाहिए थी। जियान वुशुन ने हंसते हुए कहा, अब जब तुमने अपना अंतिम कौशल इस्तेमाल कर लिया है, तो एहसान वापस करने की बारी मेरी है। जब वह बोल रहा था तो जियान वुशुन से एक दिव्य शक्ति उभर रही थी। उसी समय एक असीम टाइम स्पेस शक्ति फैल रही थी। जियान वुशुन ने शून्य में देखा जहां बासु था। ये चाल पिछले प्राचीन देव सम्राट की पसंदीदा थी, जिसे मेरे कबीले में सबसे मजबूत चाल के रूप में पहचाना जाता था। मुझे आश्चर्य है कि यह कितनी अच्छी तरह काम करती है। उत्साह के साथ जियान वुशुन ने अपना कदम बढ़ाया। प्राचीन कौशल, चंद्रमा चुनने का कौशल। वॉन टिल्डर, समय और स्थान हिल गए। उफनती हुई टाइम स्पेस शक्ति ने उस शून्य को ढक दिया जहां बासु था और पूरे क्षेत्र को बंद कर दिया। हुआलाला टिल्डर, जैसा कि जियान वुशुन ने प्रदर्शित किया था, पहली चीज जिसका बासु ने सामना किया वह था आसपास की टाइम स्पेस से तत्काल दबाव। ये जियान वुशुन द्वारा पहले प्रदर्शित किए गए प्रदर्शन से कहीं अधिक सशक्त था। यहाँ तक कि बासु जैसे शिखर द्वितीय चरण के महान सम्राट भी आसपास के अंतरिक्ष समय के इस भारी दबाव के कारण अपने शरीर पर अभूतपूर्व दबाव का सामना करने से नहीं बच सके। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह इस समय स्थान का हिस्सा नहीं है। बासु के लिए यह पहली बार था। वह क्या चाल थी? बासु मन ही मन चौंक गया। उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह उस टाइम स्पेस से संबंधित है। और ये तो बस शुरुआत थी। जब बासु को आसपास की टाइम स्पेस ने पूरी तरह से जकड़ लिया तो दिव्य शक्ति से बनी एक हथेली हवा में से प्रकट हुई। हथेली विनाशकारी या धमकी देने वाली नहीं लगी, बल्कि परिचित और गर्म महसूस हुई, माँ के हाथों की तरह। उस हाथ ने धीरे से शून्य को छुआ और धीरे धीरे हफीज की ओर बढ़ा। ये तोड़ना तालाब से लिली के फूल तोड़ने जैसा होगा, कोमल, विनम्र। कल्पना कीजिए कि फूल को खिलने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये ताड़ का पेड़ आखिरकार अपनी फसल काटने ही वाला था। ये बहुत स्वाभाविक, बहुत सहज लग रहा था। ये दृश्य क्षेत्र के लगभग सभी विशेषज्ञों और खुद बासु के लिए अविश्वसनीय था। बासु ने और भी अधिक संघर्ष किया तथा ताड़ के उखाड़ने से पहले ही भागने का प्रयास किया, लेकिन चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया, वह बच नहीं सका। वह केवल ताड़ के पेड़ को अपने ऊपर ढांकते हुए देख सकता था। वॉन टिल्डर। शून्य में एक हल्की सी ध्वनि गूंजी, फिर वह पुनः शांत हो गई। हथेली गायब हो गई थी। शून्य अब बंधन मुक्त हो गया था और सामान्य स्थिति में वापस आ गया था। बासु शून्य के बीच में खड़ा रहा। इस बार क्या अलग था? बासु अब पीला पड़ गया था। उसके होंठ के कोने से अभी भी खून बह रहा था। उसकी आंतरिक शक्ति पहले से कहीं कमजोर हो गई थी। झटके से उसे बहुत नुकसान हुआ। सभी लोग आश्चर्य से देख रहे थे, यहाँ तक कि जियान वुशुन खुद भी काफी हैरान था। शीर्षस्थ द्वितीय चरण के महान सम्राट बासु के विरुद्ध जाकर जियान वुशुन ने अभी भी उसके विरुद्ध ऊपरी जमीन पर कब्जा बनाए रखा, लेकिन उसने सोचा कि उसे चोट पहुंचाना कठिन होगा। उनके अपने अनुमान के अनुसार जब तक वह अपना तुरुप का पत्ता नहीं इस्तेमाल करते, बासु को चोट पहुंचाना मुश्किल होगा। लेकिन अंत में चंद्रमा चुनने का कौशल वास्तव में प्राचीन देव सम्राट का सबसे गौरवपूर्ण कदम। जियान वुशुन ने प्रशंसा की। ये कौशल अकेले ही बासु को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संपूर्ण गुप्त कौशल अभी जियान वुशुन को प्रदान किया गया था, इसलिए वह इस समय केवल 3/10 हिस्से का ही उपयोग कर सकता था। केवल 30%, लेकिन पहले से ही बहुत शक्तिशाली। अब मेरी क्षमताओं के साथ, चंद्रमा चयन कौशल के साथ, मैं अकेले ही तीसरे चरण के महान सम्राट के पूर्ण प्रहार का विरोध कर सकता हूँ। एक बार जब मैं इसमें पूरी तरह से निपुण हो जाऊंगा तो तीसरे चरण के महान सम्राट भी मुझे कम आंकने की हिम्मत नहीं करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कौशल इतना गहरा है कि इसे रोकना असंभव है। जियान वुशुन ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। युद्ध के मैदान में जियान वुशुन एक बार फिर बासु के सामने खड़ा था और उसे घूर रहा था। एक और राउंड, मिस्टर बासु। बासु भयानक लग रहा था। जितना अधिक वह इस बात पर विश्वास करने से इनकार करता, वह उतना ही अधिक हार चुका था। दयनीय रूप से हार गए। आमने सामने जियान वुशुन की 6 होंगजुन गोल्डन तलवारें और नजदीकी मुकाबला क्षमताएं उसे पूरी तरह से दबाने के लिए पर्याप्त थीं। और उस अंतिम चाल के साथ जियान वुशुन ने उसे परास्त कर दिया। यदि वह अपने जीवन को इतना महत्व नहीं देता तो जियान वुशुन को हराना असंभव होता। ऐसा नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर वह पूरी ताकत से प्रयास करता तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि जियान वुशुन के पास कोई और चाल नहीं होगी। मैं ये राउंड हार गया हूँ। आज से आप विशेष जनजातियों में सबसे मजबूत हैं। बोलते समय बासु की आवाज कांप रही थी। जियान वुशुन ने संतुष्ट मुस्कान दी।
आसपास मौजूद अनगिनत विशेषज्ञ अभी भी सदमे में थे। लड़ाई से पहले हालांकि वे सभी उत्साहित थे, उनमें से ज्यादातर ने नहीं सोचा था कि जियान वुशुन जीत जाएगा। आखिरकार बासु की सर्वश्रेष्ठ होने की प्रतिष्ठा दशकों तक कायम रही थी। सभी उन्हें अपराजय, लगभग किंवदंती के रूप में पहचानते थे। उसे हराना बहुत कठिन था, लेकिन अब नए प्राचीन देव सम्राट ने उसे हरा दिया था। प्रभावशाली नए प्राचीन देव सम्राट, बहुत प्रभावशाली। हम विशेष जनजातियों में सबसे अच्छे सच्चे विशेषज्ञ। चूंकि उन्होंने बासु को हराया है, इसलिए गठबंधन प्रमुख का पद। सभी विशेषज्ञ एक दूसरे को अजीब नजरों से देखने लगे। उनमें से अधिकांश लोग अपना उत्साह नहीं रोक सके। ब्लैक ड्रैगन कबीले के ब्लैक ड्रैगन सम्राट सबसे पहले खड़े हुए। जैसा कि हमने अभी तय किया है, जो भी मजबूत विशेषज्ञ उभरेगा वह हमारा नेतृत्व करेगा। चूंकि प्राचीन सम्राट ने बासु को हरा दिया है, इसलिए इस विशेष जनजाति गठबंधन के गठबंधन प्रमुख का पद उसी का है। ब्लैक ड्रैगन कबीला इसका पूरा समर्थन करता है। ब्लैक ड्रैगन सम्राट प्रथम था, अगला था गॉड ईटर कबीले का नेता। हम गॉड ईटर भी उसका समर्थन करते हैं। मेरे कबीले का भी यही हाल है। प्राचीन देव सम्राट ने शक्ति और पद दोनों में खुद को साबित कर दिया है। हमारे कबीले को कोई आपत्ति नहीं है। एक एक करके कबीले के नेता और विशेषज्ञ बोलने लगे। इन लोगों में से अधिकांश लोग किसी भी तरह से बासु की जीत नहीं चाहते थे। कुछ ही क्षणों में भीड़ में से लगभग 9-10% लोगों ने जियान वुशुन को मंजूरी दे दी। अन्य छोटे अधिक महत्वहीन कबीले भी स्वाभाविक रूप से भीड़ में शामिल हो गए। आकाश निगलने वाला कबीला और काली हड्डी वाला कबीला बचा रहा। आकाश निगलने वाले कबीले के बासु के मुड़े हुए चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि भीड़ ने उसकी ओर देखा। उसने अपना अपमान निगल लिया और कहा, प्राचीन देव सम्राट वास्तव में शक्तिशाली है, मुझसे थोड़ा अधिक शक्तिशाली। मुझे उसके प्रमुख होने पर कोई आपत्ति नहीं है। बासु को कोई आपत्ति न होने के कारण ब्लैकबोन कबीले ने स्वाभाविक रूप से इसका अनुसरण किया। अब जियान वुशुन को सभी कुलों से स्वीकृति मिल गई थी। स्वाभाविक रूप से मुखिया का पद उसके कंधों पर आ गया। चूंकि यहाँ हर कोई इस निर्णय का समर्थन करता है, इसलिए मैं इसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। जियान वुशुन मुस्कुराया। प्रमुख का पद तय होने के बाद युद्ध की तैयारियों के साथ साथ उप प्रमुख के पदों पर भी चर्चा की गई। अन्य विशेषज्ञों के साथ चर्चा में आधा दिन लग गया। कुल मिलाकर 5 उप प्रमुख उभरे, जिनमें से 3 अन्य 3 शीर्ष कुलों से आए थे। शेष पदों को अन्य शक्तिशाली और सम्मानित कुलों द्वारा भरा गया। विशेष जनजाति गठबंधन का आधिकारिक रूप से गठन किया गया। सब लोग, चर्चा यही समाप्त होगी। आपके लौटने के बाद कृपया जितनी जल्दी हो सके तैयारी कर ले। 1 दशक के भीतर हमें तैयार हो जाना चाहिए। वहां से मैं मानव अभ्यारण्य गठबंधन से जुड़ जाऊंगा। साथ ही मैं उन्हें प्रत्येक क्षेत्र और डोमेन से सीधे युद्ध के मैदान तक अंतरिक्ष सुरंग बनाने के लिए सूचित करूंगा। बर्खास्त। जियान वुशुन के हाथ की एक लहर के साथ कई विशेषज्ञ धीरे धीरे चले गए। प्राचीन देव वंश महान हॉल में रहा। जियान वुशुन ने किंग चेनजिन, किंग लुओयू और किंग जान कैन को इकट्ठा किया। राजा चेनजिंग, क्या विशेषज्ञ चले गए हैं? जियान वुशुन ने पूछा। राजा चेनजिंग ने उत्तर दिया, उनमें से कुछ को कोई जल्दी नहीं है, लेकिन उनमें से अधिकांश चले गए हैं। आकाश निगलने वाले कबीले के बारे में क्या? जियान वुशुन ने आगे कहा। राजा चेनजिंग ने जवाब दिया, आकाश निगलने वाला कबीला समारोह के तुरंत बाद चला गया। वे सबसे पहले चले गए। इतनी जल्दी क्या है? जियान वुशुन हंसा। उसे आश्चर्य नहीं होता अगर दूसरे कबीले भी पीछे भागते, लेकिन आकाश निगलने वाला कबीला। इस बार समारोह के दौरान आकाश निगलने वाले कबीले ने स्पष्ट रूप से अपने लिए योजनाएं बनाई थी। बासु ने शुरुआत में चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन वह सिर्फ ब्लैकबोन कबीले के ही क्यूई को अपनी ओर से बोलने के लिए कह रहा था। वह नहीं चाहता था कि हम विशेष जनजातियां इस मुद्दे को कोई महत्व दें, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि कोई भी चीज हमें इस लड़ाई में शामिल होने से नहीं रोक सकती, तो उसने एक मुख्य प्रमुख के साथ विशेष जनजातियों का गठबंधन बनाने के लिए सब कुछ किया। जाहिर है, ये प्रमुख पद उसके लिए ही था। उसे प्रमुख बनना ही था। अगर मैंने हस्तक्षेप नहीं किया होता और बासु को नहीं हराया होता, तो अपनी ताकत और दूसरों के बीच मान्यता के साथ वह प्रमुख बन जाता। इसके परिणाम अकल्पनीय हैं। जियान वुशुन ने बड़बड़ाया। जियान वुशुन को शुरू में केवल आकाश निगलने वाले कबीले पर संदेह था, लेकिन अब उसे लगभग यकीन हो गया था कि कबीले का आर्चेलॉन पैलेस से संबंध है। शायद उन्होंने आर्चेलॉन पैलेस के प्रति वफादारी की भी शपथ ली थी। इन परिस्थितियों में आकाश निगलने वाले कबीले के बासु को प्रमुख बनने देने का मतलब होगा कि पहले ही लड़ाई हारना। भले ही उनकी योजनाएं सफल न हुई हो, लेकिन आकाश निगलने वाला कबीला यहीं आराम नहीं करेगा। वे अपना अगला कदम उठाएंगे। जियान वुशुन ने थोड़ी देर आंखें सिकोड़ी और राजा चेनजिंग की ओर देखा। राजा चेनजिंग, तैयारी करो। मैं आज से उस कबीले पर नजर रखना चाहता हूँ। कोई भी कार्रवाई रिपोर्ट करो, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। अन्य विशेष जनजातियों पर भी ध्यान दें। समझ गया, राजा चेनजिंग ने कहा। राजा लुओयू, जियान वुशुन ने उसकी ओर देखा। अब जब विशेष जनजातियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, तो हम खुद पीछे नहीं रह सकते। हमारे पास जो सबसे मजबूत विशेषज्ञ हैं, उन्हें इकट्ठा करें। यह मेरा काम होगा। कोई बात नहीं, राजा लुओयू ने सिर हिलाया। आप सभी बर्खास्त हैं। जियान वुशुन ने अपना हाथ हिलाया। 3 9 सितारा प्राचीन सम्राट आवश्यक तैयारियां करने के लिए चले गए। जियान वुशुन वहीं बैठा रहा और सम्राट बाई को कुछ संदेश भेजने लगा। आकाश निगलने वाला अभ्यारण्य, उनकी मान की गहराई में, धुंधले शून्य में। कबीले के नेता बासु, इस बार तुमने वाकई बहुत गड़बड़ कर दी। तुम्हारी वजह से हमारी सारी सोची समझी योजनाएं धरी की धरी रह गई। काले कपड़े पहने वह खौफनाक आदमी वहां खड़ा था। उसकी आवाज उदास लग रही थी। हाँ, ये वास्तव में आंशिक रूप से मेरी गलती थी, लेकिन क्या आपको लगता है कि आर्केलॉन पैलेस की भी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? आपने मुझे जो जानकारी दी थी वही ये थी कि जियान वुशुन एक साधारण द्वितीय चरण के महान सम्राट से अधिक कुछ नहीं था। लेकिन क्या हुआ? उसकी योग्यताएं द्वितीय चरण के महान सम्राट स्तर की हैं। अगर आपकी जानकारी गलत न होती तो क्या मैं उससे आमने सामने लड़ता? मैं कभी भी उस बदमाश को मुखिया का पद नहीं देता, बासु ने जवाब दिया। ये सुनकर काले वस्त्र वाला आदमी चुप हो गया। जियान वुशुन की क्षमताएं वास्तव में अविश्वसनीय थीं। 3 सम्राटों की दुनिया में वापस आकर उन्होंने जो युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया वह वास्तव में द्वितीय चरण के महान सम्राट स्तर की थी, लेकिन शिखर नहीं थी। तब से लेकर अब तक कितना समय बीत गया। जियान वुशुन ने तो द्वितीय चरण के महान सम्राट बासु को भी आमने सामने हरा दिया था। इसकी तुलना उस समय से करें जब जियान वुशुन 3 सम्राटों की दुनिया में पहुंचा ही था।
बहुत तेजी से जियान वुशुन ने बहुत तेजी से सुधार किया है। इस दर से उसे सम्राट बाई के स्तर तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यह आर्केलॉन पैलेस के लिए एक बड़ी गड़बड़ी होगी, काले रंग की पोशाक पहने आदमी ने गंभीरता से कहा। तो फिर आप समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्या आपने जियान वुशुन को हटाने की कोई योजना बनाई है? क्या आर्केलॉन पैलेस इसी के लिए जाना जाता है? बासु ने चिल्लाते हुए कहा। जियान वुशुन को मारना? काले वस्त्र पहने आदमी ने कुछ देर सोचा और फिर अपना सिर हिलाया। वह कल का जियान वुशुन नहीं है। ऐसे सुरक्षा कौशल के साथ उसे मारना बहुत मुश्किल साबित होगा। शायद यह उसके उलट साधना के 7वें चरण को पार करने से पहले संभव हो सकता था, लेकिन अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। काले वस्त्र पहने वह आदमी असहाय था। दरअसल उन्होंने जियान वुशुन को मारने का सुनहरा अवसर खो दिया था। अब जब जियान वुशुन के पंख फैल चुके थे तो उसे मारना लगभग असंभव था। हंधा, शुरुआत में आर्केलॉन पैलेस क्या कर रहा था? बासु ने सवाल किया। बस अब हम अतीत को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये पहले ही हो चुका है। जियान वुशुन स्पेशल ट्राइब्स अलायंस का प्रमुख बन गया है और सब कुछ। काले रंग की पोशाक पहने आदमी ने कहा। आपके लिए प्रमुख बनने का अवसर बहुत पहले ही बंद हो चुका है। अब हमें प्लान बी पर भरोसा करना होगा। प्लान बी? बासु की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह जानता था कि काले कपड़े वाला आदमी किस बारे में बात कर रहा था। हम अभी तैयार नहीं हैं। प्लान बी का इस्तेमाल करना, क्या ये थोड़ी जल्दबाजी नहीं है? बासु ने भौहें सिकुड़ी। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर हम विशेष कुलों द्वारा अपनी सेनाओं को अभ्यारण्य गठबंधन के साथ एकजुट करने का इंतजार करते हैं तो बहुत देर हो जाएगी। हम अच्छी तरह से तैयार नहीं हो सकते हैं। योजना सही नहीं हो सकती है, लेकिन अब ये सब या कुछ भी नहीं है। काले पोशाक वाले आदमी ने जवाब दिया। सब कुछ ठीक है ना? बासु ने अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति दिखाई। ठीक है, तो मैं तैयारी कर लूंगा। तो फिर जाओ, आर्चलियन पैलेस अब अपना कदम उठाएगा। इतना कहते ही काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपना टोकन निकाला और आदेश दिया। गॉड ईटर कबीले का गॉड ईटर अभ्यारण्य। अभ्यारण्य परिसर में गॉड ईटर कबीले के अलावा विभिन्न शक्तियों वाली अनगिनत विशेष जनजातियां थीं। इस समय वे सभी एकत्र हो गए थे। दो आकृतियां इधर उधर घूम रही थीं। हाल ही में प्राचीन देव कबीले के राज्याभिषेक के दौरान सभी कबीले एकमत होकर विशेष जनजाति गठबंधन के निर्माण पर सहमत हुए, जिसमें नए प्राचीन देव सम्राट को प्रमुख बनाया गया। गठबंधन के हिस्से के रूप में हम अग्निधार कबीले के पास पर्याप्त सर्वशक्तिमान नहीं है। प्रमुख के अनुसार यदि किसी कबीले में 10 से अधिक सर्वशक्तिमान है तो 1 या 2 पीछे रह सकते हैं, लेकिन मेरे कबीले में केवल 3 सर्वशक्तिमान हैं, इसलिए हम सभी को लड़ना होगा। लाल बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। तीनों? हमारे कबीले की रक्षा के लिए कोई सर्वशक्तिमान नहीं। अगर हमारा कबीला मुसीबत में पड़ गया तो क्या होगा? काले कपड़े पहने एक लड़के ने पूछा। जैसा कि प्रमुख ने बताया, वह कबीलों और अभ्यारण्य गठबंधन को अंतरिक्ष सुरंगों से जोड़ेगा। अगर कबीले के भीतर कुछ भी होता है तो हम तुरंत वापस आ सकते हैं, लाल बालों वाले आदमी ने जवाब दिया। तो फिर यह इतना भी बुरा नहीं है। काली शर्ट वाले लड़के ने सिर हिलाया। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। उसकी आंखों से किसी भयावह चीज का संकेत मिल रहा था। कबीले के नेता, मुझे डर है कि आप इस लड़ाई में शामिल नहीं हो पाएंगे, काली शर्ट वाले लड़के ने कहा। हाँ, लाल बालों वाला अधेड़ आदमी पलटा और उसने देखा कि काली शर्ट वाले लड़के की क्रूर आंखें उसे घूर रही थीं। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, एक ठंडा खंजर बिजली की गति से लाल बालों वाले आदमी की छाती में घुस गया। बकवास। जीवन और मृत्यु के इस क्षण में लाल बालों वाले व्यक्ति ने तुरंत अपना कवच सक्रिय कर दिया और खंजर को रोक दिया। लेकिन खंजर पहले ही उस आदमी की त्वचा में घुस चुका था। यह आदमी के चेहरे को पूरी तरह से बदलने के लिए पर्याप्त था। वह महसूस कर सकता था कि उस त्वचा के उस टुकड़े से एक भयानक संक्षारक शक्ति उसके शरीर में रिस रही है। जहर? तुम? लाल बालों वाला अधेड़ आदमी काली शर्ट वाले लड़के को देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हुआ था। लड़का जाने से पहले भयंकर रूप से मुस्कुराया। एक कबीले के ठिकाने के ऊपर शून्य में कई काली परछाइयां कतार में खड़ी थीं। इन 10 आदमियों में से हर एक की आवाज डरावनी थी, क्योंकि वे सभी सर भगवान से भी ऊपर के सर्वशक्तिमान थे। यहाँ तक कि उनमें से एक सम्राट भगवान भी था। काले वस्त्र पहने ये लोग अपने सामने खड़े विशाल समूह को घूर रहे थे। उनकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। कुछ ही क्षणों में ये 10-10 आदमी कबीले की ओर तैरने लगे। हान, एक भयानक प्रहार की आवाज सुनाई दी और इस प्रकार नरसंहार शुरू हो गया। प्राचीन देव अभ्यारण्य परिसर के भीतर बैंगनी नाग कबीला, एक मध्यम श्रेणी का कबीला जिसमें सम्राट भगवान स्तर के विशेषज्ञ नहीं थे, लेकिन जिसके पास 5 सर भगवान थे। अब ये 5 सर गॉड और उनके अधीन कई और विशेषज्ञ एकत्र हुए, लेकिन वे 3 सम्राटों की दुनिया के खिलाफ लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि उनके सामने दूसरे विशाल मध्यम स्तरीय कबीले के लिए एकत्र हुए थे। उस कबीले की लंबे समय से पर्पल स्नेक कबीले से बहुत दुश्मनी थी। उनकी नफरत इतनी बढ़ गई थी कि उसे वापस पाना असंभव था। बैंगनी सांप कबीले के नेता, अब समय आ गया है। हम अपना कदम बढ़ा सकते हैं, भीड़ में से एक काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। आपके आदमियों का क्या हुआ? बैंगनी सांप कबीले के नेता ने पूछा। आराम से रहो, एक बार जब तुम अपनी चाल चलोगे तो हमने दूसरे कबीले में जो विशेषज्ञ शामिल किए हैं वे भी अपनी चाल चलेंगे। तुम्हें हमारा पूरा समर्थन है। अच्छा, नेता मुस्कुराया और अपने पीछे लोगों की ओर देखा। कुल के लोगों, अपनी शर्म को धोने और अपने पूर्वजों का बदला लेने का समय आ गया है। अपने हथियार उठाओ और उन सभी को मार डालो। मार मार। बैंगनी सांप कबीले के कई विशेषज्ञ दूसरे कबीले की ओर क्रूरतापूर्वक आक्रमण करने लगे। दोनों कुलों में उन्माद शुरू हो गया। चारों अभ्यारण्यों में एक के बाद एक कत्लेआम लगभग एक साथ शुरू हो गया। संपूर्ण विशेष जनजाति क्षेत्र अव्यवस्था में था। चारों अभ्यारण्यों में विशेष जनजातियों के बीच झगड़ा जोरों पर था। प्राचीन देवकुल के महान हॉल में, प्राचीन सम्राट, मैं अन्य जनजातियों से समाचार लाया हूँ। कई जनजातियां अब पूरी तरह से गड़बड़ में हैं, राजा चेनजिन ने गंभीरता से बताया। आखिर हुआ क्या? जियान वुशुन ने पूछा। विशेष जनजाति गठबंधन पहले से ही बना हुआ था, बस जनजातियों को अपनी ताकत जुटानी थी और युद्ध के लिए तैयार होना था। फिर भी ऐसे महत्वपूर्ण समय में ये हुआ। हमें विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन जनजातियों से मिली जानकारी से पता चलता है कि उनके भीतर किसी तरह का विद्रोह है जो एक दूसरे का कत्लेआम कर रहे हैं। अन्य जनजातियों ने विदेशी कबीलों से अचानक हमलों की सूचना दी है, खासकर उन लोगों से जो अतीत में दुश्मनी रखते हैं। उनमें से कुछ पर काले वस्त्र पहने विशेषज्ञों ने हमला किया था।
कई जनजातियां अब संकट में हैं, हर जगह लड़ाई हो रही है। उनमें से कुछ दबाव नहीं झेल पा रहे हैं और उन्होंने हमसे अपने कुछ विशेषज्ञों को भेजने का अनुरोध किया है। ये सुनकर जियान वुशुन का चेहरा काला पड़ गया। यह आर्किलोन पैलेस है। जियान वुशुन की मुठ्ठियां बेकाबू होकर कस गईं। हंग, मैंने सोचा था कि वे केवल मानव क्षेत्रों में ही घुसपैठ कर सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने हमारी विशेष जनजातियों को भी प्रभावित कर लिया है। उन्होंने ये बहुत अच्छी तरह से किया है। उनकी एक हरकत इतनी बड़ी लहरें पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। इसकी वर्तमान गंभीरता को देखते हुए जियान वुशुन को यकीन था कि यह आर्किलोन पैलेस का काम था। अनंत अराजक दुनिया के भीतर ऐसी शानदार घुसपैठ केवल आर्किलोन पैलेस ही कर सकता था। बाकी 3 बड़े कुलों का क्या? वे कैसे हैं? वे ठीक कर रहे हैं। हालांकि गौडीटे कबीले ने भी विद्रोह का अपना हिस्सा देखा, साथ ही काले लबादों के हमले भी देखे, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे गौडीटे संभाल नहीं सकते। जहां तक स्काई स्वेलोइन कबीले और ब्लैक ड्रैगन कबीले का सवाल है, सब शांत है, राजा चेनजिंग ने जवाब दिया। ओह, जियान वुशुन ने भौहें सिकोड़ी। वह स्काई स्वेलोइज की निष्क्रियता को समझता था, लेकिन ब्लैक ड्रैगन्स। राजा चेनजिंग, अपने लोगों को दूसरों पर नजर रखने के लिए कहो, खासकर आकाश निगलने वाले कबीले पर। अगर मेरी गणना सही है तो वे जल्द ही अपना कदम उठाएंगे, जियान वुशुन ने कहा। अपनी चाल चले। क्यों? राजा चेनजिंग और अन्य लोग हैरान थे। उन्हें आकाश निगलने वाले कबीले पर कभी संदेह नहीं हुआ था। जियान वुशुन एक पल के लिए चुप हो गया, फिर उसने जवाब दिया, मुझे पहले मानव अभयारण्य गठबंधन के सम्राट बाई से जानकारी मिली थी। आकाश निगलने वाले कबीले की हरकतें तेजी से संदिग्ध हो गई हैं और उन्होंने आर्किलोन पैलेस के विशेषज्ञों के साथ बातचीत की है। राज्याभिषेक के दौरान वे जिस तरह से व्यवहार करते हैं उसे जोड़ें तो मुझे लगभग यकीन है कि उन्होंने आर्किलोन पैलेस के साथ मिलीभगत की है, शायद उनका पीछा भी किया है। क्या? किंग चेनजिंग, किंग लू यू, किंग जानकैंग सभी आश्चर्यचकित थे। आकाश निगलने वाला कबीला आर्किलोन पैलेस के साथ मिलीभगत कर रहा है। यदि यह जानकारी सही है तो यह विशेष जनजातियों के लिए विनाशकारी झटका साबित होगा। आखिरकार आकाश निगलने वाले लोग प्राचीन देवताओं के ठीक बाद शीर्ष 4 विशेष जनजातियों का हिस्सा थे। आकाश निगलने वाला कबीला बहुत ही दुर्जय था तथा विशेष जनजातियों के क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली था। इस वजह से चीजें उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती हैं। जियान वुशुन ने एक बार फिर अपना सिर उठाने से पहले बुदबुदाया। राजा जानकैंग, हे महान सम्राट। राजा जानकैंग ने तुरंत झुककर प्रणाम किया। हमारे कबीले से कुछ विशेषज्ञों को ले लो और उन्हें उन लोगों के पास भेज दो जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है। तुम इस टीम का नेतृत्व करोगे और जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जो संकट सुलझाए नहीं जा सकते उन्हें तुम अपने तरीके से सुलझा सकते हो। रास्ते में मिलने वाले हर एक काले रोग वाले को मार डालो, संकोच मत करो, जियान वुशुन ने बड़बड़ाया। समझ गया, राजा जानकैंग ने उत्तर दिया। प्राचीन सम्राट, जो कुछ भी चल रहा है उसमें अकेले 10 से अधिक जनजातियां हमसे मदद मांग रही हैं। क्या राजा जानकैंग की टीम पर्याप्त होगी? राजा लू यू ने भौहें सिकोड़ी। ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, जियान वुशुन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। इन जनजातियों के लिए विशेष जनजाति गठबंधन प्रमुख के रूप में मेरी मदद लेना सामान्य बात है, लेकिन मेरे लिए उन सभी की एक साथ मदद करना संभव नहीं है, खासकर ऐसे समय में। अभी उन्हें कुछ तनाव खुद ही झेलने दें। आखिरकार यह केवल कुछ छोटे पैमाने पर विद्रोह और काले वस्त्र वाले हमले ही हैं। अगर वे इतने लंबे समय तक अस्तित्व में रहने के बाद भी खुद इतना कुछ नहीं संभाल सकते तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें अस्तित्व में क्यों रहना चाहिए। और हमारे पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम है। राजा चेनजिंग, जियान वुशुन ने उसकी ओर देखा। कुलीन विशेषज्ञों की एक छोटी टीम तैयार करें, मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता। वे मेरे पीछे पीछे आएंगे। प्राचीन सम्राट, आप बाहर जा रहे हैं। राजा चेनजिंग और राजा लू यू ने जियान वुशुन की ओर देखा। हाँ, जियान वुशुन ने सिर हिलाया। राजा लू यू, आप मेरी अनुपस्थिति में प्राचीन देववंश को चलाएंगे। भले ही राजा जानकैंग और मैंने काफी विशेषज्ञों को लिया है, लेकिन आपके साथ 9 सितारा प्राचीन देवता के रूप में कई और 7 सितारा विशेषज्ञ भी रहेंगे। ये किसी भी संकट को कम करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। वास्तव में निश्चिंत रहें, राजा लू यू ने उत्तर दिया। जियान वुशुन ने सिर हिलाया और शीघ्र ही उड़ान भर ली। प्राचीन देवकुल में जियान वुशुन और राजा चेनजिंग ने विशाल वरमहल के सामने एक पंक्ति बनाई। उनके पीछे कई और आकृतियां थीं। इन आकृतियों में जाने पहचाने राजा गू यू और राजा गू टोंग भाई थे और उनके पीछे 6 और 8 सितारा प्राचीन देवता थे। बाकी 7 सितारा वाले थे। यह एक बहुत मजबूत टीम थी। प्राचीन सम्राट, हम कहाँ जा रहे हैं? राजा चेनजिंग ने पूछा। ब्लैक ड्रैगन अभयारण्य में, जियान वुशुन ने सीधे उत्तर दिया। ब्लैक ड्रैगन अभयारण्य? राजा चेनजिंग ने झिझकते हुए कहा। वह अभयारण्य ब्लैक ड्रैगन कबीले द्वारा नियंत्रित है और वे अब तक अपेक्षाकृत शांत रहे हैं। क्या ये जरूरी है? हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लैक ड्रैगन कबीला बहुत शांत हो गया है। हमें जल्दी करनी होगी। जियान वुशुन को यकीन था। उसे आभास हो गया था कि ब्लैक ड्रैगन कबीले में कुछ घटित हो रहा है। ब्लैक ड्रैगन कबीला अपनी दुर्जय क्षमताओं और महान सम्राटों की उपस्थिति के साथ शीर्ष 4 कबीलों में से एक बन गया। आमतौर पर ऐसे कबीले को हिला पाना मुश्किल होगा, लेकिन जियान वुशुन को पता था कि आर्किलोन पैलेस कैसे संचालित होता है। आर्किलोन पैलेस में सदियों से अन्य कुलों की घुसपैठ थी, उनका प्रभाव अकल्पनीय था। मानव क्षेत्र में वियंतियाने टॉवर, आर्किलोन पैलेस द्वारा नीचे से ऊपर तक निर्मित, वे एक महान सम्राट को पोषित करने में भी सक्षम थे तथा उसे अभयारण्य गठबंधन के सर्वोच्च पद पर बिठाया। विशेष जनजातियों के क्षेत्र में आर्किलोन पैलेस को भी बहुत पहले ही अपनी नींव रखनी चाहिए थी। अगर उन्होंने वास्तव में शुरुआत की होती तो शीर्ष 4 कुलों पर कुछ हद तक असर पड़ता। हालांकि आकाश निगलने वाले कबीले ने संभवतः आर्किलोन महल की ओर पलायन कर लिया था, इसलिए यह सामान्य बात थी कि उनके बीच कुछ नहीं हुआ था। प्राचीन देव वंश बहुत शक्तिशाली था, जिसमें अकेले 4 महान सम्राट थे, साथ ही शिखर द्वितीय चरण के महान सम्राट जियान वुशुन प्रमुख थे। भले ही उन्होंने एक हद तक कबीले में घुसपैठ की हो, लेकिन इससे संभवतः चीजों पर ज्यादा असर नहीं पड़ सकता था। लेकिन जब बात ब्लैक ड्रैगन कबीले और गॉड ईटर कबीले की आई तो आर्किलोन पैलेस निश्चित रूप से उन्हें परेशान करने में सक्षम था। केवल ब्लैक ड्रैगन कबीले पर ही आसपास हो रही हर चीज का कोई असर नहीं था। ये बहुत शांत था। शांति का ये स्तर जियान वुशुन के लिए जांच करने के लिए काफी परेशान करने वाला था। हम ब्लैक ड्रैगन अभयारण्य की ओर जा रहे हैं, इसे गुप्त रखना, जियान वुशुन ने निर्देश दिया। समझ गया, राजा चेनजिंग ने सिर हिलाया।
जिसके बाद जियान वुशुंग और किंग चेन जिन के नेतृत्व में विशेषज्ञ वर्माहोल के रास्ते ब्लैक ड्रैगन अभ्यारण्य की ओर बढ़े। अभ्यारण्य में कदम रखते ही वे तुरंत ब्लैक ड्रैगन कबीले की ओर बढ़ गए। उसी समय ब्लैक ड्रैगन कबीले की मान के ऊपर एक शून्य स्थान पर भारी संख्या में लोग एक ही स्थान पर एकत्र हुए और तैरने लगे। वे सभी प्रभावशाली आभा उत्सर्जित कर रहे थे, जिनमें से सबसे कमजोर आभा पहले से ही सरगोट स्तर की थी। एक नजर में वहां 200 से ज्यादा लोग थे। इन 200 से ज्यादा विशेषज्ञों में से ब्लैक ड्रैगन विशेषज्ञों की संख्या 7/10 हिस्से की थी। बाकी बचे लोग काले वस्त्र पहने आर्केलोन पैलेस विशेषज्ञ थे। समूह के सामने ब्लैक ड्रैगन कबीले के नेता बासु और आर्चेलोन पैलेस से आए काले वस्त्र पहने एक भयानक बुजुर्ग खड़े थे। प्राचीन देव कबीले के भीतर से समाचार। राजा जान कैंग ने अन्य जनजातियों की सहायता के लिए कई विशेषज्ञों को लाया है, काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कहा। बस जान कैंग, किंग चेनजिंग, किंग लू यू और वह जियान वुशुन कहाँ है? बासु ने भौहें चढ़ा दी। मुझे नहीं पता, बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। प्राचीन देव वंश दूसरों से अलग है, वे किसी भी चीज से ज्यादा रक्त की पूजा करते हैं, यहाँ तक कि योग्यता की भी नहीं। वे अपने सम्राट के प्रति पूरी तरह वफादार हैं। इससे आर्केलोन पैलेस के लिए घुसपैठ करना मुश्किल हो जाता है। इतने समय में भी हम उनके शीर्ष रैंक तक नहीं पहुंच पाए। ये जानना असंभव है कि वे कहाँ चले गए हैं, लेकिन अगर मेरी भविष्यवाणियां सही हैं तो प्राचीन सम्राट अभी भी प्राचीन देव वंश में होना चाहिए। हंग, वह जब तक चाहे वहीं रहो। बासु ने व्यंग्यात्मक हंसी दी। उसे लगा कि किसी को मुझ पर जासूसी करने के लिए रख लेना ही काफी होगा। उन्होंने हमें कम आंका। आकाश निगलने वाला कबीला, जो कि शीर्ष कबीलों में से एक था, स्वाभाविक रूप से उसकी अपनी रणनीति थी। वे जानते थे कि प्राचीन देववंश उन पर लगातार जासूसी कर रहा था, फिर भी वे निगरानी से बचने में सक्षम थे। जैसे अभी लगभग 9/10 हिस्से के आकाश निगलने वाले विशेषज्ञ वहां मौजूद थे, लेकिन प्राचीन देव कबीले के जासूस को कोई जानकारी नहीं थी। बासु ने कहा, अब समय आ गया है, हम आगे बढ़ें। हाँ, काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने सिर हिलाया और हाथ हिलाया। तुरंत ही 4 काले वस्त्रधारी आकृतियां चारों दिशाओं में चली गईं, लेकिन सभी काले ड्रैगन कबीले की मान के निकट शून्य की ओर जा रही थी। एक बार जब वे अपनी स्थिति में आ गए तो उनमें से प्रत्येक ने एक ट्रांसमिशन टोकन निकाला। जैसे ही उन्होंने टोकन को कुचला, टोकन के भीतर पहले से तैयार एक संरचना ने तुरंत कब्जा कर लिया। इसने मांद और शून्य सहित आसपास की हर चीज को ढक लिया। ये संरचना विशेष रूप से हमारे द्वारा आर्केलोन पैलेस में बनाई गई थी। यह न केवल स्पेस टाइम को लॉक करता है, बल्कि यह अविनाशी भी है। महान सम्राट इस पर एक भी खरोंच नहीं डाल पाएंगे। इसके साथ ब्लैक ड्रैगन कबीला कभी नहीं बच पाएगा। बुजुर्ग ने कहा, हाँ बढ़िया। बासु बहुत खुश हुआ। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने कहा, चलो दोस्तों, ब्लैक ड्रैगन कबीले में चलते हैं। जैसे ही बासु आगे बढ़े, आकाश निगलने वाले कबीले के रक्तपिपासु उत्साहित विशेषज्ञ उनके पीछे पीछे चले। ब्लैक ड्रैगन कबीले के अंधेरे हॉल के भीतर काले वस्त्र पहने एक खूबसूरत महिला, ब्लैक ड्रैगन सम्राट, अपने सिंहासन पर बैठी हुई कई ब्लैक ड्रैगन विशेषज्ञों को देख रही थी। स्पेशल ट्राइब्स एलायंस के गठन के बाद से बहुत कुछ हुआ है। जाहिर है कि इन सब के पीछे कुछ चल रहा है, और यह भी दर्शाता है कि आर्केलोन पैलेस ने बहुत पहले इसकी योजना बनाई थी। अब उनका लक्ष्य एलायंस को लड़ाई में शामिल होने से रोकना है। प्राचीन देव कबीले के अनुसार सभी क्षमताओं वाले कबीले और जनजातियां प्रभावित हुई, यहाँ तक कि शीर्ष कबीले के देव भक्षक कबीले भी। हम ब्लैक ड्रैगन कबीले के लोगों को ऐसे समय में सतर्क रहना चाहिए। आदेश नीचे तक पहुंचाएं, सुरक्षात्मक सरणी अपनी अधिकतम सीमा तक सक्रिय हो जाएगी। इस बीच जो भी कबीले के लोग एक दूसरे को भड़काते हुए या अराजकता और आतंक पैदा करते हुए पकड़े जाएंगे, उन सभी को मार गिराया जाएगा। काले ड्रैगन सम्राट की आवाज से रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। समझ गया, सभी विशेषज्ञों ने ध्यान दिया। वे सभी जानते थे कि ये विशेष समय था और ब्लैक ड्रैगन कबीला लापरवाह नहीं रह सकता था। लेकिन ठीक इसी क्षण कुछ घटित हुआ। हाँ, एक जोरदार गर्जना गूंजी। ये बिजली की गड़गड़ाहट जैसा था, जिसके पीछे दूसरी गर्जना भी थी। पूरा ब्लैक ड्रैगन कबीला आश्चर्यचकित रह गया। क्या हो रहा है? ब्लैक ड्रैगन सम्राट के साथ साथ हॉल में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। यह आवाज, कोई हमारी सुरक्षा पंक्ति पर हमला कर रहा है। सम्राट की आंखें ठंडी हो गईं। कदम, तुरंत ही सभी विशेषज्ञ वहां से चले गए। बूम बूम बूम, ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीले की रक्षा करने वाली संरचना पर कानफोड़ू हमलों की लहरें उठी। हर प्रहार से संरचना कांप उठी। कुछ हमलों के बाद ऐसा लगा कि यह संरचना ध्वस्त हो जाएगी। जब तक ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञ प्रतिक्रिया करते और आकाश में दिखाई देते, तब तक संरचना में एक बड़ा छेद बन चुका था। धमाका, कई आकृतियां एक प्रभावशाली आभा बिखेरती हुई आगे बढ़ी। मेरे कबीले की रक्षा करने वाली संरचना नष्ट हो गई है। इस जगह के आसपास का स्पेस टाइम बंद हो गया है। वे कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक वाटर ड्रैगन सम्राट ने उदास होकर सोचा। उसने उन विशेषज्ञों की ओर देखा जो संरचना में भाग रहे थे। जल्द ही उसने नेता को देख लिया। बासु, ये तुम हो? आकाश निगलने वाला कबीला उस संरचना को नष्ट करके क्या हासिल करना चाहता है जिसने मेरे कबीले की रक्षा की? हम क्या करना चाहते हैं? चूंकि आप अपने कबीले के नेता बन सकते हैं, इसलिए आपको बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। ब्लैक वाटर ड्रैगन सम्राट, क्या आप यह नहीं समझ सकते कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? बासु ने ठंडी मुस्कान दी। आकाश निगलने वाले कबीले के विशेषज्ञ खून के प्यासे थे और उत्साह से मुस्कुरा रहे थे। आकाश निगलने वाले कबीले के लोग दूसरे कबीलों के लोगों का रक्तसार पीकर मजबूत हो गए। ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीला 4 शीर्ष स्तरीय कबीलों में से एक था। उनका रक्तसार उच्च श्रेणी का था और आकाश निगलने वाले कबीले के कई लोग इसके लिए तरसते थे। पतन से पहले आकाश निगलने वाले कबीले के लोगों को इसका स्वाद शायद ही मिल पाता, क्योंकि वे दूसरे कबीले से सावधान रहते थे। आज उन्हें अंततः अच्छा भोजन पाने का मौका मिला। धत्तेरी की, ब्लैक वाटर ड्रैगन सम्राट क्रोधित हो गया। जब उसने काले वस्त्र पहने लोगों को देखा तो वह बोली, ऐसा लगता है कि तुम्हारा आकाश निगलने वाला कबीला और एचरॉन महल गुप्त रूप से एक साथ काम कर रहे हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि तुम विशेष जनजातियों के गठबंधन के नेता बनना चाहते थे। अगर तुम नेता बन गए तो यह विशेष जनजातियों के गठबंधन के लिए आपदा का कारण होगा। हंफ, तो क्या हुआ अगर मैं गठबंधन का नेता नहीं बना? क्या आपको लगता है कि स्पेशल ट्राइब्स एलायंस अभी भी अस्तित्व में रह सकता है और अभ्यारण्य गठबंधन के साथ गठबंधन कर सकता है? अगर वे ऐसा कर भी सकते हैं तो आपका ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीला वहां नहीं होगा। आज मैं आपके कबीले को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा और आपके लोगों के रक्तसार को खाऊंगा।
बासु ने भावहीनता से कहा, आक्रमण करना, ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीले के सभी लोगों को मार डालो। बासु के आदेश के बाद आकाश निगलने वाले कबीले के घनी भीड़ वाले लोग और उसके पीछे मंडराते काले वस्त्र पहने लोग हमला करने लगे। भयावह आभा की लहरें निर्दयतापूर्वक सभी दिशाओं में फैल गईं। ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीले के सदस्यों सुनो, उन्हें किसी भी कीमत पर रोके। ब्लैक वाटर ड्रैगन सम्राट दहाड़ा और उसकी आवाज उनके पूरे कबीले में गूंज उठी। उसी समय ब्लैक वाटर ड्रैगन के कई सदस्यों ने जवाब में दहाड़ लगाई। कबीले के भीतर से भारी संख्या में विशेषज्ञ आगे आए। यद्यपि ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीला आकाश निगलने वाले कबीले और प्राचीन देव कबीले की तुलना में शीर्ष स्तर के कबीले के रूप में कमजोर था, फिर भी उनकी युद्ध शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता था। आकाश निगलने वाले कबीले की हरकतों से लोग यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसने कबीले के भाग्य का निर्धारण किया। अगर ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीले ने उन्हें नहीं रोका होता तो कबीले का अस्तित्व समाप्त हो जाता। ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीले में कोई भी ये देखना नहीं चाहता था, इसलिए उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया और लड़ाई लड़ी। केवल सर्वशक्तिमान ही नहीं बल्कि वास्तविक देवता भी बहादुरी से आगे आए। ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीले के नेता के रूप में ब्लैक वाटर ड्रैगन सम्राट ने आक्रमण का नेतृत्व किया। जब वह बासु से मिलने गई तो एक भयानक आभा फूट पड़ी। हाँ, ब्लैक वाटर ड्रैगन सम्राट, पिछली बार जब हमने लड़ाई की थी तब से आपकी लड़ने की शक्ति बढ़ गई है। आप मुश्किल से स्टेज 2 के महान सम्राट के लिए कट बना पाए। यह अफसोस की बात है कि यह युद्ध शक्ति मुझे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। बासु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसने एक शीर्ष स्तरीय स्टेज 2 महान सम्राट की लड़ने की शक्ति का प्रदर्शन किया था। भले ही लड़ाई अभी शुरू हुई थी, लेकिन वह पहले से ही ब्लैक वाटर ड्रैगन सम्राट पर हावी था। दूसरी तरफ आकाश निगलने वाले कबीले के 2 महान सम्राट भीड़ पर टूट पड़े और नरसंहार शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों में उनके हाथों कई सर्वशक्तिमान मारे गए। हत्याएं जारी रहीं। एल्डर जोंग, ब्लैक वाटर ड्रैगन सम्राट ने जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज पूरे कबीले में गूंज उठी और जमीन में भी गहराई तक घुस गई। उसी क्षण धमाका, एक आभा जो स्पष्टता किसी महान सम्राट की थी, उसकी गहराइयों से उभर रही थी। भूरे कपड़े पहने, माथे पर काला निशान लिए एक आदमी सबके सामने आया। वह बेहद बदसूरत था। वह आकाश निगलने वाले कबीले के 2 महान सम्राटों से मिलने के लिए दौड़ा और अकेले ही उनसे लड़ने के बावजूद उनसे मुकाबला करने में सफल रहा। ओह, बासु ने जब ये देखा तो वह हैरान रह गया। मैंने सुना है कि ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीला 4 शीर्ष स्तरीय कबीलों में सबसे कमजोर कबीला है। ऐसा नहीं लगता, कम से कम उच्चतम स्तर पर तो ऐसा ही है। आपका कबीला गॉड ईटर कबीले से कहीं ज्यादा मजबूत है। आपके अलावा आपके कबीले में एक और शीर्ष स्तरीय स्टेज 1 महान सम्राट है। इस महान सम्राट के बारे में पहले कभी नहीं सुना गया था, आपने उसे अच्छी तरह से छिपा दिया है। हुन्फ, काले पानी के ड्रैगन सम्राट ने गुर्राहट के साथ कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। एल्डर जोंग ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीले के छिपे हुए विशेषज्ञों में से एक था। वह इतना बूढ़ा था कि कबीले का नेता होने के नाते वह भी उसका बहुत सम्मान करती थी। एल्डर जोंग पहले इतने शक्तिशाली नहीं थे। वह शीर्ष स्तर के स्टेज 1 महान सम्राट के स्तर पर लड़ सकते थे। इसका कारण यह था कि जब वह नए प्राचीन युद्ध क्षेत्र में गए तो उन्हें एक अवसर मिला था। जैसे जैसे वह वापस लौटे, उनकी शक्ति बढ़ती गई। यही कारण था कि एल्डर जोंग अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया था। वह अकेले ही आकाश निगलने वाले कबीले के 2 महान सम्राटों को रोक सकता था। हाँ, मेरे प्यारे ब्लैक वाटर ड्रैगन सम्राट, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम स्काई स्वेलो इन कबीले को ऐसे ही रोक सकते हो? तुम बहुत भूले हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या कहते हैं। ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीला एक शीर्ष स्तरीय कबीला है। उनकी नींव बेहद मजबूत है। अगर मुझे पूरा यकीन नहीं होता कि मैं इस कबीले को नष्ट कर सकता हूं, तो मैं हमला क्यों करूंगा? बासु ने उपहास किया। काले पानी का ड्रैगन सम्राट पीला पड़ गया। उसकी हंसी के बाद युद्ध के मैदान के बीच में 2 आभाएं फूट पड़ी। धमाका, धमाका, 2 चौंकाने वाली आभाएं महसूस हुई। क्या? काले पानी के ड्रैगन सम्राट ने आभा के स्रोत को देखा। उसने देखा कि काले कपड़े पहने 2 आदमी थे। उनमें से एक बासु के पास खड़ा था। उनके शरीर से निकलने वाली आभा किसी महान सम्राट के स्तर की थी। 2 और महान सम्राट, ये काले पानी का ड्रैगन सम्राट भौचक्का रह गया। बासु सहित आकाश निगलने वाले कबीले में पहले से ही 3 महान सम्राट थे। अब 2 और उनके साथ जुड़ गए हैं। वहां 5 महान सम्राट होंगे। ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीला 5 महान सम्राटों और 200 से अधिक सर्वशक्तिमानों की इस भयावह पंक्ति से खुद का बचाव कैसे कर सकता था? ये खत्म हो गया। ब्लैक ड्रैगन कबीला नष्ट होने वाला है। ब्लैक ड्रैगन कबीले के कई विशेषज्ञ निराशा में थे। उन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं। ब्लैक ड्रैगन सम्राट अपने लोगों को सबसे बुरे डर से ग्रसित देखकर क्रोधित हो गया। तुम किस बात से डरते हो? भले ही हम मरने वाले हों, लेकिन उनका जीवन आसान मत बनाओ। हमला करो। ब्लैक ड्रैगन सम्राट का आभामंडल उबल पड़ा जब उसने एक बार फिर बासु से युद्ध किया। यद्यपि ब्लैक ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञ उदास दिख रहे थे, फिर भी वे पागलपन की तरह लड़ते रहे। ब्लैक ड्रैगन कबीला प्राचीन जल ड्रैगन के वंश का एक कबीला था। स्वभाव से रक्तपिपासु और पागल। इस निराशाजनक स्थिति में उनकी रक्तपिपासा और पागलपन और भी बढ़ गया। मार डालो, मार डालो, मार डालो। ब्लैक ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञ हताश हो गए और इस मानसिकता के साथ लड़ने लगे कि वे मरने वाले हैं। इससे आकाश निगलने वाले कबीले और इचरॉन महल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हन्फ, कितना समय बर्बाद हो गया। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने समय तक टिक सकते हो। बासु ने ठंडे स्वर में कहा। जहां तक तुम्हारा सवाल है, मर जाओ, उसने ब्लैक वाटर ड्रैगन सम्राट से कहा। बासु से एक भयानक हत्या की मंशा प्रकट हुई जब उसने अंततः अपनी पूरी ताकत से लड़ने का निर्णय लिया। हाँ, लाओ। काले ड्रैगन सम्राट की आंखों में क्रूरता की चमक उठी जब उसने बासु के साथ अपना आक्रमण जारी रखा। यद्यपि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही थी, फिर भी शक्ति के स्तर में अंतर स्पष्ट था। एक महान सम्राट जो दूसरे चरण तक पहुंचने के लिए रक्त शक्ति पर निर्भर था, वह दूसरे चरण के शीर्ष स्तर के महान सम्राट के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। एक सुनहरा पंजा काले ड्रैगन सम्राट के पवित्र शरीर पर टूट पड़ा। पफ, ब्लैक ड्रैगन सम्राट ने मुंह में खून थूक दिया। जैसे ही उसकी आभा कम हुई, वह बहुत दूर तक पीछे हट गई। खुद को संभालने के बाद उसने बिना किसी हिचकिचाहट के लड़ाई जारी रखी। हुन्फ, मैं अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहता, बासु ने कहा जैसे उसका शरीर रूपांतरित हो रहा हो। वह मनुष्य से एक विशालकाय सुनहरे चमगादड़ में बदल गया। यही उसका मूल रूप था। सुनहरे चमगादड़ की पुतलियां सुनहरी थी जो काले ड्रैगन सम्राट को गौर से देख रही थी। चीख, एक तीखी चीख युद्ध क्षेत्र में गूंज
उठी और हवा में गूंज उठी। इस चीख में एक अत्यंत शक्तिशाली आत्मिक हमला छिपा हुआ था। इस चाल का प्रयोग बासु ने अपने राज्याभिषेक समारोह के दौरान जियान वुशुन के साथ युद्ध के दौरान किया था। ब्लैक ड्रैगन सम्राट पहले से ही गंभीर रूप से घायल था। एक क्षण के लिए वह बेहोश हो गई जब आत्मा का हमला उस पर हुआ। हम टिल्डर बासु ने उस समय हमला किया जब ब्लैक ड्रैगन सम्राट ने अपनी चेतना खो दी थी। गोल्डन लाइटनिंग एलिमेंटल बैरियर, धमाका। पानी की बाल्टी के आकार की सुनहरी रोशनी की लहरें काले ड्रैगन सम्राट की ओर उड़ी। सुनहरे प्रकाश की प्रत्येक लहर सुनहरे प्रकाश से घिरी हुई थी जो सब कुछ नष्ट करने में सक्षम प्रतीत हो रही थी। सुनहरे प्रकाश की प्रत्येक लहर सुनहरे प्रकाश के साथ पूरी तरह से मिश्रित हो गई थी क्योंकि यह संयोजन काले ड्रैगन सम्राट के सामने प्रकट हुआ था। ब्लैक ड्रैगन सम्राट को अभी होश आया ही था कि उसने अपने सामने प्रकाश की लहरें देखी। उसके पास प्रतिक्रिया करने और हमले को रोकने का समय नहीं था। इस सुनहरे प्रकाश में निहित ऊर्जा ने उसे भयभीत कर दिया क्योंकि उसे संकट का आभास हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि वह इस हमले की चपेट में आती तो या तो उसकी मृत्यु हो जाती या वह गंभीर रूप से घायल हो जाती। क्या यह अंत है? ब्लैक ड्रैगन सम्राट ने दहाड़ते हुए कहा। मरने की उसकी अनिच्छा ने उसे पागल बना दिया। उस क्षण आत्मिक शक्ति की एक प्रबल लहर उठी। उस समय ब्लैक ड्रैगन सम्राट ने अपना अंतिम तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने का फैसला किया। आत्मा प्रज्वलन। उसने अपने कबीले के जीवित रहने की सबसे बड़ी संभावना के लिए प्रयास करने हेतु यह अंतिम पागलपन भरा कदम उठाने का निर्णय लिया। बासु की आंखें सिकुड़ गई जब उसने देखा कि ब्लैक ड्रैगन सम्राट की आंखें खून की तरह लाल हो गई हैं। उसे पता था कि वह क्या करने वाली थी और वह थोड़ा पीछे हट गया। जब वह सोल इग्निशन को पूरी तरह से सक्रिय करने वाली थी तो उसने एक आवाज सुनी, काले ड्रैगन सम्राट। अचानक एक आवाज उसके कानों में गूंजी। वह जो करने जा रही थी उसे रोकते ही वह स्पष्ट रूप से कांप उठी। उसने पलटकर देखा तो क्षितिज के अंत में एक आकृति दिखाई दी। इस आकृति का आकार उसके कबीले के बड़े लोगों की तुलना में छोटा था। इसे एक छोटा बिंदु माना जाता था। हालांकि यह आकृति उस समय प्रकट हुई थी जब उसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। तुरंत वह आशा से भर गई। उसका पागलपन गायब हो गया था। वूश। हालांकि वह आकृति उससे काफी दूर थी लेकिन उसने इस दूरी को कम करने के लिए केवल 2 कदम उठाए और ब्लैक ड्रैगन सम्राट के सामने प्रकट हुआ। इस समय सुनहरी रोशनी की लहरें ब्लैक ड्रैगन सम्राट के ठीक सामने थीं और आकृति के लिए इसे रोकने के लिए कुछ भी करने में बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि उस आकृति ने इसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। वह बस ब्लैक ड्रैगन सम्राट के सामने खड़ा रहा और सुनहरी रोशनी की तरंगों को अपने मजबूत पवित्र शरीर में टकराने दिया। धमाका। हवा में एक भयंकर गड़गड़ाहट हुई और चारों तरफ भयावह आभा फैल गई। पूरा स्थान दुनिया को खत्म करने वाले तूफान में बदल गया। तूफान के बीच में वह आकृति खड़ी थी और उसने गोता लगाने की शक्ति के तूफान को अपने पास से गुजरने दिया। उसके पीछे ब्लैक ड्रैगन सम्राट था जिसे सुनहरी रोशनी की लहरों से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बासु के शस्त्रागार में जो सबसे शक्तिशाली चाल थी, स्वर्णिम प्रकाश की ये भयानक लहरें, उसे उसके पवित्र शरीर की शक्ति ने रोक दिया था। इस प्रहार से उनका पवित्र शरीर पूरी तरह से अप्रभावित रहा। ये काले ड्रैगन सम्राट ने उस आकृति को अविश्वास से देखा जिसने संकट के समय में उसे बचाया था। वह पहले ही उस आकृति को पहचान चुकी थी। यह नया प्राचीन देव सम्राट था। यह वही व्यक्ति था जो उसके सामने आया था और उसे उस घातक हमले से बचाया था। उसने मुझे बचाया, ब्लैक ड्रैगन सम्राट ने खुद से कहा। उसकी आंखों में आश्चर्य धीरे धीरे कुछ और में बदल गया, कुछ और भी जो उसके स्वभाव से अलग है। ब्लैक ड्रैगन सम्राट कई सालों तक अपने कबीले की नेता थी। उसे हमेशा ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीले में सबसे ताकतवर व्यक्ति के रूप में देखा जाता था और कबीले का हर एक सदस्य उसका बहुत सम्मान करता था। वह भूल गई कि यह कैसा महसूस होता है। उसने सोचा था कि वह अब कभी भी इस तरह की भावनाओं का अनुभव नहीं करेगी। हालांकि अब ब्लैक ड्रैगन सम्राट ने जियान वुशुन को एक अलग तरीके से देखा। जियान वुशुआन के प्रकट होते ही बासु का चेहरा घूम गया। प्राचीन देव सम्राट, ये कैसे संभव है? वह यहाँ क्यों है? अचरॉन पैलेस से काले वस्त्र पहने ठंडे आदमी ने बासु को संदेश भेजा जब वह चौंक गया। नेता बासु, अचरॉन पैलेस के लोगों ने अभी अभी मुझे बताया है कि उन्होंने जो संरचना बाहर बनाई थी वह नष्ट हो गई है। कई लोग बाहर निकलने में कामयाब रहे और अभी इस ओर आ रहे हैं। क्या? बासु का चेहरा काला पड़ गया। उसके सामने कई शक्तिशाली लोगों की आकृतियां उभर आईं। उनमें राजा चेनजिंग और अन्य 8 और 9 सितारा प्राचीन देवता भी शामिल थे। ये प्राचीन देवता युद्ध के मैदान में पहुंचे और ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीले के विभिन्न सदस्यों की मदद की। ये प्राचीन देव कबीला है। प्राचीन देव कबीला यहाँ है। हाँ, ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीले को उम्मीद है। प्राचीन देव वंश समय पर आ गया। ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीले के सदस्य उत्साहित थे। उन्होंने तुरंत प्राचीन देवकुल के साथ गठबंधन कर लिया। ये कैसे हुआ? आकाश निगलने वाले कबीले और एचरॉन महल के विशेषज्ञ दंग रह गए। बासु जैसे लोगों का चेहरा उदास रहता था। उनकी मूल योजना विशेष जनजातियों के बीच जानबूझकर अराजकता पैदा करना था। अराजकता के दौरान जब सभी कबीले अपने बारे में चिंतित होंगे तो वे जाकर ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीले को निर्णायक रूप से नष्ट कर देंगे। भले ही उन्हें युद्ध के दौरान नुकसान उठाना पड़े, लेकिन स्काई स्वेलोइन कबीले ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञों के रक्तसार को खा सकते हैं और मजबूत हो सकते हैं। इसके कारण उनकी समग्र शक्ति बढ़ जाएगी। जब तक वे यह अच्छी तरह से करते हैं, कोई भी नहीं जान पाएगा कि स्काई स्वेलोइन कबीले ने इसमें भाग लिया था। अगर वे पीछे कोई निशान नहीं छोड़ते, लोग सोचेंगे कि ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीले का विनाश एचरॉन पैलेस के कारण हुआ था। आकाश निगलने वाला कबीला गुप्त रूप से रह सकता है और गॉड ईटर कबीले को नष्ट करने के लिए अच्छा समय ढूंढ सकता है। एक बार जब ये 2 शीर्ष स्तरीय कबीले चले गए तो विशेष जनजातियों के गठबंधन को एक विनाशकारी झटका लगेगा। फिर वे प्राचीन देव कबीले से निपटने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। किस्मत से आकाश निगलने वाला कबीला विशेष जनजातियों के बीच सच्चा राजा बन जाएगा। अन्य 3 शीर्ष स्तरीय कुलों के बिना शेष कुल कुछ भी करने में सक्षम नहीं होंगे क्योंकि उनके पास कोई महान सम्राट भी नहीं होगा। वे अभ्यारण्य गठबंधन के साथ गठबंधन नहीं कर सकते थे। ये योजना थी। योजना को जल्दबाजी में क्रियान्वित किया गया। हालांकि जोखिम अधिक थे, लेकिन योजना में कोई खामी नहीं थी। उनका मानना था कि ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीले का विलुप्त होना अपरिहार्य था। हालांकि परिणाम, प्राचीन देव वंश। प्राचीन देव वंश यहाँ क्यों है? और प्राचीन देव सम्राट व्यक्तिगत रूप से आक्रमण का नेतृत्व कर रहे हैं। बासु ने दहाड़ते हुए कहा। जियान वुशुन ने बासु को देखा और उपहास किया। नेता बासु, क्या आप मुझे देखकर हैरान हैं?
आप शायद सोच रहे हैं कि मुझे प्राचीन देव कबीले में होना चाहिए या दूसरे कबीलों की लड़ाई में सहायता करने के लिए जाना चाहिए, है ना? हालांकि आपने मुझे कम आंका। मुझे सेंचुरी एलायंस से जानकारी मिली है कि स्काईस्वैलोइन कबीले ने एचरॉन पैलेस के साथ गुप्त बातचीत की है। इसके अलावा राज्याभिषेक समारोह के दौरान आपके कार्यों ने मुझे ये पुष्टि करने में मदद की कि स्काईस्वैलोइन कबीले ने एचरॉन पैलेस के साथ गठबंधन किया है। इस बार स्पेशल ट्राइब्स एलायंस के विभिन्न कबीले एक ही समय में अराजकता में चले गए। यहाँ तक कि गॉड ईटर कबीले को भी कुछ समस्याओं से जूझना पड़ा। दूसरी ओर स्काईस्वैलोइन कबीला और ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीला शांत रहा। उस समय मुझे यकीन था कि तुम ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीले पर हमला करोगे। आखिरकार कुलों के भीतर अराजकता या हर कुल से कुछ विशेषज्ञों की मृत्यु होने से विशेष जनजाति गठबंधन पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा। क्या परिणाम बहुत अधिक नहीं होंगे यदि एक संपूर्ण शीर्ष स्तरीय कुल नष्ट हो जाए? क्या मैं सही हूँ? जियान वुशुन ने बासु को बड़ी दिलचस्पी से देखा और मुस्कुराया। ये सुनकर बासु अचंभित रह गया। उसने कभी अनुमान नहीं लगाया था कि जियान वुशुन ये अनुमान लगा सकता है कि आकाश निगलने वाला कबीला ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीले पर हमला करेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीला शांतिपूर्ण था। उसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि प्राचीन देव सम्राट समय पर आ सकता है। ये चमक, मैं मानता हूं कि मैंने वास्तव में आपको कम आंका था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपकी अविश्वसनीय प्रतिभा और शक्ति के साथ आप इतने प्रतिभाशाली होंगे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप इतने समय के बाद एकमात्र नए प्राचीन देव सम्राट बनने में कामयाब रहे। बासु ने कहा, लेकिन अगर तुम यहाँ हो तो क्या हुआ? प्राचीन देव कबीले के आधे से ज्यादा विशेषज्ञों को पीठ पीछे वार करने से रोकने के लिए कबीले में ही रहना पड़ा। कई अन्य लोग राजा झानकैन के मार्गदर्शन में दूसरे कबीलों की सहायता के लिए गए। तुम्हारे साथ आए इन विशेषज्ञों के साथ भी लड़ने की शक्ति हमारे पास मौजूद शक्ति के आसपास ही होगी। यह अभी भी अनिश्चित है कि कौन विजयी होगा। हाँ, चलो कोशिश करते हैं। जियान वुशुन ने ठंडी मुस्कान के साथ अपनी रक्त पर्वत तलवार निकाली और बासु पर हमला किया। एक ही समय पर हुश 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 उसके चारों ओर सुनहरे प्रकाश की 6 किरणें चमक उठी। ये 6 हॉर्न जून स्वर्ण तलवारें थीं जो उसके पास थीं। बासु ने तलवारों को गंभीरता से देखा। वह ब्लैक ड्रैगन सम्राट से आसानी से निपट सकता था, भले ही वह अपनी पूरी ताकत लगा दे। यदि उसका प्रतिद्वंद्वी जियान वुशुन होता तो बात अलग होती। उन्हें राज्याभिषेक समारोह के दौरान हुई लड़ाई अभी भी स्पष्ट रूप से याद है। धमाका धमाका, बासु ने जियान वुशुन से पूरी ताकत से मुकाबला किया। जैसा कि अपेक्षित था, वह 6 हॉर्न जून गोल्डन तलवारों के दबाव में पूरी तरह से दबा हुआ था। पूरे युद्ध क्षेत्र में ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीला गंभीर रूप से नुकसान में था। ये केवल सर्वशक्तिमान के स्तर का अंतर नहीं था। 2 महान सम्राट थे जो युद्ध के मैदान में खुलेआम कहर बरपा रहे थे। जब प्राचीन देवकुल के विशेषज्ञ आए और युद्ध के मैदान में शामिल हुए तो स्थिति बदल गई। सर्वशक्तिमान के स्तर पर 8 सितारा प्राचीन देवता थे। उनमें से राजा गुयू और 3 अन्य शीर्ष स्तर के 8 सितारा प्राचीन देवता थे। शेष 7 सितारा प्राचीन देवता थे। एक बार जब ये लड़ाई शक्ति युद्ध के मैदान में प्रवेश करती है तो लड़ाई शक्ति सर्वशक्तिमान के स्तर के बराबर होती है। आकाश निगलने वाले कबीले के 5 महान सम्राट थे। दूसरी ओर ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीले की ओर से केवल 4 महान सम्राट और जियान वुशुन के सुदृढ़ीकरण थे। उनमें एक कम था, लेकिन महान सम्राटों की गुणवत्ता अधिक थी। ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीले में एल्डरगू था, जो आकाश निगलने वाले कबीले के 2 महान सम्राटों से निपट सकता था। जहां तक एचेरोन पैलेस के 2 महान सम्राटों का सवाल है, उनसे राजा चेनजिंग और ब्लैक ड्रैगन सम्राट ने निपटा था। ब्लैक ड्रैगन सम्राट और राजा चेनजिंग दोनों ही स्टेज 2 के महान सम्राट थे। अगर उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला किया तो एचेरोन पैलेस के 2 बचे हुए महान सम्राटों को पूरी तरह से दबा दिया जाएगा। जियान वुशांग ने स्वयं बासु का मुकाबला किया। महान सम्राटों के स्तर पर ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीले को पूर्ण लाभ था। राजा चेनजिंग और ब्लैक वाटर ड्रैगन सम्राट जैसे लोग जो अपने विरोधियों को दबा सकते थे, मौके पा सकते थे और एचरॉन पैलेस या स्काईस्वैलोइन कबीले के सर्वशक्तिमानों को मारकर अन्य लड़ाइयों में मदद कर सकते थे। इससे ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीले को अधिक लाभ प्राप्त हुआ। बासु ये देखकर घबरा गया। ब्लैक रोब्स यार, एचरॉन पैलेस अविश्वसनीय चीजें कर सकता है, कुछ सोचो। बासु ने संदेश भेजा। काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी राजा चेनजिंग के सामने खड़ा था। राजा चेनजिंग दूसरे चरण का महान सम्राट था। वह एक शीर्ष स्तरीय 9 सितारा प्राचीन देवता था जिसने प्राचीन देव कबीले के गुप्त कौशल में महारत हासिल की थी। दूसरी ओर काले वस्त्र वाला आदमी सिर्फ पहले चरण का महान सम्राट था। वह राजा चेनजिंग के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। जब काले वस्त्र पहने व्यक्ति को यह संदेश मिला तो वह अवाक रह गया। भले ही एचरॉन पैलेस कई चीजों में सक्षम है, हम सर्वशक्तिमान नहीं है। हमने ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीले पर हमला करने के लिए परिस्थितियां बनाने के लिए पहले ही विशेष जनजातियों में बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को भेज दिया है। हम क्या कर सकते हैं? काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने गुर्राहट के साथ कहा कि वह कुछ भी करने में असहाय है। अब वह वास्तव में स्थिति को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। दायां तब हन्फ, मुझे पता था कि एचरॉन पैलेस का कचरा कुछ भी करने में सक्षम नहीं था। पूरे युद्ध क्षेत्र में एक ठंडी आवाज गूंज उठी। युद्ध क्षेत्र में उपस्थित सभी विशेषज्ञ आवाज के स्रोत की ओर देखने लगे। उन्होंने युद्ध के मैदान के पास एक क्षेत्र में 30 आकृतियां हवा में मंडराती देखी। उनमें से 30 ने खूनी लाल लिबादे पहने हुए थे और एक दुष्ट खूनी आभा बिखेर रहे थे। यह होलोकॉस्ट संप्रदाय है। होलोकॉस्ट संप्रदाय के लोग यहाँ क्यों हैं? काले वस्त्र पहने आदमी ने इन लोगों को देखा और आश्चर्यचकित हुआ। हम अपने मालिक के आदेश पर यहाँ आए हैं। हम छिपे रहना चाहते थे और युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। मुझे नहीं पता था कि एचरॉन पैलेस के लोग इतने बेकार हैं। सामने खड़े आदमी ने कहा। बेकार? काले लिबादे वाले बूढ़े का चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि वह गुस्से में था, फिर भी उसने उसे काबू में रखा। कोई बात नहीं, यह अच्छा है कि होलोकॉस्ट संप्रदाय के लोग यहाँ हैं। हमारे साथ गठबंधन करो और ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीले और प्राचीन देव कबीले के सभी लोगों को मार डालो। काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी दहाड़ा। हन्फ, मुझे तुम जैसे बेवकूफों की जरूरत नहीं है जो मुझे बताए कि मुझे क्या करना है। अगवा आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। युद्ध के मैदान को देखते हुए उसकी आंखों में एक हल्की लाल रोशनी दिखाई दी। लाल लिबादा पहने इन लोगों से एक साथ 3 राक्षसी आभाएं फूटी। ये तीनों आभाएं महान सम्राटों से आई थीं। इससे भी बदतर बात यह है कि सबसे आगे वाला व्यक्ति दूसरे चरण का महान सम्राट था।
महान सम्राट और टीम ब्लैक ड्रैगन सम्राट और राजा चेन जिंग जैसे लोग पीले पड़ गए। यहाँ तक कि जियान वुशुन ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली। हाँ, लगता है कि हालात बदल गए हैं। लगता है कि मैं ये लड़ाई जीत जाऊंगा। बासु जोर से हंसा। क्या ऐसा है? मुझे लगता है कि अभी जश्न मनाना जल्दबाजी होगी। जियान वुशुन मुस्कुराया। हाँ, बासु ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसे नहीं पता था कि जियान वुशुन को उसका आत्मविश्वास कहाँ से मिला। हवा में युद्ध के मैदान के पास जाओ, हमला करो, गहरे लाल रंग के लिबादे वाले व्यक्ति ने आदेश दिया। उसी क्षण 2 प्रथम श्रेणी के महान सम्राट और 30 सर्वशक्तिमान युद्ध के मैदान की ओर बढ़े। ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीले और प्राचीन देव कबीले के सभी लोग गंभीर दिख रहे थे। ठीक उसी समय जियान वुशुन ने अपनी हथेली घुमाई और उसके हाथों में एक प्राचीन दर्पण प्रकट हुआ। जाओ मेरे 5 युद्ध आत्माओं। जियान वुशुन दहाड़ा जैसे दर्पण से आभा की लहरें निकल रही हो। ये आभाएं जल्द ही 5 बड़ी काली आकृतियों में बदल गईं। हर आकृति से एक भयावह अनुभूति निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वे नरक की गहराइयों से आए हों। बासु ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली जब उसने 5 युद्ध आत्माओं को देखा। ये महान सम्राट है। बासु को आश्चर्यचकित करते हुए 5 युद्ध आत्माएं निकट ही अंतरिक्ष की ओर दौड़ पड़ी। जाहिर है 5 युद्ध आत्माएं होलोकॉस्ट संप्रदाय के विशेषज्ञों से भिड़ने गईं। बूम 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 बूम। 5 युद्ध आत्माएं होलोकॉस्ट संप्रदाय के विशेषज्ञों की भीड़ के चारों ओर दौड़ पड़ी। कुछ ही सेकंड में युद्ध छिड़ गया। होलोकॉस्ट संप्रदाय के 30 सदस्य थे, जिनमें 3 महान सम्राट शामिल थे। वे 5 युद्ध आत्माओं का सामना कर रहे थे, जिनमें से प्रत्येक में एक महान सम्राट की युद्ध शक्ति थी। 5 युद्ध आत्माएं, जो 5 महान सम्राटों के बराबर थी, सभी महान सम्राटों के स्तर की थी। उन्होंने होलोकॉस्ट संप्रदाय के विभिन्न विशेषज्ञों को बलपूर्वक रोका। लाल रंग की पोशाक पहने व्यक्ति के नेतृत्व में होलोकॉस्ट संप्रदाय के विशेषज्ञों ने 5 युद्ध आत्माओं से मुकाबला किया। हालांकि वे थोड़े समय में खुद को मुक्त नहीं कर पाए। इस दृश्य ने आशावान बासु को एक बार फिर स्तब्ध कर दिया। युद्ध क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न विशेषज्ञ भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जियान वुशुन के पास इतनी अद्भुत बैकअप योजना होगी। इसमें प्राचीन देव वंश के राजा चेन जिंग जैसे लोग शामिल थे। 5 युद्ध आत्माएं, 5 महान सम्राटों की शक्ति के साथ। जियान वुशुन पहले से ही बहुत शक्तिशाली था, फिर भी उसके हाथों में इतनी अद्भुत लड़ाकू शक्ति थी। जियान वुशुन मुस्कुराया जब उसने देखा कि होलोकॉस्ट संप्रदाय के विशेषज्ञों को युद्ध आत्माओं ने रोक दिया था। 5 युद्ध आत्माओं ने दर्पण में रहते हुए उसकी दिव्य शक्ति को खा लिया था और विकसित हो गई थी। अब उनके पास एक महान सम्राट की युद्ध शक्ति थी। भले ही ये केवल चरण 1 महान सम्राट था, लेकिन अगर वे 5 अग्नि संरचना बनाते तो वे सामान्य चरण 2 महान सम्राटों को भी हरा सकते थे। हालांकि इस परिदृश्य में 5 युद्ध आत्माओं को अलग करना युद्ध क्षेत्र के लिए अधिक फायदेमंद था। होलोकॉस्ट संप्रदाय के विशेषज्ञों को 5 युद्ध आत्माओं ने रोक दिया। यहाँ तक कि लाल लबादा पहने हुए व्यक्ति को भी 5 महान सम्राटों का सामना करते समय बहुत दबाव महसूस हुआ। इसका मतलब यह था कि होलोकॉस्ट संप्रदाय से प्राप्त सुदृढ़ीकरण किसी भी तरह से आकाश निगलने वाले कबीले और एचरॉन महल के लिए उपयोगी नहीं थे। युद्ध के मैदान में आकाश निगलने वाले कबीले और एचरॉन महल की स्थिति और भी बड़ी हो गई। होलोकॉस्ट संप्रदाय के विशेषज्ञों के युद्ध क्षेत्र में पहुंचने के कुछ ही समय बाद गड़गड़ाहट टिल्डर आभा की लहरें युद्ध के मैदान में फैल गईं। युद्ध के मैदान के किनारे पर बड़ी संख्या में घनी भीड़ वाले विशेषज्ञ दिखाई दिए। ये लोग प्राचीन देव कबीले के राजा झान कैंग और गॉड ईटर कबीले के नेता के नेतृत्व में थे। जब जियान वुशुन ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीले के पास पहुंचा तो उसने देखा कि समय के अंतराल को अलग करने के लिए एक संरचना बनाई गई है। इससे उसकी धारणा सही साबित हुई और उसने तुरंत राजा चेन जिंग को संदेश भेजा कि जब वह गॉड ईटर कबीले के भीतर अराजकता को सुलझाएगा तो ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीले को मजबूत करने के लिए दौड़ पड़े। 2 महान सम्राटों ने प्राचीन देव वंश और देव भक्षक वंश से बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को सुदृढ़ीकरण के रूप में साथ लिया और वे पहुंचे। वे सीधे युद्ध के मैदान पर चढ़ गए। स्काई स्वेलोइन कबीले और एचरॉन पैलेस पहले से ही नुकसान में थे। सुदृढ़ीकरण के आगमन के साथ दोनों पक्षों की युद्ध शक्ति और भी कम हो गई। हम यह नहीं जीत सकते। नेता बासु, तुरंत चले जाओ। काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी दहाड़ता हुआ एचरॉन महल से शेष सेना को लेकर पीछे चला गया। हम भी जा रहे हैं। होलोकॉस्ट संप्रदाय के लाल रंग के लिबादे में आदमी चिल्लाया। होलोकॉस्ट संप्रदाय के सदस्य जो 5 युद्ध आत्माओं से लड़ रहे थे पीछे हट गए। जहां तक आकाश निगलने वाले कबीले का सवाल है, बासु को जियान वुशुन ने पूरी तरह से दबा दिया था। हालांकि युद्ध की शुरुआत से ही उसे युद्ध के मैदान का स्पष्ट दृश्य दिखाई दे रहा था। वह जानता था कि राजा झान कैन और गॉड ईटर कबीले के विशेषज्ञों के आने के बाद से उनके पास इस लड़ाई को जीतने का कोई मौका नहीं था। हरामी, बासु मन ही मन क्रोधित होकर चिल्ला रहा था। आकाश निगलने वाला कबीला काले पानी के ड्रैगन कबीले पर इस हमले के लिए अच्छी तरह से तैयार था। योजना के अनुसार उनके पास चुपचाप और गुप्त तरीके से ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीले को नष्ट करने में सफलता की 80% संभावना थी। पर अब जियान वुशुन, लानत है इस जियान वुशुन। बासु ने जियान वुशुन को देखा। राज्याभिषेक समारोह के दौरान जियान वुशुन ने उसे हरा दिया और उसकी योजना को गड़बड़ कर दिया। इस बार ये फिर से जियान वुशुन के कारण था। वह इस विस्तृत योजना को समझने में सफल रहा था और ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीले से समय से पहले ही सुदृढ़ीकरण ले आया था। अब बासु को पीछे हटना पड़ा। कमीने, मैं तुम्हें जल्द या बाद में मार डालूंगा। बासु ने अपने दिल की गहराई से दहाड़ लगाई। चाहे वह अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, उसके कबीले की हार अपरिहार्य थी। पीछे हटना, बासु चिल्लाया और वह तेजी से पीछे हट गया। आकाश निगलने वाले कबीले के विशेषज्ञ पीछे हटने लगे। प्राचीन देव कबीले, ब्लैक वाटर ड्रैगन कबीले और गॉड ईटर कबीले के विशेषज्ञों ने पूरी ताकत से उनका पीछा किया। रास्ते में उन्होंने प्रतिद्वंद्वी को मारने की पूरी कोशिश की। जियान वुशुन ने भागते हुए लोगों को देखा और सोचा, आसमान निगलने वाले कबीले, एचरन महल और होलोकॉस्ट संप्रदाय में 8 महान सम्राट थे। चाहे कुछ भी हो, मुझे उनमें से कुछ को मारना ही होगा। जियान वुशुन ने अपने सामने खड़ी भीड़ को देखा और जल्दी से अपना ध्यान एक दिशा में केंद्रित किया। उस दिशा में 8 विशेषज्ञ थे, जिनमें 2 महान सम्राट भी थे। उनमें से एक एचरॉन पैलेस से आया था, जबकि दूसरा स्काई स्वेलोइंग से आया था। वे साधारण स्टेज 1 महान सम्राट थे। तब तो ये दोनों ही होंगे, जियान वुशुन ने बड़ी हत्या की नीयत से कहा। गड़गड़ाहट टिल्डर दिव्य शक्ति अंतरिक्ष काल की अंतहीन शक्ति के साथ मिश्रित होकर हवा में लहरों की तरह उठी।
जियान वुशुन ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और दोनों महान सम्राटों की ओर मुट्ठी बांध ली। प्राचीन भगवान गुप्त कौशल, चंद्रमा चुनने कौशल। टिल्डर स्पेसिटाइम कांप उठा जब स्पेसिटाइम की असीम शक्ति ने उस क्षेत्र को भर दिया जहां दो महान सम्राट थे। पूरा अंतरिक्ष तुरंत बंद हो गया। संपूर्ण आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष काल की शक्तियां वहां एकत्रित हो गईं और उन्होंने दोनों महान सम्राटों का दमन कर दिया। उसी समय शुद्ध दिव्य शक्ति से बनी एक बड़ी हथेली कहीं से प्रकट हुई। ऐसा लग रहा था जैसे ये ताड़ का पेड़ किसी माँ का हो जो चुपचाप यात्रा कर रहा था। ये धीरे धीरे दो महान सम्राटों के पास पहुंचा। ऐसा लग रहा था जैसे ताड़ का पेड़ किसी झरने पर तैरते हुए फूल को हल्के से उठा रहा हो। बंद स्थान के भीतर दोनों महान सम्राटों के चेहरों पर वह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। उन्होंने बहुत संघर्ष किया और कैद से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया वह उन्हें मुक्त नहीं कर सका। वे केवल ताड़ के पेड़ को देख सकते थे जो धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। हुटिल्डर। अंतरिक्ष में हल्की गुनगुनाहट सुनाई दी। उसके बाद पूरी तरह शांति छा गई। जहां तक दोनों महान सम्राटों का प्रश्न है, वे पीले पड़ गए क्योंकि उनके शरीर की आभा कमजोर हो गई थी, मानो वे मृत्यु के कगार पर खड़े व्यक्ति हो। जब जियान वुशुन ने अपनी पूरी ताकत और कौशल का इस्तेमाल किया तो बासु जैसे शीर्ष स्तर के दूसरे चरण के महान सम्राट भी बुरी तरह घायल हो गए। दो साधारण चरण, एक महान सम्राट भाग्यशाली थे कि वे बच गए। हालांकि वे गुप्त कौशल से बचने में कामयाब रहे, राजा चेनजिंग और ब्लैक ड्रैगन सम्राट ने उन्हें पकड़ लिया और मार डाला। मारे जाने से पहले वे कुछ भी नहीं कर सकते थे, यहाँ तक कि आत्मा प्रज्वलन भी नहीं। ये देखकर जियान वुशुन ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। जियान वुशुन ने बुदबुदाते हुए कहा, आखिरकार मुझे समझ में आ गया कि सम्राट बाई महान सम्राटों को इतनी आसानी से कैसे मार सकता था। हर महान सम्राट के पास अपनी अनूठी तकनीकें थीं। अपनी जान बचाने और भागने की उनकी क्षमता बेहद मजबूत थी। समान शक्ति स्तर वाले दो महान सम्राटों के लिए एक दूसरे को मारना मुश्किल होगा। दूसरे चरण के महान सम्राट के लिए पहले चरण के महान सम्राट को मारना अभी भी अत्यंत कठिन होगा, क्योंकि उसे आत्मा प्रज्वलन से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। हालांकि यदि कोई शीर्ष स्तर का द्वितीय चरण का महान सम्राट हो तो प्रथम चरण के महान सम्राट को मारना इतना कठिन नहीं होगा। जियान वुशुन के पास अपने चंद्र चयन कौशल की सहायता से प्रथम चरण के अधिकांश महान सम्राटों को मारने की क्षमता थी। सम्राट बाय जियान वुशुन से कहीं अधिक शक्तिशाली और डरावना था, इसलिए उसके लिए महान सम्राटों को मारना और भी आसान होगा। बासु और बाकी 6 महान सम्राट जब दो महान सम्राटों की मौत को देखा तो वे और भी तेजी से भागे। वे सभी सदमे में थे। जियान वुशुन शेष महान सम्राटों को कुछ भी नहीं कर सका और केवल उन दो महान सम्राटों को मारने में मदद कर सका। 3 अलग अलग कुलों के विशेषज्ञों ने आकाश निगलने वाले कुल, एचवन महल और होलोकॉस्ट संप्रदाय को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद उनका पीछा करना बंद कर दिया। लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई। शुक्र है कि तुम आ गए। अगर तुम नहीं आते तो मुझे डर है कि अब तक मेरा कबीला खत्म हो चुका होता। हम तुम्हारे आभारी हैं। अगर भविष्य में तुम्हें कोई समस्या आती है तो हम तुम्हारी सहायता के लिए जरूर आएंगे। ब्लैक ड्रैगन सम्राट ने जियान वुशुन को स्नेह से देखते हुए कहा, मैं आखिरकार स्पेशल ट्राइब्स एलायंस चीफ हूँ, आपकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है। जियान वुशुन मुस्कुराया। उसने देखा कि ब्लैक ड्रैगन सम्राट उसे कैसे देख रहा था, लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हग, आकाश निगलने वाले कबीले की दुस्साहस। आर्चेलॉन पैलेस के साथ मिली भगत करना, यहाँ तक कि ब्लैक ड्रैगन कबीले को मिटाने का प्रयास करना। गॉड ईटर कबीले के नेता ने बड़बड़ाया। उनकी महत्वाकांक्षा यही खत्म नहीं होती। अगर मेरी भविष्यवाणी सही है तो बासु चुपचाप ब्लैक ड्रैगन कबीले से छुटकारा पाना चाहता था, फिर गॉड ईटर से छुटकारा पाने का मौका ढूंढना चाहता था। अंत में वह प्राचीन देवताओं को खोज लेगा। अगर उसकी योजना सफल हो जाती और अन्य शीर्ष 3 कबीले तस्वीर से बाहर हो जाते तो और कौन स्काई स्वेलोवर्स को चुनौती देने की हिम्मत करता। तब तक कोई भी कबीला युद्ध में मानव अभ्यारण्य गठबंधन में शामिल होने की हिम्मत नहीं करेगा। तब तक 3 सम्राटों की दुनिया जीत चुकी होगी। गॉड ईटर कबीले और ब्लैक ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञ एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वे इस बात से स्तब्ध थे कि क्या हो सकता था, लेकिन राहत की बात यह थी कि ऐसा नहीं हुआ। सौभाग्य से जियान वुशुन ने शुरू से ही आकाश निगलने वाले कबीले के इरादों को जान लिया था, जिससे उनकी योजना विफल हो गई। प्राचीन देवकुल के सभी विशेषज्ञों ने जियान वुशुन को सम्मान की दृष्टि से देखा, विशेषकर राजा चेनजिंग और राजा झानकैंग। वे जानते थे कि आकाश निगलने वाले कबीले ने पहले से ही काले ड्रैगन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं बनाया था, लेकिन जियान वुशुन ने काले ड्रैगन की निष्क्रियता से यह अनुमान लगाया था और निर्णायक रूप से विशेषज्ञों को व्यक्तिगत रूप से यहाँ लाया था। अवलोकन का ये स्तर। राजा झानकैंग और राजा चेनजिंग शर्मिंदा थे। किंग चेनजिंग के मन में जियान वुशुन के लिए नया सम्मान था। जियान वुशुन ने कहा, भले ही इस बार स्काई स्वेलो इन कबीले को नुकसान उठाना पड़ा हो, लेकिन उनकी नींव अभी भी बनी हुई है। अगर उन्हें नष्ट नहीं किया गया तो आज जो हुआ वह फिर से होगा। प्राचीन सम्राट, आपका मतलब यह है कि ब्लैक ड्रैगन सम्राट और गॉड ईटर कबीले के नेता ने जियान वुशुन की ओर देखा। मेरा सुझाव है कि तीनों कबीले आकाश निगलने वाले कबीले के खिलाफ एकजुट हो जाएं और उन्हें कम से कम समय में उखाड़ फेंकें। वे कबीले जो आकाश निगलने वाले कबीले का अनुसरण करते हैं, जैसे कि ब्लैक बोन कबीला। चूंकि आकाश निगलने वालों ने आर्केलॉन पैलेस के साथ मिलीभगत करने का फैसला किया है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाकी ने भी ऐसा ही किया है। अगर जरूरत पड़ी तो हम उन्हें भी हटा देंगे, जियान वुशुन ने ठंडे स्वर में कहा। यह सुनकर दोनों नेताओं ने सिर हिलाया। आकाश निगलने वाले कबीले को नष्ट करना ही था, ये तो निश्चित था। जहां तक अन्य वंशों का प्रश्न है, वे भी नष्ट हो जाएंगे। मेरे 70% गॉड ईटर विशेषज्ञ ब्लैक ड्रैगन मैदान तक हमारे पीछे आ चुके हैं। हम स्काई स्वेलोवर्स के खिलाफ हमला करने के लिए तैयार हैं, गॉड ईटर नेता ने कहा। भले ही मेरे ब्लैक ड्रैगन कबीले को भारी नुकसान उठाना पड़ा हो, कई सर्वशक्तिमान मारे गए हो, फिर भी हमारे पास पर्याप्त युद्ध शक्ति है। हमें से जो कुछ बचा है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, वह आपके नियंत्रण में है, ब्लैक ड्रैगन सम्राट ने कहा। ब्लैक ड्रैगन कबीले के लिए जियान वुशुन और प्राचीन देव कबीले अब उनके उद्धारकर्ता थे, विशेष रूप से आज के बाद। चाहे वह कृतज्ञता के कारण हो या बदला लेने के लिए, वे सभी आकाश निगलने वाले कबीले के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए खुश थे। बहुत बढ़िया, जियान वुशुन मुस्कुराया और राजा चेनजिंग की ओर देखा। हमारे कबीले से और अधिक विशेषज्ञों को ले लो और आज की लड़ाई के बारे में पूरे क्षेत्र में खबर फैलाओ। स्काई स्वॉलिंग कबीले ने आधिकारिक तौर पर आर्केलॉन पैलेस के साथ मिलीभगत की है और आज ब्लैक ड्रैगन कबीले को लगभग नष्ट कर दिया है।
अब ब्लैक ड्रैगन कबीला, गौर ईटे कबीला और प्राचीन कबीला सेना में शामिल होंगे और देशद्रोही स्काई स्वॉलर्स को उखाड़ फेंकेंगे। इस अवधि के दौरान जो भी कबीला हमें रोकने की हिम्मत करेगा उसे स्काई स्वैलोवर्स के साथ मिलीभगत करते हुए देखा जाएगा। उन सभी को मार गिराया जाएगा। समझ गया। राजा चेनजिंग ने अपना कदम उठाया और बात फैलाना शुरू कर दिया। इसके बाद तीनों कुलों ने अपनी शेष सेनाओं को पुनर्गठित करना शुरू कर दिया और आकाश निगलने वाले कुल की मान की ओर बढ़ चले। एक शांत शून्य में स्काई स्वैलोवर्स, आर्केलॉन पैलेस और होलोकॉस्ट संप्रदाय के विशेषज्ञ एकत्र हुए। वहां केवल 100 से ज्यादा लोग थे। युद्ध होने से पहले स्काई स्वैलोवर्स और आर्केलॉन पैलेस में कुल मिलाकर 200 से अधिक विशेषज्ञ थे तथा होलोकॉस्ट संप्रदाय से 30 अतिरिक्त लोग भी थे। लेकिन अब उनकी संख्या 100 से कुछ अधिक रह रही है। उन्होंने अपने आधे से अधिक विशेषज्ञों को खो दिया था। जो बच गए उनकी हालत भी खराब थी। आर्केलॉन पैलेस के भयानक बुजुर्ग बासु और होलोकॉस्ट संप्रदाय के विशेषज्ञ एकत्र हुए थे। वास्तव में प्राचीन सम्राट के नेतृत्व में 3 कबीले हमारे दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। बासु का चेहरा हरा हो गया। मेरे कबीले के 9-10वें लोग ब्लैक ड्रैगन्स को नष्ट करने आए थे, लेकिन अब केवल 10वां हिस्सा ही बचा है। सुरक्षात्मक सरणी के साथ भी मेरे पास उनसे बचाव करने का कोई तरीका नहीं है। हम अपना आधार खो देंगे। ये सुनकर आकाश निगलने वाले विशेषज्ञ बुरी तरह कांप उठे। जब वे ब्लैक ड्रैगन कबीले से बच निकले तो बासु ने तुरंत आकाश निगलने वाले कबीले के शेष विशेषज्ञों को एक संदेश भेजा जिसमें उन्हें भागने और छिपने के लिए कहा गया। लेकिन वे इतने बड़े कबीले के थे कि यह काम एक पल में नहीं हो सकता था। और जियान वुशुन बहुत तेज था। वे उन्हें पीछे धकेलने के ठीक बाद अपनी मान की ओर बढ़ रहे थे। जब जियान वुशुन और अन्य लोग खोह में पहुंचे तो आकाश निगलने वाला कबीला केवल कुछ 100 लोगों को ही ले जा पाया था। शेष लोगों के पास कोई मौका नहीं था। तीनों कबीले शिकारी, रक्तपिपासु स्काई स्वैलोवर्स पर कोई दया नहीं दिखाने वाले थे। इसमें यह तथ्य भी जोड़ ले कि उन्होंने आर्केलोन पैलेस की ओर कूच किया, विशेष जनजातीय गठबंधन को धोखा दिया तथा संपूर्ण शाश्वत अराजक विश्व को धोखा दिया। इस वंश को अपने पास रखने से क्या लाभ था?